हेलो फ्रेंड्स, नॉवेल सुनने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। नॉवेल एक्सप्लेन प्रीमियम से जुड़े। केवल 70 रुपये प्रति माह। हर सप्ताह 2 नए उपन्यास या उपन्यास ऑन डिमांड अपलोड किया जाता है। WTR लैब। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी 0.08%। #1 अध्याय 1 1991 में वापसी। जून में जियांगनान में मौसम एक पल में बदल जाता है, जो सिचुआन ओपेरा में चेहरा बदलने से भी अधिक अप्रत्याशित होता है। दरार, काले बादलों की परतों को चीरती हुई चमकदार बिजलियां चमकने लगी और गड़गड़ाहट के साथ सोयाबीन के आकार की वर्षा की बूंदें आसमान से गिरने लगी, जिससे पिछले कुछ दिनों की भीषण गर्मी दूर हो गई। एक जीर्ण शीर्ण ट्यूब बिल्डिंग में एक बिना दाढ़ी वाला युवक हैंगओवर से जाग उठा। उसका सूखा गला उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वह उल्टी करना चाहता हो, लेकिन कर नहीं पा रहा था। अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष करने के बाद ली अपने सामने के दृश्य को देखकर थोड़ा उलझन में था। अब जो नजर आता है वह नदी के नजारे वाला 1000 वर्ग मीटर का आलीशान घर नहीं है, बल्कि एक जीर्ण शीर्ण और धुंधला सा छोटा सा घर है। उस पर लेटा हुआ व्यक्ति कोई आयातित महोगनी बिस्तर नहीं, बल्कि एक साधारण लकड़ी का बिस्तर है। अब थाईलैंड से आने वाले लेटेक्स गद्दे नहीं मिलते, न ही रेशमी रजाइयां मिलती हैं, केवल मोटे और भारी लेकिन परिचित गद्दे वाली रजाइयां मिलती हैं। ये कहाँ है? क्या ये गरीबी उन्मूलन लक्ष्य का घर हो सकता है? नहीं, हालांकि मैं पूरे वर्ष निर्जन घाटियों में घूमता रहता हूं, लेकिन मैं आमतौर पर किसी साथी ग्रामीण के घर पर रात नहीं बिताता। चक्कर खाते हुए सिर को हिलाते हुए ली ने गंदे बिस्तर से उठने की कोशिश की और खिड़की के पास आया, जहां से ठंडी बारिश अंदर आ रही थी। उसके चेहरे पर ठंडी हवा चली, जिससे ली थोड़ा जाग गई। बारिश के पर्दे के माध्यम से सड़क पर जल्दबाजी में चलने वाले पैदल यात्रियों को देखकर ली फिर से दंग रह गई। मेरे सामने का दृश्य अजीब है, फिर भी जाना पहचाना है। क्या यह मीट फैक्ट्री की छात्रावास की इमारत नहीं है, जहां मैं 30 साल पहले रहता था? लाल झंडे वाली सामने वाली 5 मंजिला इमारत मांस फैक्ट्री का कार्यालय भवन है, और थोड़ी ही दूर पर नीले रंग की स्टील संरचना वाली इमारत वह वधशाला है जहां मैं काम करता हूं। गेट पर छोटे छोटे घरों की कतार भी है, जो गार्ड का लाउंज और छोटी दुकान दोनों हैं। यह हर रात पूरी फैक्ट्री में सबसे व्यस्त जगह होती है। लेकिन क्या 20 साल पहले मीट फैक्ट्री ध्वस्त नहीं हुई थी? मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ? अचानक ली को कुछ एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर घर के प्रवेश द्वार के बाईं ओर देखा। वहां आधे फटे हुए मासिक कार्डों का ढेर लगा हुआ था। 3 जून सही समय है, लेकिन वह वर्ष जिसने ली को कांपने पर मजबूर कर दिया, 1991। तड़क, ली ने खुद को एक बड़ा मुंह दिया और उसका केवल आधा चेहरा सूजा हुआ लग रहा था। दर्द, ये सच्चाई है। क्या वह सचमुच 30 साल पहले चला गया? क्या ऐसा हो सकता है कि आकाश में देवताओं और बुद्धों ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो, या मेरे दशकों के अच्छे कर्मों और पुण्यों ने किसी देवता को प्रेरित किया हो और मुझे उस त्रासदी से पहले के समय में जाने की अनुमति दी हो, जिससे मुझे अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करने का अवसर मिला हो? हालांकि ली अपने पुनर्जन्म से पहले ही एक सुपर अमीर आदमी था, जिसकी संपत्ति अरबों से ज्यादा थी, और एक दान विशेषज्ञ जिसकी ड्रैगन किंगडम में हर कोई प्रशंसा करता था, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अफसोस की बात नहीं लगी। उसने जो खोया था उसकी तुलना में पैसा, रुतबा और सम्मान बहुत ही तुच्छ थे। ली की पृष्ठभूमि खराब नहीं है। उनके पिता जियांगन प्रांतीय मांस कारखाने के वध कार्यशाला के मालिक हैं और उनकी मां प्रांतीय आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति की लेखाकार हैं। हालांकि वह अमीर नहीं है, फिर भी वह ऊपर से बेहतर है। इसके अलावा ली परिवार में इकलौता बेटा है, इसलिए ली को बचपन से ही एक प्यारे बच्चे की तरह माना जाता है। ये वास्तव में इस तरह के अनियंत्रित लाड़ प्यार के कारण ही है कि ली अंततः एक सड़क का बच्चा बन गया, जो आलसी है और प्रगति करने के लिए तैयार नहीं है। जूनियर हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद ली पढ़ाई जारी रखने के लिए तैयार नहीं था। हताशा में उसके पिता ली फेंगनियान को उसे मांस कारखाने में काम करने के लिए कनेक्शन का उपयोग करना पड़ा और एक श्रमिक बन गया। जब वह 20 साल का था तो उसने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली, बहू। हालांकि शादी के बाद भी ली ने अभी भी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की। वह जीवन में आलसी था, 3 दिन मछली पकड़ने और 2 दिन ऑनलाइन काम करने में बिताता था, और यहाँ तक कि जुए में भी शामिल हो गया था। वह जो भी वेतन कमाता था उसे खाने पीने या जुए में उड़ा देता था। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी शू किंगनान का आधा वेतन भी ले लेता था। परिवार तंगी में जी रहा था और जब भी उसे बाहर गुस्सा आता तो वह घर लौट आता। घर में वह अपना आपा खो देता और अपनी पत्नी को पीटता भी था। लेकिन फिर भी उनकी पत्नी जू किंगनान ने तब तक उनका साथ नहीं छोड़ा जब तक कि ऐसा नहीं हुआ। उस त्रासदी के बारे में सोचते हुए जो उसके लिए अविस्मरणीय थी, ली अचानक चौंक गया और फिर से दीवार पर लगे कैलेंडर को देखने लगा। 3 जून 1991, 5वें चंद्रमाह का 5वां दिन, सोमवार। ये सही है, आज वह दिन है। पिछले जन्म में कुछ दिन पहले फैक्ट्री डायरेक्टर के बेटे से झगड़े के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वह उदास था और अपने दुखों को दूर करने के लिए शराब पीता था। वह अपनी बेटी को स्कूल से लेने नहीं जा पाया और परिणामस्वरूप उसकी बेटी को तस्करों ने अगवा कर लिया। उनके परिवार द्वारा तमाम संपर्क स्थापित करने के बावजूद अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस कारण उनकी पत्नी जू किंगनान ने गुस्से में आकर उन्हें तलाक दे दिया, नौकरी छोड़ दी और अकेले ही अपनी बेटी को खोजने के सफर पर निकल पड़ी। 3 साल बाद वह हताश होकर एक इमारत से कूद गई और 26 साल की उम्र में अपनी जान दे दी। और उसके माता पिता ने क्रोध में आकर उससे संबंध तोड़ लिए और अपनी मृत्यु तक उसे कभी माफ नहीं किया। अपनी बेटी के अपहरण, तलाक और पत्नी के इमारत से कूदने जैसे अनेक आघातों का सामना करने के बाद ली अंततः जाग उठा। बाद में उन्होंने सड़क पर विक्रेता के रूप में काम करना शुरू कर दिया। व्यापार करते हुए सीखते रहे और अंततः 40 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवन में अपना पहला छोटा लक्ष्य बनाया। बाद में उनकी कंपनी रियल एस्टेट, वित्त, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सांस्कृतिक पर्यटन और अन्य उद्योगों में शामिल होने लगी। मात्र 10 वर्षों में इसने समूहीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली और अंततः हांगकांग द्वीप पर सूचीबद्ध हो गई। और अपनी अरबों की विशाल संपत्ति के साथ वह स्वयं ड्रैगन कंट्री के अमीरों की सूची में शामिल हो गए और व्यापार जगत में एक महत्वपूर्ण कुलीन व्यक्ति बन गए। लेकिन भले ही वह सफल और प्रसिद्ध हो, भले ही उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, ली अभी भी दुखी है। व्यवसाय में सफल होने के बाद उन्होंने केवल 2 काम किए। पहला काम था अपनी बेटी को ढूंढना और दूसरा काम था दान पुण्य करना। उन्होंने 20 वर्ष तक व्यक्तिगत रूप से मातृभूमि के अधिकांश सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा की, वहां के लोगों के लिए सड़कें और स्कूल बनवाए तथा उन्हें गरीबी से मुक्ति दिलाने और अमीर बनने में मदद करने के तरीके खोजे। जो लोग भी उनसे परिचित हैं वे जानते हैं कि ली ईमानदारी से दान करते हैं और वे कभी दिखावा नहीं करते। इस कारण से उन्हें वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है और आम लोगों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है। वे स्वयं एक उद्योग मॉडल बन गए हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि ली ने जो कुछ भी किया वह अपने पापों का प्रायश्चित करना और अपनी बेटी के लिए अच्छे कर्म करना था, जो यह नहीं जानती थी कि उसे जीना है या मरना है। अंततः उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और 53 वर्ष की उम्र में उनकी बेटी मिल गई।
हालांकि इस समय उनकी बेटी 32 वर्ष की हो चुकी थी, विवाहित थी और उसके बच्चे भी थे और वह उसके बड़े होने के सर्वोत्तम समय से चूक गए थे, फिर भी उन्होंने उसे पा लिया था। हालांकि अपने दिल पर से बड़ा पत्थर हटा देने के बाद वह अक्सर उस महिला के बारे में सोचता था जिसने 18 साल की उम्र में उससे शादी की थी और 5 साल तक पूरी लगन और बिना किसी शिकायत के उसका साथ निभाया था। उसने भगवान से एक से अधिक बार विनती की, अगर वह अपने जीवन की दौलत और सुख सुविधा को एक अवसर के लिए बदल सकता तो वह निश्चित रूप से फिर से त्रासदी नहीं होने देगा और वह निश्चित रूप से एक अच्छा आदमी होगा और उस मूर्ख महिला को दुनिया की सबसे खुश महिला बना देगा। अब भगवान ने उसकी आंखें खोल दी हैं और उसे यह अवसर दिया है। हालांकि वह अपनी सारी दौलत खो चुका है, फिर भी ली यी कृतज्ञता से भरा हुआ है। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी को देखते हुए लगभग 5 बज चुके थे और किंडरगार्टन खत्म होने वाला था। ये सोचते हुए ली ने तुरंत अपना छाता पकड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया। रॉ पर जाएं, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.9 WTR लैब। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने #1 1991 में वापसी 0.08% #2 अध्याय 2 मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। रेड स्टार किंडरगार्टन। ऐतिहासिक स्वाद वाले कई नाम हैं, लेकिन ये किंडरगार्टन ली का आजीवन दुष्वप्न बन गया है। किंडरगार्टन मीट फैक्ट्री के ठीक बाहर है और सीधी रेखा में सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। सामान्य परिस्थितियों में ली के घर से किंडरगार्टन तक पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। लेकिन पिछले जन्म में क्योंकि ली ने बहुत अधिक शराब पी थी और जू किंगनान को रात की पाली में काम करना पड़ता था, इसलिए जब ली जागी तो शाम के 8 बज चुके थे। जब वह किंडरगार्टन में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन किंडरगार्टन के स्वागत कक्ष में मौजूद व्यक्ति ने कहा कि उनकी बेटी वेई को उसके चाचा ने उठा लिया है। ली उस समय उलझन में थी। हालांकि जू किंगनान इकलौती संतान नहीं थी, उसका कोई छोटा भाई नहीं था, केवल एक छोटी बहन थी जो अभी हाई स्कूल में दाखिल हुई थी। इसके अलावा मेरी भाभी जू किंग्याओ पूरे साल कैंपस में ही रहती हैं और आज सोमवार है। वह अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए शहरी क्षेत्र से शहरी ग्रामीण सीमा पर स्थित इस किंडरगार्टन तक कैसे आ सकती हैं। ली को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और फिर अपनी बेटी को खोजने के लिए बेताब तरीके से रिश्ता बनाया, लेकिन इस खोज में पूरे 28 साल लग गए। उस किंडरगार्टन के सामने फिर से खड़े होकर जिसने उसे जीवन भर दुखी रखा था, ली को सचमुच मिश्रित भावनाएं और अत्यंत जटिलता महसूस हुई। इस समय वह सबसे अधिक यही चाहता था कि सीधे किंडरगार्टन में जाए, अपनी बेटी को बाहर ले जाए और उससे बात करे कि उसके पिता को उसकी कितनी याद आती थी और वह उसके लिए कितना दोषी महसूस करता था। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, ली ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। वह वहां नहीं जा सकता था, न केवल अब बल्कि किंडरगार्टन खत्म होने के बाद भी। उसे उस घृणित मानव तस्कर के आने का इंतजार करना होगा। अपनी पत्नी और बेटी की त्रासदी के अलावा ली को अपने पिछले जीवन में सबसे बड़ा अफसोस यह था कि वह मानव तस्करों को उनके योग्य सजा पाते हुए नहीं देख पाए। यद्यपि पिता और पुत्री अपनी बेटी के अपहरण के 28 वर्ष बाद पुनः मिले, क्योंकि यह काफी समय पहले की बात है और बेटी का अपहरण जब हुआ था तब उसकी उम्र 5 वर्ष से भी कम थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं था कि तस्कर कैसा दिखता था। इसलिए वे जानते थे कि वह टोपी पहने हुए एक तस्कर था। जिस किसान ने उनकी बेटी को खरीदा था उससे उनकी मुलाकात उनकी बेटी के अपहरण के आधे साल बाद हुई थी। उस दौरान उन्हें नहीं पता था कि वे कितने लोगों के हाथों से गुजरे और उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी का अपहरण करने वाला व्यक्ति कौन था। इसलिए ली के अमीर हो जाने के बाद भी उसने अपनी बेटी का अपहरण करने वाले तस्करों को पकड़ने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन वह फिर भी उन्हें पकड़ नहीं सका। और ये ली के जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बन गया है। अब जबकि ईश्वर ने उसे पुनर्जन्म का मौका दिया है, वह न केवल अपनी पत्नी और बेटी के प्रति अपने अपराध का प्रायश्चित करेगा, बल्कि वह उस मानव तस्कर को भी नहीं छोड़ेगा जिसने उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। इसलिए ली ने इंतजार करने और देखने का फैसला किया। उसे उस घृणित मानव तस्कर को पकड़ना होगा। उसकी बेटी के स्कूल से निकलने में अभी भी लगभग आधा घंटा बाकी था और उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। ली ने बारिश से बचने के लिए किंडरगार्टन के सामने वाली छोटी सी दुकान पर जाकर सिगरेट का एक पैकेट खरीदने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वह दुकान पर पहुंचा और बोलने वाला था, ली ने अपनी जेब को छुआ और अचानक शर्मिंदा महसूस किया। ये सच है कि मेरी जेब मेरे चेहरे से ज्यादा साफ है। एकता की तो बात ही छोड़िए, मेरे पास 50 सेंट का सिक्का भी नहीं है। दुर्घटना से पहले अपने अत्यधिक जुआ खेलने वाले चरित्र के बारे में सोचते हुए ली को पता था कि उसने इस महीने का वेतन फिर से खो दिया होगा। परेशान होकर ली जाने वाला था, लेकिन इस समय उसने अचानक किसी को पीछे से बुलाते हुए सुना। क्या ये भाई ही नहीं है जो वेई को स्कूल से लेने आया है? जब मैंने आवाज सुनी तो मैं ऊपर गया और वहां एक युवक को देखा जिसके सिर पर नंगापन था और हाथों पर टैटू थे। एक पल में वेई सांपाओ का नाम ली के दिमाग में आया। ये वेई सांपाओ भी मां संयुक्त कारखाने में एक सेलिब्रिटी है और वह एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद से भी अधिक प्रसिद्ध है। वेई सांपाओ का असली नाम वेई झेंगो था। उनके पिता मीट फैक्ट्री के डिप्टी डायरेक्टर थे। उनके पास बहुत ज्यादा ताकत थी और वे पूरी मीट फैक्ट्री में एक जाने माने अधिकारी थे। इसके अलावा डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर वेई के परिवार में केवल एक ही बच्चा था, वेई झेंगो, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उससे बहुत प्यार करता था। इसलिए वेई सांपाओ ली के समान ही है। वह छोटी उम्र में अच्छी तरह से नहीं सीख पाया और खाने पीने, वेश्यावृत्ति और जुआ खेलने में माहिर था। वेई सांपाओ के मशहूर होने का कारण यह नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि कुछ साल बाद भीड़ के साथ झगड़े में उन्होंने किसी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उन्हें बुरी तरह पीटा गया था। अंत में उन्हें राज्य एजेंसियों द्वारा सीधे दबा दिया गया था। हालांकि ली को पता था कि वेई सांपाओ स्वभाव से बुरे नहीं थे और बहुत वफादार थे। भाईचू सही उम्मीदवार थे। इसके अलावा ली पहले यार्ड में बच्चों का राजा था और वेई सांपाओ से 2 साल बड़ा था, इसलिए जब वह स्कूल में था तो ली ने उसकी बहुत मदद की, इसलिए दोनों के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। वेई सांपाओ की दुर्घटना होने के बाद उन्होंने स्वयं उनका बहुत पीछा किया, लेकिन अफसोस की उस समय की नीति ऐसी थी कि वे अंत में उनकी जान नहीं बचा सके। अप्रत्याशित रूप से पुनर्जन्म के बाद उसने जिस पहले परिचित को देखा वह न तो उसकी पत्नी थी, न ही उसकी बेटी वेई, बल्कि यह लड़का था। वह जो करने जा रहा था उसके बारे में सोचते हुए उसे लगा कि बिना किसी की मदद के ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। ली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि बरसात के दिनों में छाता कैसे पकड़ना है, तो क्या तुम्हें सर्दी लगने का डर नहीं है? वेई सांपाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गाय की तरह मजबूत हूं और मैं अभी भी थोड़ी सी सर्दी से डरता हूं। ली ने वेई सांपाओ की बांह पर लाल निशानों को देखा, तुरंत समझ गया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत सख्त बात करने वाले बच्चे हो। मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे पिता ने तुम्हें फिर से बाहर निकाल दिया है। वेई सांपाओ ने थोड़ा अजीब तरीके से कहा, क्या? ये वो बातें बंद करो, बताओ इस बार क्या कारण है? वेई सांपाओ एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर भी कहा, ये कुछ भी नहीं है, यह इस्तीफे की वजह से नहीं है।
इस्तीफा देना। हाँ भाई ली, आप हमारे मीट जॉइंट फैक्ट्री की स्थिति भी जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमें ऊपर से नीतिगत समर्थन मिला था और यह कुछ वर्षों तक समृद्ध था। लेकिन अब हर जगह सुधार हो रहे हैं। नीतिगत समर्थन के बिना हमारा मीट जॉइंट फैक्ट्री लंबे समय तक नहीं चल पाता। क्या आपने यह नहीं देखा कि हमें आधे साल से अधिक समय से भुगतान नहीं किया गया है? लेकिन इसका इस्तीफा देने से क्या संबंध है? मुझे लगता है कि मांस प्रसंस्करण कारखाने में काम करना निरर्थक है। कई दर्जन युवान प्रति माह का वेतन मेरा पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि मैं नौकरी छोड़ दूं और अपनी किस्मत आजमाने के लिए दक्षिण चला जाऊं। शायद मैं करोड़पति बन जाऊं। दक्षिण में वास्तव में बहुत सारे अवसर हैं, इसलिए अपना भाग्य आजमाना असंभव नहीं है। ली के बोलने से पहले ही वेई सांपाओ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, भाई ली, आप सहमत हैं कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, है ना? लेकिन मेरे बूढ़े पिता इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई शिक्षा नहीं है, कोई कौशल नहीं है और मैं विश्वसनीय नहीं हूँ। उन्होंने नौकरी छोड़ने से इनकार कर दिया। मैंने इसके लिए उनसे बहस की और मुझे पंख झाड़ने वाले झाड़ू से घर से बाहर निकाल दिया गया। वी सांपाओ को देखकर, जो क्रोधित दिख रहे थे, ली ने अपने दिल में आह भरी। हालांकि उपनिदेशक वी ने अपने बेटे को शिक्षित करने में कोई उपलब्धि नहीं हासिल की थी, लेकिन लोगों के लिए उनकी नजर अच्छी थी। वेई सांपाओ वास्तव में बहुत विश्वसनीय नहीं था। अपनी वर्तमान परिस्थितियों और व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से बाहर परेशानी पैदा करेगा। इससे तो अच्छा है कि अपने पिता की नाक के नीचे ही रहो। कम से कम कोई परेशानी तो नहीं होगी। तीसरे भाई, हम भाई हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा कमाने का तरीका बताऊंगा। भाई ली अभी भी मुझ पर भरोसा करते हैं। किस तरह, तुम ही बताओ। हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। आज आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं। अगर यह सफल रहा तो मैं आपको 100 युआन दूंगा। 100 युआन आपके मासिक वेतन के बराबर है। भाई ली, कोई भी गैरकानूनी काम मत करो, है ना? ये गैरकानूनी नहीं है। न केवल ये गैरकानूनी नहीं है, बल्कि यह बहादुरी का एक अच्छा काम भी है। ठीक है भाई ली, मुझे बताओ क्या हो रहा है। सांप्र, जिन भाइयों का तुम नेतृत्व करते हो वे सभी वहां हैं। उन्हें एक साथ इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा? भाई ली वेजी, दाचू, जियाओबू और अन्य लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं अभी बाहर आया तो मैंने उन्हें हमारे कारखाने के गेट पर ताश खेलते देखा। उन्हें कुछ ही मिनटों में बुलाया जा सकता है। ठीक है, अभी सबको बुला लो। भाई यही तुम्हारा इंतजार करेगा। ठीक है। ऐसा कहने के बाद वेई सांपाओ जल्दी से पास ही स्थित मांस प्रसंस्करण कारखाने के गेट की ओर भागा। वेई सांपाओ की पीठ को देखते हुए ली के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। ये भाई तुम्हें व्यर्थ में पुकारने नहीं देगा। तुम्हारा जीवन भाई ही बचाएगा। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.9। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। अध्याय 2 WTR LAB WTR लैब। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी 0.08%। #3 अध्याय 3 तस्करों को पकड़ना। थोड़ी देर बाद वेई सांपाओ 7-8 युवकों के साथ वापस आया। इनमें से ज्यादातर युवा 17 या 18 साल के हैं। हालांकि ली उन्हें नाम से नहीं बुला सकता, लेकिन वह उनसे परिचित है और जानता है कि वे सभी मीट फैक्ट्री के बच्चे हैं। ये देखकर कि स्कूल का समय जल्द ही आ रहा था, ली ने तुरंत कहा, भाइयों, मैंने आपको यहाँ आने के लिए मुख्य रूप से इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर एक एहसान करें। अगर ऐसा हुआ तो न केवल फैक्ट्री में आपकी प्रशंसा होगी, बल्कि मैं भी सभी को 100 युआन का इनाम दूंगा। भाई ये खुले विचारों वाले और बुद्धिमान हैं। अगर आपको कुछ करना है तो मुझे बताइए। भाई आपकी बात सुनेंगे, वेई सांपाओ ने ऊंची आवाज में कहा। ठीक है, यह इस तरह है। वेई ने पिछले 2 दिनों में मुझे बताया कि कोई हमेशा उसका पीछा कर रहा है और यह सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं है। मुझे संदेह है कि यह कोई व्यक्तिगत तस्कर है जो वेई के पीछे पागल है, इसलिए मैंने आज फैसला किया कि बेवकूफों को पकड़ो। फिर ली ने आगे कहा, लेकिन मानव तस्करों के खिलाफ लड़ाई एक सहायक के बिना असंभव है, इसलिए मैंने आपके बारे में सोचा। मुझे बताएं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। लानत है, अगर तुमने अपनी भतीजी के प्रति बुरी नीयत रखने की हिम्मत की तो मैं उसे जिंदा ही मार डालूंगा। वेई सांपाओ ने गुस्से से कहा। आवेगपूर्ण मत बनो। चलो इस बार बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं और हमें बड़ी फसल मिल सकती है। ली ने गहरी आवाज में कहा। भाई बताओ, तुम इस बारे में क्या करना चाहते हो? ली ने तुरंत कहा, यही मैंने सोचा था। आज बारिश का दिन है, इसलिए मैं जानबूझकर किंडरगार्टन के बाहर छिप गया और लोगों को लेने के लिए अंदर नहीं गया। अगर वह आदमी वास्तव में मानव तस्कर है तो वह निश्चित रूप से कुछ करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएगा। जब तक कुत्ते की बात वेई को धोखा देने के बाद हम उसे रोक लेंगे और पूछताछ के लिए उसे हमारे कारखाने के बूचड़खाने नंबर 3 में ले जाएंगे। मुझे लगता है कि यह ठीक है। वर्कशॉप नंबर 3 पिछले आधे साल से ज्यादा समय से चालू नहीं है। आमतौर पर आप किसी को देख भी नहीं सकते। तस्करों से पूछताछ करने के लिए यह बिल्कुल सही समय है। ठीक है, आप सभी मेरी व्यवस्था का पालन करें। हम कुल 8 लोग हैं जिन्हें 2 समूहों में विभाजित किया गया है। एक समूह की कमान सान र के हाथ में है और वह 3 भाइयों का नेतृत्व करता है जो किंडरगार्टन के पूर्व की ओर जाने वाली सड़क को अवरुद्ध करते हैं। बाकी लोगों को किंडरगार्टन के पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क को अवरुद्ध करने की आज्ञा मेरे हाथ में है। जब तक कुत्ता हमला करने की हिम्मत करता है हम उसके लिए भागना असंभव बना देंगे। ठीक है, चलो करते हैं। जैसे ही वह बात कर रहा था, ली ने अचानक एक आदमी को पुराने जमाने की पुआल की टोपी पहने हुए किंडरगार्टन के बाहर फुटपाथ पर आते देखा। हालांकि वह उस आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन ली को अचानक ये देखकर उत्साह महसूस हुआ कि दूसरा व्यक्ति चलते समय किंडरगार्टन में कैसे झांक रहा था। सतर्कता। उस समय ली ने वेई सांपाओ और अन्य लोगों से फुसफुसाकर कहा, क्या आपने टोपी पहने हुए आदमी को देखा? ये वही पीछा करने वाला लगता है जिसका उल्लेख वेई ने किया था। सभी को उस आदमी का रूप याद है। सभी ने ली की नजरों के सामने देखा और एक आदमी को टोपी पहने देखा। उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर कहा कि उन्हें याद है। इस समय बालवाड़ी समाप्त हो गया है। बच्चे एक एक करके खुशी खुशी परिसर से बाहर चले गए और फिर अपने माता पिता के संरक्षण में चले गए। वहां लोगों की संख्या कम होती जाती है और जल्द ही पूरे किंडरगार्टन में बहुत कम लोग रह जाते हैं। बारिश धीरे धीरे कम हो गई और बारिश के पर्दे के माध्यम से ली ने किंडरगार्टन कंसीएज में केवल एक छोटी सी आकृति देखी, उसकी बेटी ली युवेई। छोटी लड़की के चेहरे पर चिंता भरी नजर देखकर ली का दिल टूट गया। पिछले जन्म में वह कितना कमीना था कि ऐसे समय में बच्चे को उठाना भूल गया। वह भारी बारिश में अकेली खड़ी उसे कितनी बेचैनी से देख रही थी। और जब वह मानव तस्करों के हाथों में पड़ जाएगी तो उसे कैसा भय महसूस होगा।
अपनी बेटी के अपहरण के बाद अपनी पत्नी की निराश आंखों, अपने माता पिता की डांट और बिखरते परिवार के बारे में सोचकर ली की आंखें नम हो गईं। वह वास्तव में अभी सड़क पार करके भागना चाहता था, अपनी बेटी को अपनी बाहों में लेना चाहता था और फिर कुछ शब्दों में उसे सांत्वना देना चाहता था, फिर कहना चाहता था कि उसे कितना दुख हुआ है। लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, अन्यथा वह सांप को सचेत कर देगा और तस्कर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन वह आदमी अंधेरे में छिपे एक जहरीले सांप की तरह है, जो अपने पहले से ही कमजोर परिवार पर कभी भी जानलेवा हमला करने के लिए तैयार है। अगर उसे एक दिन के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया तो ली को सोने और खाने में परेशानी होगी। इसलिए भले ही वह इस क्षण इसे सहन न कर सके और चाहे वह इसे जाने देने के लिए कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह इसे सहन ही कर सकता था। 10 मिनट और बीत गए और जैसे ही किंडरगार्टन का दरवाजा बंद होने वाला था, ली जिस व्यक्ति का इंतजार कर रही थी वह आखिरकार प्रकट हुआ। मैंने देखा कि पुआल की टोपी पहने वह आदमी जो अभी अभी किंडरगार्टन के पास से गुजरा था, फिर से प्रकट हो गया। वह किंडरगार्टन की ओर बढ़ गया। वह अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन चलते समय वह अपने आसपास की स्थिति को देखता रहा। कोई असामान्यता न पाए जाने पर वह व्यक्ति सीधे किंडरगार्टन चला गया। 2 मिनट से भी कम समय में ली ने उस आदमी को अपनी बेटी को किंडरगार्टन से बाहर निकालकर पूर्व की ओर सुदूर रास्ते की ओर जाते देखा। ये देखकर कि तस्कर उसकी ओर नहीं आया, ली ने तुरंत वेई सांपाओ को संकेत दिया और उसे तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। निर्देश प्राप्त करने के बाद वेई सांपाओ ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत लोगों को तस्करों की ओर ले गए। तस्कर ने 17 या 18 साल के कई युवकों को अपनी ओर आते देखा और ध्यान नहीं दिया। हालांकि जैसे ही लोगों के 2 समूह गुजरे, वेई सांपाओ ने कार्रवाई की। मैंने उसे और सुन वेई नामक एक अन्य युवक को, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर, तस्कर को सीधे जमीन पर गिराते हुए देखा। उनमें से वेई सांपाओ ने तस्करों को दबा दिया, जबकि सुन वेई ने वेई को बंधक बनाने से रोकने के लिए तुरंत उसे छीन लिया। तस्कर भयभीत हो गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम कौन हो और लोगों को क्यों पीट रहे हो? वेई सांपाओ लंबा और शक्तिशाली था, उसकी ऊंचाई 1.9 मीटर थी और उसका वजन लगभग 200 किलोग्राम था। वह जहां भी उसे रखता वह एक मानव टैंक जैसा दिखता था। 1.6 मीटर से कम लंबा तस्कर कैसे बच सकता था? तुरंत ही यह आदमी पूरी तरह से वश में हो गया। इस समय ली और अन्य लोग भी दौड़े। सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी को, जो पहले से ही स्तब्ध थी, अपनी बाहों में लिया, उसे सांत्वना दी और उसके छोटे से चेहरे को चूमा। यद्यपि ली युवे अचानक हुए परिवर्तन से चौंक गई, लेकिन अपने परिचित पिता को देखने के बाद वह जल्दी ही संभल गई। उसने ली के गले को गले लगाया और आज किंडरगार्टन में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात की और ऐसा लग रहा था कि वह इससे अप्रभावित है। ली ने सावधानीपूर्वक अपनी बेटी से निपटा और वेई सांपाओ से कहा, यहाँ लंबे समय तक रहना उचित नहीं है। कुत्ते का मुंह बंद करो और नंबर 3 बूचड़खाने में जाओ। हाँ, वेई सांपाओ मांस प्रसंस्करण संयंत्र के सुरक्षा विभाग में काम करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपहरण से परिचित थे। उसने सीधे तस्कर की बेल्ट खोली, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बांध दिए तथा उसके जूतों के फीते खोलकर उसकी पैंट बांध दी। इस तरह तस्कर के जूते के फीते खुल गए और बेल्ट भी बहुत टाइट नहीं थी, इसलिए वह भाग नहीं सका। इसके बाद उन्होंने उस लड़के के मुंह में ठूंसने के लिए कुछ चिथड़े ढूंढे और फिर समूह उसे मांस प्रसंस्करण कारखाने में ले गया। रॉ पर जाएं, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीकू की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.6.9। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। अध्याय 3 WTR LAB WTR लैब। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी 0.08%। #4 अध्याय 4 लौह रक्त पूछताछ। नंबर 3 बूचड़खाने में सुअर काटने वाले प्लेटफॉर्म पर एक दुबला पतला अधेड़ आदमी जिसके हाथ पैर फैले हुए हैं और 4 कोनों से बंधे हुए हैं, एक आकर्षक बड़ा चरित्र बना रहा है। प्लेटफॉर्म के चारों ओर एक समान कपड़े पहने 7 या 8 युवा लोग खड़े थे। बूचड़खाने में मछली की तेज गंध सूंघकर ली को थोड़ा मतली महसूस हुई, लेकिन वह बहुत उत्साहित था। बूचड़खाने की यह अनोखी मछली जैसी गंध निश्चित रूप से आम जगहों पर महसूस नहीं होती। ये गंध उसके बचपन से लेकर उसके जीवन के सबसे बेकाबू 10 सालों तक चलती है। आधी रात में कितनी बार उसने इस गंध को फिर से सूंघना चाहा, लेकिन उसी बूचड़खाने में मशीनीकृत उत्पादन लाइन के तहत ये गंध बदल गई है। तस्कर की ओर अपनी दृष्टि लौटाते हुए ली ने अपनी गोद में अपनी प्यारी बेटी को देखा और फिर अपने बगल में वेई सांपाओ से कहा, किसी को ढूंढो जो वेई को लाओलियांग में कुछ आइसक्रीम खरीदने के लिए ले जाए और इसे मेरे खाते में डाल दो। ठीक है, वेई सांपाओ ने बगल में खड़े युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, जियोबू तुम जाओ, इसे खाते में डालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वेई सांपाओ ने अपनी जेब से एक बड़ी यूनिट निकाली और उसे सौंप दिया। बूजी ने मना नहीं किया, तुरंत पैसे ले लिए और वेई के साथ चला गया। बेटी के चले जाने के बाद ली की गति एकदम बदल गई। उसने वर्कशॉप के एक कोने से एक लोहे की छड़ और कुछ मोटे कपड़े लिए और तस्कर की ओर बढ़ गया। जब तस्कर ने ली को आते देखा तो उसके चेहरे पर अचानक डर झलक आया और उसने तुरंत कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? लोगों को मारना गैरकानूनी है। ली ने अपने मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई और फिर भी धीरे धीरे तस्कर की ओर चला गया। यहाँ मत आना, अगर तुम फिर यहाँ आए तो मैं मदद के लिए पुकारूंगा। डर के कारण मानव तस्कर जोर से चिल्लाया और वेई सांपाओ और उसके साथ खड़े अन्य लोग अपने कान बंद करने से खुद को नहीं रोक पाए। ये बहुत कठोर था। ली ने मानव तस्कर को चिल्लाना बंद नहीं किया, वह यहाँ की स्थिति को अच्छी तरह से जानता था। जियांगनान प्रांत मांस प्रसंस्करण संयंत्र प्रांत का सबसे बड़ा मांस प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे न केवल प्रांतीय राजधानी जियांगचेंग में 5 मिलियन लोगों के लिए मांस की समस्या को उठाना पड़ता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के अचार वाले मांस, बेकन, पोर्क और बीफ के डिब्बे के उत्पादन के लिए भी जिम्मेदार है, जिनमें से कुछ सैनिकों को भी आपूर्ति की जाती है। इसलिए अपने चरम पर मांस प्रसंस्करण संयंत्र में हर दिन 8000 से अधिक सुअर और 500 से अधिक गायों का वध किया जाता था। हर दिन पूरे प्रांत से सुअरों को मांस प्रसंस्करण संयंत्र तक ले जाने वाली गाड़ियों की एक अंतहीन धारा थी। यहाँ तक कि अन्य प्रांतों से मांस प्रसंस्करण संयंत्र तक एक विशेष सीधी ट्रेन भी थी, जिसका उपयोग विशेष रूप से कारखाने के लिए सुअरों के परिवहन के लिए किया जाता था। सबसे व्यस्त समय में मीट प्रोसेसिंग प्लांट के तीनों बूचड़खाने 24 घंटे काम कर रहे थे। मूल रूप से लोग आराम कर सकते थे, लेकिन फैक्ट्री की इमारतें और उपकरण पूरी क्षमता से चल रहे थे। लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था के आगमन के साथ पहले की व्यस्तता हमेशा के लिए चली गई है। इस समय मांस प्रसंस्करण संयंत्र में 3 बूचड़खानों में से केवल नंबर 1 कार्यशाला अभी भी चालू है, लेकिन उत्पादन क्षमता भी गंभीर रूप से अपर्याप्त है। हर दिन 300 से अधिक सुअरों का वध नहीं किया जाता है और आधे महीने में 1 से अधिक गायों का वध नहीं किया जाता है। समय बीतने के साथ नंबर 2 और नंबर 3 बूचड़खाने निष्क्रिय हो गए हैं और सामान्य समय में बहुत कम लोग यहाँ आते हैं।
चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, हो सकता है कि यह तुम्हारे जीवन का आखिरी शब्द हो, बस इसे अपने आखिरी शब्द मानो। जब ये शब्द निकले तो न केवल मानव तस्कर डर गए, बल्कि वे सांपाओ और उनके साथ मौजूद अन्य लोग भी दंग रह गए। भाई, मैं गलत था, आपने कहाँ गलती की? ली ही ने बोलते हुए मानव तस्कर की छाती पर परत दर परत कपड़ा फैला दिया। मुझे फैक्ट्री में घूमने नहीं आना चाहिए था, मुझे नहीं आना चाहिए था। ली ही को पता था कि यह आदमी इतना ईमानदार नहीं होगा। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसके हाथ में लोहे की छड़ अचानक ऊपर उठी और फिर उसने उसे मानव तस्कर की छाती पर पटक दिया। टकराना, लोहे की छड़ तस्कर की छाती पर जोर से लगी, जिससे एक धीमी आवाज हुई। आह, पफ। पहली आवाज तस्कर की चीख थी और दूसरी आवाज खून की उल्टी करने वाले व्यक्ति की थी। अचानक हुए इस बदलाव ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि ली अचानक हमला करेगा और वह इतना क्रूर होगा। सबके बोलने का इंतजार किए बिना ली ने तस्कर से हल्के से कहा, तुम्हारे ऊपर ये चिथड़े हैं। ये चीज बिना किसी निशान के लोहे की छड़ को तुम्हारे ऊपर गिरा सकती है। भले ही तुम्हें पीट कर मार डाला जाए, जब तक तुम कोई खाई ढूंढकर उसमें फेंक देते हो, पुलिस सिर्फ यही कह सकती है कि तुम चट्टान से गिरकर मर गए। क्या तुम समझे? जब तस्कर ने यह सुना तो वह डरकर पेशाब करने लगा। यह कोई विशेषण नहीं है, बल्कि असली पेशाब है। तस्कर की जांघों से बहते हुए हल्के पीले तरल पदार्थ और मूत्र की तेज गंध को देखकर वे सांपाओ और अन्य लोग कांप उठे। हालांकि ली अभी चल रहा, न केवल उसके चेहरे पर दया का कोई निशान नहीं था, बल्कि और भी अधिक हत्या का इरादा था। कोई नहीं जानता था कि इस समय ली को कितना दर्द और घृणा महसूस हो रही होगी। पिछले जन्म में इसी कमीने ने उसकी प्यारी बेटी का अपहरण किया था। इसी कारण उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया था और अंततः डिप्रेशन में आकर बिल्डिंग से कूद गई थी। इसी कारण उसके माता पिता ने भी उससे संबंध तोड़ लिए थे। ये कहा जा सकता है कि उसके सामने इस बेईमान कमीने ने उसके परिवार की खुशियां नष्ट कर दी और उसे जीवन भर अपराध बोध और पछतावे में जीने को मजबूर कर दिया। यदि हत्या अवैध नहीं है तो ली वास्तव में इस कमीने को टुकड़ों में काटना चाहता है, इसे टुकड़ों में काटना चाहता है और इसे कुत्तों को खिलाने के लिए बाहर फेंकना चाहता है। बताओ, तुम्हारा ठिकाना कहाँ है और गिरोह में कितने लोग हैं? तस्करों की टालमटोल भरी निगाहों को देखते हुए ली ने अपने हाथ में लोहे की छड़ उठाई और फिर कहा, यदि आप झूठ बोलेंगे तो अगली बार जब आप मारेंगे तो यह आपके बाएं पैर पर पड़ेगी, फिर आपके दाहिने पैर पर और आपके तीसरे पैर पर। मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे सख्त हड्डियां सबसे ज्यादा पसंद हैं। वैसे मुझे गेंदों के टूटने की आवाज सुनना भी पसंद है। धमाका, ये बहुत अच्छी आवाज है। तस्कर ने ली को और भी अधिक भयभीत होकर देखा। तीसरा पैर, गेंदों के टूटने की आवाज, उसके सामने यह पागल आदमी नरक से मुक्त हुआ राक्षस नहीं हो सकता। ये बहुत डरावना था। भाई, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। हमारा गंतव्य के ऑक्सी में लिजियाजुंग है। हम कुल 4 लोग हैं। मेरे अलावा 2 पुरुष और 1 महिला हैं। पुरुषों का नाम लियुबो और हुआंग सान है और महिला का नाम लिनयान है, जो लियुबो की रखेल है। आप आमतौर पर कैसे व्यवहार करते हैं? आपके पास अभी कितने अपहृत बच्चे हैं? हम आमतौर पर 2 लोगों के साथ काम करते हैं, एक निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार होता है और दूसरा अपहरण करने के लिए। अभी भी 6 बच्चे हैं जिन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। ली को अचानक कुछ एहसास हुआ और फिर वह गहरी आवाज में चिल्लाया, इसका मतलब है कि जब हमने तुम्हें अभी पकड़ा था तब तुम्हारे साथी पास में ही थे। हाँ, लियुबो आपसे मिलने के लिए तैयार था, लेकिन उस कमीने ने शायद देख लिया होगा कि आपकी संख्या कम है, इसलिए नहीं आया। ली का चेहरा एकदम बदल गया और उसने तुरंत वेई सांपाओ से कहा, बुरी तीसरे स्थिति अच्छी नहीं है। अगर यह कमीना झूठ नहीं बोल रहा है तो हो सकता है कि भागा हुआ मानव तस्कर खबर देने के लिए वापस चला गया हो। हमें क्या करना चाहिए? हम उन बदमाशों को भागने नहीं दे सकते। भाग रहे मानव तस्करों की तुलना में मैं 6 अपहृत बच्चों की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित हूँ। जब उन मानव तस्करों को पता चलेगा कि यह कमीना पकड़ा गया है तो वे निश्चित रूप से जल्दी से भाग जाएंगे। वे बच्चे इतने बड़े हैं कि उन्हें ले जाया नहीं जा सकता। मुझे चिंता है कि वह कमीना उन बच्चों के साथ क्रूरता करेगा। ली की बातें सुनकर वेई सांपाओ और अन्य लोगों के चेहरे भी बदल गए। इसमें 6 बच्चों की जान की सुरक्षा शामिल है और कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता। भाई, आप ही बताइए कि मुझे क्या करना है। हम भाई आपकी बात मानेंगे। ली ने तुरंत कहा, अब हम 3 समूहों में विभाजित हो जाएंगे। आप एक भाई को ढूंढो और तुरंत पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो। फिर 5 भाई वेई को मेरे पिताजी के पास भेज दें। हम में से बाकी लोग इस कमीने को लोगों को बचाने के लिए ले जाएंगे। इसके अलावा हमें तस्करों को वापस अपने अड्डे में भागने से पहले ही नियंत्रित करना होगा। निश्चित रूप से चलने में बहुत देर हो जाएगी। तीसरे भाई, जाओ और कारखाने में 212 की चाबी चुराओ। मुझे याद है कि यह कारखाने के निदेशक के कार्यालय के दराज में होनी चाहिए। अब केवल तुम ही इसमें प्रवेश कर सकते हो। ठीक है, लोगों को बचाने के लिए मैं ये जोखिम उठाऊंगा। उसके बाद वेई सांपाओ और अन्य लोगों ने ली की व्यवस्था के अनुसार काम किया। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीकू की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.6.9। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। अध्याय 4 WTR LAB WTR लैब। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी 0.08%। #5 अध्याय 5 आपातकालीन बचाव। कुछ मिनट बाद वेई सांपाओ एक कार की चाबी लेकर भागा जिस पर पेटिना लगा हुआ था। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ उसने हौंकते हुए कहा, भाई ये चाबी भाई ने चुरा ली, लेकिन इसे कौन चला सकता है? ली ने तुरंत कहा, मैं कर सकता हूँ। भाई यही कार है, क्या आप वास्तव में इसे चला सकते हैं? ली मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली और कार की चाबी लेकर बाहर चली गई। इस युग में कारें अभी भी एक दुर्लभ चीज हैं। इसके विपरीत बहुत कम लोग हैं जो गाड़ी चला सकते हैं, जो बाद की पीढ़ियों से बहुत दूर है, जहां लगभग हर परिवार के पास एक कार है और सभी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। लोगों की आजीविका आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य के स्वामित्व वाली उद्यम इकाई के रूप में मांस प्रसंस्करण संयंत्र के कारखाने के निदेशक का स्तर एक पूर्णकालिक विभाग प्रमुख का स्तर है और उसे एक कार आवंटित करने का अधिकार है। ये सिर्फ इतना है कि यह कार थोड़ी खराब है। यह 1980 और 1990 के दशक में सबसे आम छोटी जीप है, जिसे 212 के रूप में संदर्भित किया जाता है। मैं फैक्ट्री के पीछे पार्किंग स्थल पर आया, दरवाजा खोला, इग्निशन चालू किया, गियर बदला और एक्सीलेटर पर पैर रखा, सब एक ही बार में। कुछ ही मिनटों बाद कार नंबर 3 बूचड़खाने के दरवाजे पर पहुंची। इंजन और कार के हॉर्न की आवाज सुनकर वेई सांपाओ ने तुरंत लोगों को ले जाकर कमजोर पैरों वाले मानव तस्कर को कार में डाल लिया और फिर सीधे पुल के पश्चिम में लिजियाजुन की ओर चल पड़े।
क्योंकि समय अंतराल थोड़ा दूर था, ली को जियांगचेन की सड़कों के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूरे रास्ता दिखाने के लिए वेई सानपाओ पर भरोसा किया। सौभाग्य से सड़क पर बहुत अधिक गाड़ियां नहीं थीं और कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं था। लिजियाझुंग पहुंचने में 20 मिनट से भी कम समय लगा। लिजियाझुंग जियांगचेन में एक प्रसिद्ध शहरी ग्रामीण जंक्शन है। हर जगह छोटी छोटी दूसरी मंजिल की इमारतें हैं। न केवल भूभाग जटिल है बल्कि लोग भी मिश्रित हैं। ये जियांगचेन का सबसे अराजक क्षेत्र है। जब कार लिजियाझुंग के पास पहुंची तो ली ने कार रोक दी और फिर भयभीत तस्कर की ओर मुड़े और कहा, ध्यान से सुनो बच्चे, अगर तुम आज उन अपहृत बच्चों को बचाने के लिए हम भाइयों को ले जाओगे तो हम कहेंगे कि जब हम पुलिस स्टेशन वापस जाएंगे तो तुमने तस्करों के अड्डे और अपहृत बच्चों की स्थिति को कबूल करने की पहल की। इस तरह से पुलिस ये भी तय कर लेगी कि अपराध के तथ्य कबूल करने की पहल तुमने ही की है। तुम्हारे जैसे मामले में तो तुम्हें अधिकतम 2 या 3 साल की सजा होगी, अन्यथा तुम्हारे अपराधों के आधार पर तुम्हें कम से कम 10 साल की सजा होगी। तुम खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हो। भाई, मैं सहयोग करता हूँ। तस्कर ने ली के अनुरोध को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। उसने देखा कि बड़ा मूर्ख बाहर आते समय बड़ी लोहे की छड़ कार में ले आया था। अगर उसने सहयोग न करने की हिम्मत की तो ये शैतान उसे डंडे से जरूर मारेगा। वह हिजड़ा नहीं बनना चाहता था। बहुत अच्छा, बताओ आगे क्या करना है। सीधे जाओ और दूसरे चौराहे पर दाहिनी ओर मुड़ो। तस्करों के सहयोग से ली और अन्य लोग जल्द ही एक अपेक्षाकृत दूरस्थ गली में पहुंच गए। भाई, हम लोग तीसरे यार्ड में रुकेंगे, लेकिन लियू के हाथ में चाकू है, इसलिए तुम्हें बाद में सावधान रहना चाहिए। ली ने अपना सिर घुमाया और उस आदमी की ओर देखा और फिर कहा, तुम्हारे पास अभी भी विवेक है, जो हमें याद दिलाना जानता है कि जब तक उस कमीने के हाथ में बंदूक नहीं है तब तक चाकू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद ली ने वेई सानपाओ की ओर मुड़कर कहा, बूढ़े तीसरे, इस बच्चे की देखभाल के लिए एक भाई को छोड़ दो और तुम में से बाकी लोगों को बचाने के लिए मेरे साथ अंदर जाओगे। ठीक है, ओल्ड थर्ड, रुको और तुम में से बाकी लोग भाई का अनुसरण करेंगे। फिर उन्होंने तुरंत वेई सानपाओ और अन्य लोगों के साथ कार का दरवाजा खोला और गली में भाग गए। इस समय मानव तस्करों के अड्डे पर 2 पुरुष और एक महिला बहस कर रहे थे। मालिक, अगर हम भागना भी चाहें तो 1-2 बच्चों को साथ ले जाना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ लियू बू, हमने इन बच्चों पर बहुत मेहनत की है, उन्हें खोना दुख की बात होगी। इसके अलावा गोरी चमड़ी वाली लड़की को हाईचेन के बॉस ली ने आरक्षित कर लिया है और उसकी कीमत 800 युआन है। पैसा पैसा पैसा, आप केवल पैसा जानते हैं, आप हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं। मैंने आपको बताया कि लेज़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर आप जेल नहीं जाना चाहते हैं तो तुरंत भाग जाएं। बॉस, भले ही लेज़ी को गिरफ्तार कर लिया गया हो, पुलिस कुछ समय तक कुछ भी नहीं पूछ सकती है और बच्चा भी कबूल करने और आजीवन कारावास की सजा काटने के सिद्धांत को जानता है। हो सकता है कि वह विरोध करने पर बाहर आ जाए। पुलिस को फिलहाल ये जगह नहीं मिलनी चाहिए। हंफ, पछताने से अच्छा है कि सुरक्षित रहें। आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। हमारे अपराधों के साथ एक बार हम पकड़े गए तो कम से कम 10 साल लगेंगे और हमें मूंगफली भी खानी पड़ सकती है। अब शेष बचे हुए पुरुष और महिलाओं के चेहरे पर भी भय के भाव दिखने लगे। आपको ये जानना होगा कि अभी अभी कार्रवाई खत्म हुई है। ऐसे कई गैंगस्टर हैं जिन्हें सरकार ने हाल के वर्षों में दबाया है। अगर वे वाकई पकड़े गए तो उन्हें मौत की सजा मिलना असंभव नहीं है। हुआंग सानेर, अपने जीजा की बात सुनो। सड़क पर हर जगह बच्चे हैं। हमें इन कुछ बच्चों के लिए खुद को मुसीबत में डालने की जरूरत नहीं है। यह इसके लायक नहीं है। खैर, हमें उन बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, उन्हें जाने दें या? इस बिंदु पर हुआंग सानेर ने अपनी गर्दन पूंछने का इशारा किया। लियू बू ने कुछ देर सोचा और कहा, हत्या और बाल तस्करी की प्रकृति अलग अलग है और पुलिस की जांच की तीव्रता भी अलग अलग है। बच्चों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। बस उन्हें यहाँ बंद कर दो और उन्हें खुद की देखभाल करने दो। ठीक है, चलो जल्दी चलें। हाँ, हालांकि जब ये तस्कर अपना सामान बांधकर भागने की तैयारी कर रहे थे तभी अचानक बाहर से बंद आंगन का दरवाजा लात मारकर खोला गया और 5-6 युवक अंदर घुस आए। लियू बू ने लोहे के टॉवर जैसे दिखने वाले वेई सानपाओ को आगे बढ़ते देखा और पहचान लिया कि ये लोग ही हैं जो लेज़ी को ले गए थे। उसने तुरंत मन ही मन कहा कि यह अच्छा नहीं था। यह आदमी भी बहुत चालाक था। उसने हुआंग सानेर और उसकी मालकिन लिनयान को सचेत नहीं किया जो उसके बगल में खड़े थे। इसके बजाय वह मुड़ा और भाग गया और कोने में सीढ़ी का उपयोग करके कुछ ही कदमों में छत पर चढ़ गया। अंत में इस व्यक्ति ने सीढ़ी भी खींच ली, जिससे न केवल अन्य 2 मानव तस्करों के भागने का रास्ता बंद हो गया बल्कि ली और अन्य लोगों की उसका पीछा करने की उम्मीद भी खत्म हो गई। इस आदमी को सीढ़ी को छत पर फेंकते देखने के बाद वह कुछ उतार चढ़ाव के बाद सबकी नजरों से ओझल हो गया। ली को उम्मीद नहीं थी कि यह कमीना ऐसी परिस्थितियों में भी बच सकता है और वह लगभग तुरंत फट गया, लेकिन वह यह भी जानता था कि ये मानव तस्कर चालाक और भूखे भेड़िए थे और उसके लिए एक अतिरिक्त रास्ता तैयार करना उचित था। वह एक पेशेवर पुलिसकर्मी नहीं था, इसलिए दूसरे पक्ष का भाग जाना उचित था। इसके अलावा इस बार वे लोगों को पकड़ने आए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों को बचाना था। ये देखकर कि वेई सानपाओ और अन्य लोग उस व्यक्ति का पीछा करने वाले थे जो शेष 2 अपराधियों को वश में करने के बाद भाग गया था, ली ने तुरंत कहा, पीछा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लोगों को बचाना महत्वपूर्ण है। दोनों मानव तस्करों को पकड़ने के बाद कई लोग तुरंत कई घरों की ओर दौड़ पड़े। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने पूरे यार्ड की तलाशी ली, लेकिन अपहृत बच्चे नहीं मिले। ली को तुरंत कुछ बुरे नतीजों का ख्याल आया। लाल आंखों के साथ वह मांस से भरे चेहरे वाले पुरुष तस्कर के पास गया, उसका कॉलर पकड़ा और चिल्लाया, बच्चे कहाँ हैं? तुमने उन्हें कहाँ छिपाया है? यद्यपि हुआंग सानेर बहुत डर गया था, लेकिन वह जानता था कि जब तक बच्चे मिल जाएंगे तब तक उनके अपराध की पुष्टि हो जाएगी और फिर उन्हें वास्तव में अपना बाकी जीवन जेल में बिताना होगा। उसने तुरंत साहस करके कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या बात कर रहे हो, चलो जल्दी से चलते हैं। हालांकि उन्हें एक भारी लोहे के घूंसे से जवाब दिया गया जो हुआंग सानेर की नाक पर लगा, जिससे खून बहने लगा। उसकी नाक टेढ़ी हो गई और कई पिछले दांत गिर गए। मुझे बताओ, बच्चे कहाँ छिपे हैं? ली ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता, पा। एक और जोरदार मुक्का जिसने हुआंग सानेर को बहरा, टिनिटस और भ्रमित कर दिया। ली की मुट्ठी फिर से उठी देखकर हुआंग सानेर तुरंत डर गया और डर कर बोला, लड़ो मत, तहखाने में जाओ। टकराना। हुआंग सानेर के बोलने से पहले ली की मुट्ठी फिर से गिरी, जो सीधे उस आदमी की आंखों की कोठरियों और भौहों पर लगी। सिर्फ एक मुक्का लगने से उस आदमी की आंखों की कोठरियां फट गईं और उसकी काली आंखें बाहर निकल आईं, मानो कोई रंगीन रेशम की दुकान खुल गई हो जिसमें लाल, काला और बैंगनी सब खिले हुए हों। भाई, मैंने सब कुछ कह दिया। यह मुक्का सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 2 और मुक्के मारूंगा। मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सकता। इसके बाद तस्करों के मार्गदर्शन में ली और अन्य लोगों ने अंततः पानी की टंकी के नीचे तहखाने का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया और फिर तहखाने में कूद गए।
रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसी की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.9। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। अध्याय 5 WTR LAB WTR लैब। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी 0.08%। #6 अध्याय 6 बचाव सफलता। तहखाना ठंडा और अंधेरा था, जिसमें सड़ी गली और बासी गंध थी। तहखाने के संकीर्ण प्रवेश द्वार से आने वाली रोशनी की मदद से ली तहखाने के दृश्य को स्पष्ट रूप से देख सकता था। तहखाना बड़ा नहीं था, कुल मिलाकर सिर्फ 5 या 6 वर्ग मीटर का। तहखाने के प्रवेश द्वार के बगल में अंकुरित आलू की आधी बोरी रखी हुई थी और अंदर एक बड़ी पुआल की चटाई बिछाई गई थी। पुआल की चटाई पर कई छोटी छोटी आकृतियां बुनी हुई थीं और वे अपहृत बच्चे थे। इन बच्चों ने जो कपड़े पहने थे वे बहुत ही घिसे पिटे और पतले लग रहे थे। इस ठंडे तहखाने में उन्हें बहुत ठंड लग रही होगी। बच्चे धूल से सने हुए थे और उनके शरीर पर गंदगी के ढेर सारे निशान थे। उनके दुबले पतले रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वे थोड़े कुपोषित थे। ये देखकर कि सभी बच्चे टूटी हुई पुआल की चटाई पर निश्चल पड़े थे और यहाँ तक कि अभी अभी उनकी चिल्लाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, ली का दिल तुरंत कठोर हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इन बदमाशों ने पहले ही बच्चों को मार डाला हो? उस समय ली को इतनी परवाह नहीं थी और वह सीधे दौड़कर ऊपर पहुंचा और कई बच्चों की सांसों को महसूस करने लगा। सौभाग्यवश वे सांस ले रहे हैं। संभवतः तस्करों को डर था कि बच्चे रोएंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें नींद की गोलियां या ऐसा ही कुछ दे दिया। अपने सामने गरीब बच्चों को देखकर ली का दिल टूट गया और वह अपनी बेटी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। पिछले जन्म में उसकी बेटी को भी इन तस्करों ने अपहरण कर लिया था और उसे भूखी, ठिठुरती, भय और ठंड से घिरी इस अंधेरे तहखाने में फेंक दिया गया होगा। सौभाग्य से उसके पुनर्जन्म के कारण पिछले जीवन की त्रासदी बदल गई है, लेकिन पिछले जीवन की हृदय विदारक स्मृति अभी भी उसके दिल को दुखाती है। ये सोचकर ली इन सभी गरीब बच्चों को अपनी बाहों में लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका, भले ही वह उन्हें केवल थोड़ा सा आध्यात्मिक आराम ही दे सके। बूढ़े थर्ड, जल्दी करो और इन सभी बच्चों को पकड़ो, सावधान रहो, उन्हें चोट मत पहुंचाओ। ली की बातें सुनकर वेई सानपाओ ने तुरंत जवाब दिया। फिर उसने हुआंग सानेर की ओर देखा, जिसकी आंखें घूम रही थीं, और वेई सानपाओ तुरंत क्रोधित हो गया। इससे पहले कि सभी कुछ समझ पाते, उसने जमीन से एक ईंट उठाई और उस आदमी के सिर पर जोर से दे मारी। अचानक एक चीख के बाद हुआंग सानेर का सिर फट गया और खून बहने लगा। यदि कुछ लोग उसे सहारा न देते तो हुआंग सानेर का भाग्य और भी बुरा हो सकता था। हुआंग सानेर मूल रूप से भागने का अवसर लेना चाहता था, लेकिन वेई सानपाओ द्वारा मारा जाने के बाद उसने तुरंत यह विचार छोड़ दिया। वे सभी निर्दयी लोग हैं। अगर वे सचमुच देखेंगे कि मेरे पास भागने का विचार है तो वे मेरे कुत्ते के पैर तोड़ देंगे। वैसे बच्चे का अपहरण करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पकड़े भी गए तो आपको 3 से 5 साल की सजा होगी और आप बाहर आ सकते हैं। इन लोगों को पीटने का बहाना देने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ली तहखाने में था, उसे भी पता था कि ऊपर क्या हुआ था, लेकिन उसने इसे नहीं रोका। उनके अनुसार इन कुत्तों को बहुत हल्के से पीटा गया था। देखिए उन्होंने क्या किया। ये कहा जा सकता है कि उनमें बिल्कुल भी मानवता नहीं है। उन्होंने एक बच्चे को उठाया और उस व्यक्ति को सौंपने के लिए तैयार होकर हैंडओवर पोर्ट पर आ गए। तहखाने से आती रोशनी में ली ने देखा कि उसकी गोद में छोटी बच्ची बहुत सुंदर थी। ये वही बच्ची होगी जिसके बारे में तस्करों ने पहले चर्चा की थी और जिसे वे हाइचिंग बॉसली को बेचना चाहते थे। छोटी लड़की को देखकर वह वास्तव में उसकी अपनी बेटी की तरह लग रही थी और ली का दिल फिर से कांपने लगा। कई लोगों ने मिलकर 6 बच्चों को एक एक करके तहखाने से बाहर निकाला और फिर उन्हें मुख्य घर में बसाया। फिर ली अपनी आंखों में तेज रोशनी लिए कोने में बैठे 2 तस्करों की ओर चला गया। क्या जो भाग गया उसका नाम लियू है? लिनयान ने क्रोधित होकर कहा, आप पुलिस वाले नहीं हैं, फिर भी आपको इतनी चिंता क्यों है? ली ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर हाथ मिलाया और लिनयान के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। लिनयान चीखी और पीछे की ओर गिर पड़ी। जब उसने फिर से अपना सिर उठाया तो उसके चेहरे पर एक स्पष्ट थप्पड़ का निशान था और उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह रही थी। महिला तस्कर स्पष्ट रूप से ली के थप्पड़ से स्तब्ध था और उसकी आंखें भय से भरी थीं। मुझे बताओ, क्या जो आदमी भाग गया उसका नाम लियू है? ली ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, वह कहाँ से है? उसने कहा कि वह शानचिंग से है, लेकिन हमने उसे अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में कभी कभार ही बात करते सुना और हमें नहीं पता कि यह सच है या नहीं। क्या आपके पास शहर में रहने के लिए कोई और जगह है? नहीं, वास्तव में नहीं। ली जब पूछना ही चाहती थी तभी अचानक छोटे से आंगन के बाहर सायरन की आवाज सुनाई दी। ये स्पष्ट था कि पुलिस आ रही थी। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर दोनों मानव तस्करों के चेहरे पर उदासी छा गई और वे समझ गए कि अब उन्हें जेल जाना है। बूढ़े थर्ड, जाओ दरवाजा खोलो और पुलिस साथी को अंदर ले आओ। हाँ, उसके बाद वेई सानपाओ जल्दी से यार्ड के गेट पर आया और गेट खोल दिया। तभी उसने 2 तिपहिया साइकिलें देखी, जिनमें से प्रत्येक पर 2 पुलिसकर्मी बैठे थे और तिपहिया साइकिल के पीछे एक पुरानी 212 थी। जो भाई पुलिस को बुलाने गया था वह नीले और सफेद रंग की तिपहिया मोटरसाइकिल पर बैठा था और उसके चेहरे पर धार्मिकता का भाव था और वह इस भावना का आनंद ले रहा था। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी ये 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल नहीं चलाई है, लेकिन अतीत में जब मैंने मोटरसाइकिल चलाई थी तो मुझे बातचीत के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। अब बात अलग है भाइयों, हम ये न्याय के लिए कर रहे हैं। बेशक ली ने भी इन जैतून हरे पुलिसकर्मियों को देखा और उसने तुरंत अपने दिल में अपनेपन की भावना महसूस की। 30 साल बाद की नेवी ब्लू पुलिस वर्दी की तुलना में ये जैतून हरा रंग वास्तव में पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। इस समय पुलिस की टोपी पहने एक मध्यम आयु वर्ग के पुलिसकर्मी ने दरवाजे पर खड़े वेई सानपाओ को अपनी आंखों में जांच भरी नजर से देखा। क्या आपने किसी से पुलिस को बुलाने के लिए कहा था? बच्चा कहाँ है और संदिग्ध कहाँ है? ये पहली बार था कि वेई सानपाओ ने बहादुर और धर्मी होने की छवि के साथ पुलिस का सामना किया, लेकिन ली ने वेई सानपाओ के लिए स्थिति को तोड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाया। नमस्ते कॉमरेड, मेरा नाम ली है, मैं मीट प्रोसेसिंग प्लांट में काम करता हूँ। बच्चे कमरे में हैं। अनुमान है कि तस्करों ने उन्हें नींद की गोलियां दी हैं, लेकिन वे सभी ठीक हैं। कुल 4 तस्कर हैं। उनमें से एक को मैंने कार में बंद कर दिया, 2 को यार्ड में काबू कर लिया गया और एक भाग गया। हमने उसका पीछा नहीं किया। पुलिसकर्मी ने ली को ऊपर से नीचे तक देखा। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि इन छोटे बदमाशों में बहादुर और धार्मिक होने की वैचारिक जागरूकता होगी। आपने बहुत अच्छा काम किया। कृपया वापस आएं और हमारे साथ अपना बयान दर्ज कराएं। धन्यवाद। ये कहने के बाद पुलिस ने अपने पीछे खड़े सहकर्मियों की ओर मुड़कर कहा, संदिग्धों और बच्चों को ले जाओ। फिर से संगठित हो जाओ।
इसके बाद ली ही और अन्य लोगों ने तीनों तस्करों को चांदी के कंगन पहनाए और बच्चों को बाद में आई 120 एम्बुलेंस से ले जाते देखा। तभी उन्हें राहत महसूस हुई। अल्पविराम। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.9। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। अध्याय 6 WTR LAB WTR लैब। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी 0.08%। #7 अध्याय 7 नोट्स लेना। नगर निगम सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो आपराधिक पुलिस ब्रिगेड। 1 घंटे से अधिक समय तक संघर्ष करने के बाद ली और अन्य लोगों ने अंततः अपने बयान दर्ज कराए। क्योंकि वे बहादुर थे और उन्होंने 6 छोटे बच्चों को बचाया था तथा पुलिस की कई समस्याओं को सुलझाने में मदद की थी, इसलिए पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी उनके प्रति बहुत विनम्र थे। ये जानते हुए भी कि उन्होंने लोगों को बचाने के लिए न केवल फैक्ट्री में कार चुराई बल्कि अब तक खाना भी नहीं खाया था। आपराधिक पुलिस ब्रिगेड के कप्तान ली वैनशान ने न केवल किसी को उन्हें गर्म नूडल्स परोसने को कहा बल्कि किसी को स्थिति का एक बयान भी जारी करने को कहा, जिसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति बयान पर मुहर लगाएगा और इसे कल मांस प्रसंस्करण कारखाने में भेज देगा। मामला स्पष्ट रूप से समझा दिए जाने और पर्याप्त भोजन पानी दिए जाने के बाद ली और अन्य लोगों को जाने की अनुमति दे दी गई। ली जाने ही वाला था कि उसने कैप्टन ली को जल्दी जल्दी आते देखा और उनसे कहा, 1 मिनट रुको कॉमरेड, और कुछ है क्या? मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। अभी अभी यह पुष्टि हुई है कि जिन तस्करों को आप आज यहाँ लाए हैं उनमें से एक श्रेणी का वांछित अपराधी है और उसकी पहचान की पुष्टि हो गई है। श्रेणी ए वांछित अपराधी। खैर, उस आदमी पर डकैती और हत्या का संदेह है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा नियमों के अनुसार आप सीधे आपराधिक संदिग्धों को गिरफ्तार कर रहे हैं और आपको 1000 युआन का बोनस मिलेगा। और आपने इस बार 6 अपहृत बच्चों को बचाया। आपकी ताकत यह भी निर्धारित करती है कि आपको अपने विवेक पर पुरस्कृत किया जाएगा। मैं जल्द से जल्द आपके लिए बोनस के लिए आवेदन करूंगा और इसे आपको भेज दूंगा। कैप्टन ली, मैं पूछना चाहता हूं कि जो आदमी भाग गया है उसका क्या किया जाए? बोनस की तुलना में ली को भागे हुए तस्कर के ठिकाने की अधिक चिंता है। इस बारे में चिंता मत करो, वह आदमी भी एक श्रेणी ए का वांछित अपराधी है। हमने पूरे शहर में तलाशी लेने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को भेजा है। हम रेलवे, राजमार्गों और अन्य यातायात बिंदुओं पर भी कब्जा कर रहे हैं। हम उस कमीने को कभी भागने नहीं देंगे। यदि आपके पास कोई खबर है तो मुझे आशा है कि आप हमें सूचित कर सकेंगे। ठीक है। जब वे मांस प्रसंस्करण संयंत्र में वापस लौटे तो रात के 8 बज चुके थे और फैक्ट्री क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें पहले से ही जल रही थीं। इस समय वे सांपाओ और अन्य लोग अभी भी अचंभे में थे। आज जो कुछ हुआ वह उनके लिए बहुत रोमांचक था, यहाँ तक कि थोड़ा जादुई भी। इससे पहले वे अभी भी सड़क पर रहने वाले बच्चों का एक समूह थे जिनसे हर कोई दूरी बनाकर रखता था, लेकिन पलक झपकते ही वे नायक बन गए जिन्होंने न्याय के लिए बहादुरी से काम किया। उनकी पहचान बदलने की गति आश्चर्यजनक थी। दूसरा 1000 युआन का बोनस था। यह 1000 युआन था जो आधे साल के वेतन के बराबर था। अगर इसे लोगों में बराबर बराबर बांटा जाए तो भी यह 100 युआन से ज्यादा होगा, जो उनके मासिक वेतन से थोड़ा ज्यादा के बराबर था। जिस बात ने उन्हें और भी अधिक चौंकाया वह था इस मामले में ली की रणनीति बनाने की क्षमता, लोगों को गिरफ्तार करने से लेकर तस्करों से पूछताछ करने और अंत में लोगों को बचाने के लिए कार चुराने की योजना बनाना, साथ ही पुलिस स्टेशन में घटना का उनका स्पष्ट और व्यवस्थित बयान, जिसने उनकी आलसी और अप्रेरित होने की छवि को पूरी तरह से उलट दिया। विशेषकर बूचड़खाने में तस्कर से पूछताछ करते समय ली की अंदर से बाहर तक की ठंडक ने इन युवाओं को वास्तव में डरा दिया। जब वे कारखाने में पहुंचने वाले थे तो वे सांपाओ ने अचानक पूछा, भाई ये क्या वास्तव में 1000 युआन का इनाम है? वे हम भाइयों को धोखा नहीं दे रहे हैं? ली ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इस तरह के वांछित अपराधियों के लिए पुरस्कार राज्य द्वारा दिए जाते हैं और एक बार घोषित होने के बाद वे झूठ नहीं बोलेंगे। यह 1000 युआन है, हम अमीर हैं। ली ने वे सांपाओ के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और दुखी होकर कहा, 1000 युआन आपको इतना उत्साहित करता है, क्या आप थोड़ा और आशाजनक नहीं हो सकते? भाई आप जानते हैं कि हमारे कारखाने में हमें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और हम अपने चेहरे से भी गरीब हैं। हाँ, ये सच है। मेरे पीछे आओ और मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। तब ली ने फिर कहा, आज का काम आप लोगों की बदौलत है, अन्यथा मैं इन तस्करों से अकेले नहीं निपट पाऊंगा, इसलिए जब बोनस आए तो आप उसे बांट सकते हैं। मुझे यह नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने मिलकर यह काम किया है। अगर हम बोनस अकेले ले लें तो क्या बात है? इस मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री के बंद होने के बाद हम इसमें काम कैसे जारी रख सकते हैं? वे सांपाओ ने तुरंत आपत्ति जताई। आपत्तियां अमान्य हैं। वे का आज मानव तस्करों द्वारा अपहरण नहीं किया गया। मैं वास्तव में बहुत संतुष्ट हूं। जहां तक पैसों की बात है मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये भी काम नहीं करेगा। ठीक है लाओ शांत, चलो इस बारे में बात नहीं करते। मुझे पहले वापस जाना है। तुम्हारी भाभी चिंतित होंगी। भाई जब वह बात कर रहा था तभी कार फैक्ट्री एरिया में ड्यूटी रूम के दरवाजे पर आ पहुंची। जैसे ही कार रुकी ली ने देखा कि शियाओबू ड्यूटी रूम के दरवाजे पर भटक रहा था। इस समय जियाओबू चिंतित दिख रहा था, लेकिन वे उसके आसपास कहीं नहीं दिख रहा था। ली का दिल अचानक डूब गया। क्या उसकी बेटी के साथ फिर कुछ घटित हो सकता है? ये सोचते हुए ली ने तुरंत 212 के ब्रेक पर पैर रखा। वे सांपाओ जो यात्री सीट पर बैठे थे ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी और सामने की खिड़की से टकरा गए। भाई धीरे चलो। ली इस समय पहले से ही जियाओबू के पास आ चुका था और उसने धीमी आवाज में पूछा, जियाओबू वे कहाँ है? जियाओबू ने ली का चेहरा देखा और जान गया कि उसने गलतफहमी जताई है और तुरंत समझाया, भाई चिंता मत करो, यह मेरी भाभी थी जो वे को ले गई। ली को यह सुनकर राहत मिली। यह अच्छा था कि उसकी बेटी ठीक थी। अगर फिर से कुछ हुआ तो वह सचमुच टूट जाएगा। लेकिन तभी जियाओबू ने फिर से कहा, भाई मुझे लगता है कि मेरी भाभी का चेहरा थोड़ा गड़बड़ है, आपको वापस जाकर देखना चाहिए। ये सुनते ही ली का चेहरा फिर बदल गया। उनकी पत्नी शुकिंगनान को यह नहीं पता था कि उनकी बेटी मानव तस्करों के निशाने पर है। उसने सोचा होगा कि वह फिर से शराब पीने और जुआ खेलने चला गया है। इसके अलावा उसके परिवार को उसके मामलों की चिंता थी। ये गलतफहमी बहुत बड़ी थी। ये सोचते हुए ली जल्दी से कार में बैठ गया, कार को निर्दिष्ट स्थान पर ले गया, कार की चाबियां वे सांपाओ को दे दी और फिर घर भाग गया। वे सांपाओ ने ली को जल्दी जल्दी वापस आते देखा और जोर से चिल्लाया, भाई आखिरकार हम बहादुर और धर्मी नायक रहे हैं, हम क्यों नहीं रुकते और जश्न मनाते हैं? ली अब अपनी पत्नी शुकिंगनान से मिलने के लिए बेताब है। उसका अतीत और वर्तमान जीवन दशकों के समय और 2 अलग अलग समय और स्थान में फैला हुआ है।
ली ही अनगिनत रातों में आधी रात को जाग जाता था। पिछली बातें सोचकर वह ग्लानि से भर गया। उसे शराब पीने का मन कैसे हुआ? नहीं, तुम जश्न मनाओ। याद रखना कि 1000 युआन का बोनस बाद में भाइयों के साथ बांट लेना। मुझे यह नहीं चाहिए। जैसे ही वह बोल रहा था, ली की आकृति सड़क के कोने पर तेजी से गायब हो गई। वेई सानपाओ और अन्य लोगों ने उस दिशा की ओर देखा जहां ली ने छोड़ा था और वे प्रभावित महसूस किया। वह 1000 युआन था और उसने बस कहा, नहीं, कितना नेक आदमी है। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसी की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V 1.6.9। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। अध्याय 7 WTR LAB WTR लैब। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी 0.08%। #8 अध्याय 8 जू किंगनान की गलतफहमी। ली ही को अपने घर लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। ली ही ने चुपचाप दरवाजा खोला और रोने की हल्की आवाज सुनी। ध्यान से सुनने पर उसने पाया कि यह आवाज बेडरूम से आ रही थी। ली ही ने आह भरी और तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा था। उसने सही अनुमान लगाया, जू किंगनान ने उसे गलत समझा होगा। हालांकि ली ही ने बेडरूम का दरवाजा नहीं खोला और अंदर चला गया। इसके बजाय वह एक छोटी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। लिविंग रूम में रखे सामान को देखकर वह और अधिक आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। एक पल के लिए ली को सचमुच लगा कि वह सपना देख रहा है। छोटी चौकोर मेज पर रखे बिना धुले सिगरेट के आधे पैकेट पर नजर डालते हुए ली ने एक सिगरेट निकाली और उसे अपने मुंह में रख लिया, लेकिन उसे जलाया नहीं। सिगरेट को मुंह में रखते ही उसके विचार उड़ गए। ली ने सही अनुमान लगाया, जू किंगनान ने उसे गलत समझा। काम से घर लौटते समय जू किंगनान फैक्ट्री एरिया के ड्यूटी रूम में एक छोटी सी दुकान के पास से गुजरी। जब वह वहां से गुजरी तो उसने अपनी बेटी को देखा। तार्किक रूप से कहें तो मेरी बेटी को अब तक घर चला जाना चाहिए था, फिर वह दुकान में क्यों आई? और मेरी बेटी के बगल में एक आदमी था जो गैंगस्टर जैसा दिखता था। वे सभी एक ही फैक्ट्री क्षेत्र से थे, इसलिए जू किंगनान ने स्वाभाविक रूप से जियाओबू को देखा था, लेकिन वह उसका नाम नहीं जानता था। हालांकि ली के आसपास के लोग या तो सड़क के बच्चे थे या गुंडे, और उसके आसपास कोई अच्छे लोग नहीं थे। इसलिए जू किंगनान तुरंत आगे बढ़ा, अपनी बेटी को अपनी ओर खींचा और फिर जियाओबू से पूछा कि ली कहाँ गई थी। जियाओबू को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि ली की पत्नी जू किंगनान यहाँ दिखाई देंगी। शुरू में वह बहाना बनाना चाहता था, ये कहकर कि ली शराब पीने गई थी या ऐसा ही कुछ, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद उसने सच बताने का फैसला किया। तो जियाओबू ने बताया कि कैसे ली ने ली युवेई से मुलाकात की और पाया कि एक मानव तस्कर ने ली युवेई को निशाना बनाया था। मानव तस्कर को पकड़ने के लिए लोगों को ले गया और फिर मानव तस्कर के बेस कैंप को खोजने के लिए सुरागों का पालन किया। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि अगर वह कहता कि ली शराब पीने और जुआ खेलने गया था तो जू किंगनान कमोबेश उस पर विश्वास कर लेगी। जहां तक लोगों को बचाने के लिए मानव तस्करों को पकड़ने की बात है तो जू किंगनान कभी इस पर विश्वास नहीं करेंगे। जू किंगनान से बेहतर कोई नहीं जानता कि उसका पति किस तरह का चरित्र है। उसके सास ससुर का एक ही बेटा है। उन्हें डर है कि अगर वे उसे अपने मुंह में लेंगे तो वह पिघल जाएगा, और उन्हें डर है कि अगर वे उसे अपने हाथों में लेंगे तो वह गिर जाएगा। इसलिए उसने एक स्वार्थी और आत्मकेंद्रित चरित्र विकसित किया है। यदि कहा जाए कि वह चोरी करता है और लड़ाई करता है तो उसे बच निकलना चाहिए, लेकिन यदि कहा जाए कि वह बहादुर और धर्मात्मा है तो भूल जाए। इसलिए जियाओबू के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद जू किंगनान की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि ली फिर से शराब पीने और जुआ खेलने के लिए कहीं चली गई होगी। फिर उसे लगा कि उसकी बेटी बीच में आ रही है, इसलिए उसने उसे इस छोटे गैंगस्टर को सौंप दिया। ली के बारे में उसकी समझ के आधार पर इस तरह की बात वास्तव में सामान्य है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और उसने कई बार ऐसा कहा है, लेकिन ये काम नहीं करता है। लेकिन जो बात जू किंगनान को वास्तव में गुस्सा दिलाती है वह यह मामला नहीं है। ली और वह एक साथ बड़े हुए हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे बचपन के प्रेमी हैं। हालांकि वह ली के शराब पीने और जुआ खेलने का समर्थन नहीं करती है, लेकिन वह अस्वीकार्य नहीं है। एकमात्र बात जो जू किंगनान को स्वीकार नहीं थी वह ये थी कि भले ही आप खेलने के लिए बाहर जा रहे हो, आप अपने बच्चे को हल्के में नहीं ले सकते। आजकल अपहरणकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक है। यदि आपकी बेटी का अपहरण हो जाए तो क्या होगा? इसके अलावा आपको सिर्फ खेलने के लिए ही खेलने जाना चाहिए। दूसरों के साथ मिलकर खुद को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जू किंगनान जानती थी कि एक गैंगस्टर से ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, इसलिए वह गुस्से में अपनी बेटी को घर ले गई। घर लौटने के बाद ली से शादी करने के बाद के वर्षों के बारे में सोचते हुए उसने उसे कदम दर कदम पतित होते देखा और पूरा परिवार उसके द्वारा बर्बाद हो गया। परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और यहाँ तक कि बेटी की ट्यूशन भी स्कूल के साथ बकाया थी और उसने कई सालों से एक भी नया कपड़ा नहीं खरीदा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लियू दागो के साथ मामले के कारण ली अभी भी सजा में है और फैक्ट्री उसे निष्कासित करने जा रही है। एक बार उसे निकाल दिया गया तो ये परिवार कैसे जी सकेगा? ये सोचकर जू किंगनान को और भी ज्यादा अन्याय महसूस हुआ। अपनी बेटी को सुलाने के बाद वह चुपके से रोने से खुद को नहीं रोक सकी। अल्पविराम। लिविंग रूम में सिगरेट पकड़े बैठे ली ने बेडरूम में रोने की आवाज धीरे धीरे कम होते हुए सुनी और उठ खड़े हुए। सिगरेट को वापस सिगरेट के डिब्बे में रखकर वह शयन कक्ष के दरवाजे पर आया। बेडरूम का दरवाजा धीरे से धकेलते हुए ली ने अपनी पत्नी को देखा जो बेडरूम से बाहर जाने वाली थी। लाल आंखों और गालों पर आंसुओं वाले इस सुंदर चेहरे को देखकर ली मिश्रित भावनाओं से भर गई। 30 साल बाद वह लोंगबो में एक प्रसिद्ध उद्यमी बन गया था। उसने ईश्वर से इतनी बार प्रार्थना की थी कि वह अपनी पत्नी को फिर से देख सके। इसके लिए ली ने पैसा कमाने, दान करने और पुण्य संचय करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने मन ही मन सोचा, भले ही वह अपनी पत्नी को दोबारा जीवित न देख सके, लेकिन उसे पाताल लोक के रास्ते पर देखना उसके लिए सार्थक होगा। लेकिन जब उसका सपना सच हुआ तो उसे समझ नहीं आया कि उस महिला का सामना कैसे करे जिसने उसे 2 जन्मों तक दोषी महसूस कराया। इस समय जू किंगनान को नहीं पता था कि ली क्या सोच रहा था। उसकी गंदी शक्ल देखकर वह गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं सका। परिवार की मुख्य आधारशिला होने के नाते ये ठीक है कि वह गंभीरता से काम नहीं करती। वह सारा दिन शराब पीने और जुआ खेलने में बिताती है और अब वह सड़क पर रहने वाले एक बेघर व्यक्ति की तरह पतित हो गई है। इससे वह क्रोधित और उग्र हो जाती है। बहन, मुझे बहन मत कहो, देखो अब तुम कैसी दिखती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस समय जू किंगनान का गुस्सा और शिकायतें जो कई सालों से जमा हुई थी पूरी तरह से फूट पड़ी। उसने ली के चेहरे को घूरते हुए जोर से अपना असंतोष व्यक्त किया। ली, मेरे माता पिता और मैं तुमसे बहुत सफल होने की उम्मीद नहीं करते। हम अमीर नहीं बनना चाहते। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि तुम एक व्यवहारिक व्यक्ति बनो, लेकिन तुम्हारा प्रदर्शन वाकई निराशाजनक है।
हम कारखाने में 8 बजे काम शुरू करते हैं, लेकिन आप 10 बजे तक नहीं आते। हम दोपहर 4 बजे काम से छुट्टी पाते हैं, लेकिन आप 2 या 3 बजे गायब हो जाते हैं। आप एक सप्ताह में 4 दिन का काम भी पूरा नहीं कर सकते। काम पर प्रेरणाहीन होना ठीक है, लेकिन जीवन में तुम बद से बदतर होते जा रहे हो। वे इस साल 4 साल की हो गई है। तुमने कितने दिन उसकी देखभाल की है? तुम तो बस हर दिन शराब पीना और जुआ खेलना ही जानते हो। तुम कितनी बार अपनी तनख्वाह घर ले गए हो? क्या ये घर सिर्फ मेरा है? जैसे ही उसने ये कहा, जू किंग नान की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, जो ठंडी फर्श की टाइलों पर बूंद बूंद करके टपकने लगे। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ जब ली ने अपना सारा पैसा खो दिया और यहाँ तक कि जू किंग नान द्वारा परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे भी ले लिए और जुआ खेलना जारी रखा। जू किंग नान के पास ली के माता पिता से पैसे उधार लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था और तभी वह सबसे कठिन दिनों से गुजर पाया। ली ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया, अपनी पत्नी को उदास चेहरे से देखा और अंत में खुद को रोक नहीं सका, अपना हाथ बढ़ाया और अपनी पत्नी को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। जू किंग नान ने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि ली अचानक ऐसा कदम उठाएगा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अचानक से आवाज आना बंद हो गया। इससे पहले कि जू किंग नान प्रतिक्रिया कर पाती, ली ने पहले ही उसका हाथ छोड़ दिया था और फिर मुड़कर चुपचाप बेडरूम से बाहर निकल गई थी। ली के जाते समय उसकी पीठ की ओर देखते हुए जू किंग नान ने महसूस किया कि उसके सामने ली पहले से थोड़ा अलग लग रहा था। रॉ पर जाएं, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.9। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। अध्याय WTR LAB WTR लैब। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी 0.08%। #9 अध्याय 9 सीआर पिता और पुत्र की धमकी। टोंगजी टॉवर में रात में शांति रहती है। ये पुष्टि करने के बाद कि जू किंग नान और उसकी बेटी दोनों सो गए हैं, ली चुपचाप उठ गया और फिर हाथ में कागज और कलम लेकर खाने की मेज पर आया। बेशक कागज और कलम ली की मां द्वारा छोड़े गए थे। आपूर्ति और विपणन सोसाइटी के अकाउंटेंट के रूप में ये आवश्यक हैं। कागज को मेज पर फैलाते हुए ली की आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। बेटी का मामला तो खत्म हो गया, पर ये तो बस शुरुआत है। चूंकि भगवान ने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया है, मुझे इसका आनंद उठाना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद हाथ में कलम लेकर ली ने कागज के इस टुकड़े पर तेजी से लिखना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद अपने सामने रखी छोटी सी सूची को देखते हुए ली ने पेन का ढक्कन बंद किया और कागज उठा लिया। ये सूची इस समयावधि के लिए ली की योजना होगी। उपरोक्त सूची बहुत सरल है। अनुच्छेद 1, आज से एक अच्छे पति और पिता बने और अपनी पत्नी की क्षमा जीतें। अनुच्छेद 2, अपने लिए न्याय मांगो, अपना गुस्सा निकालो और लियू टोंगफू और उसके बेटे को कड़ी सजा दो। अनुच्छेद 3, व्यायाम करते रहें और अपने पिता से धूम्रपान छोड़ने का आग्रह करें। अनुच्छेद 4, आपको अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए 1 महीने के भीतर एक निश्चित धनराशि अर्जित करनी होगी। अनुच्छेद 5, 3 वर्षों के भीतर वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करें और अपने आसपास के लोगों को बेहतर जीवन जीने दें। अनुच्छेद 6, भाभी जू किंग याओ को एक प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने में मदद करें। अल्पविराम। धीरे से अपने हाथ में रखा कागज नीचे रखते हुए ली ने खिड़की से बाहर अत्यंत शांत रात को देखा और ताजी हवा की गहरी सांस ली। जून के गर्म मौसम में हवा में तीखी गर्मी होती है और यहाँ तक कि सिकाडा की चहचहाहट भी लोगों को थोड़ा परेशान कर देती है। हालांकि उसने अपना सिर नीचे किया और अपने शरीर पर सफेद कलफ लगे वास्कट को देखा और एक हल्की सी मुस्कान प्रकट किए बिना नहीं रह सका। हालांकि इस समय दिन मुश्किल थे, लेकिन उसकी आंतरिक दुनिया खुश थी। उसके पिछले जीवन में वैभव और धन क्षणभंगुर थे और पीछे मुड़कर देखे तो उस समय को छोड़कर जब वह दान करने के लिए पहाड़ों की गहराई में चला जाता था, जिससे उसकी खाली आत्मा को कुछ सांत्वना मिलती थी, अधिकांश समय वह बस खुद को बंद रखना चाहता था। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे पिछले जीवन में वास्तव में खुशी के दिन केवल वही दिन थे जब मैंने एक मांस फैक्ट्री में काम किया था। अगर किसी और चीज के लिए नहीं तो सिर्फ इसलिए कि पिछले कुछ वर्षों से जू किंग नान उनके साथ रही है। सौभाग्यवश वह अब वापस आ गया है और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, सब कुछ पूर्ववत किया जा सकता है। अपनी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचते हुए ली ने अब से एक अच्छा पति, पिता और बेटा बनने तथा उनका गौरव बनने की कसम खाई। हालांकि उनकी छवि बदलने से पहले अभी भी एक और महत्वपूर्ण मामला है जिससे निपटने की जरूरत है। वह है फैक्ट्री के निदेशक लियू टोंगफू और उनके प्लेबॉय बेटे लियू दयांग को दंडित करना। जब तक सियारों और उसके बेटे की यह जोड़ी खत्म नहीं हो जाती, ली को रात को सोते समय भी अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और उसके लिए अच्छी तरह से सोना और खाना मुश्किल हो जाएगा। ये कहा जा सकता है कि लियू परिवार और उसके बेटे ने ली को उसके पिछले जीवन में दुख पहुंचाया था। उसके पिछले जीवन की सभी त्रासदियां लियू दायों के साथ संघर्ष से शुरू हुई। प्रांत में एक प्रमुख सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम होने के कारण मीट फैक्ट्री में भी गुटबाजी बहुत है तथा बदमाशी की घटनाएं बहुत आम हैं। सभी गुटों में फैक्ट्री निदेशक लियू टोंगफू निस्संदेह सबसे शक्तिशाली है। ये लियू टोंगफू भी एक योग्य व्यक्ति है। वह एक प्रांतीय उर्वरक कारखाने का निदेशक हुआ करता था और अंततः उस प्रांत में सबसे बड़ी उर्वरक फैक्ट्री को बंद कर दिया। हालांकि इस आदमी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। जवाबदेह ठहराए जाने के बजाय उसे सीधे दंडित किया गया। मुझे निदेशक के रूप में मांस प्रसंस्करण कारखाने में स्थानांतरित कर दिया गया और मेरा पद एक स्तर बढ़ा दिया गया। क्या आपको लगता है कि यह परेशान करने वाला है या नहीं? लियू टोंगफू का एक बेटा है जिसका नाम लियू दायोंग है, जिसे लियू टोंगफू के मांस कारखाने के निदेशक के पद पर स्थानांतरित होने के बाद कारखाने में भर्ती किया गया था। वह वर्तमान में वित्त विभाग के उप प्रमुख का पद संभाल रहा है। यद्यपि वह उपअनुभाग प्रमुख हैं, लेकिन लियू दायोंग में कैडर चेतना बिल्कुल नहीं है। यह आदमी इस बात पर भरोसा करता है कि उसके पिता फैक्ट्री के निदेशक हैं और वह डिप्टी सेक्शन चीफ भी है। वह फैक्ट्री में एक घमंडी और दबंग व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और वह पुरुषों और महिलाओं को धमकाता भी है। यदि पिछला ली एक कमीना था तो ये लियू दायोंग सचमुच एक शैतान है और उसे नरक में जाना चाहिए। गुस्सा आने के डर से मीट फैक्ट्री में लगभग सभी लोग उससे सम्मानजनक दूरी बनाए रखते थे, लेकिन हर कोई उससे डरता नहीं है और ली ही उनमें से एक है। ली ही का किरदार एक ऐसा बदमाश है जो किसी भी चीज से नहीं डरता। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि लियू दायोंग के पिता सिर्फ एक फैक्ट्री डायरेक्टर हैं। यहाँ तक कि उन्हें मेयर से भी डर नहीं लगता। जब तक बदमाश उन्हें धमकाने की हिम्मत करेगा, वे सीधे तौर पर जवाबी हमला करेंगे। इसके अलावा ली के पिता ली फेंगनियान मीट फैक्ट्री के पहले कर्मचारियों में से एक थे। हालांकि अब वे केवल एक कार्यशाला निदेशक हैं, लेकिन फैक्ट्री में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। यहाँ तक कि लियू टोंगफू को भी उनके प्रति विनम्र होना पड़ता है। इसलिए हालांकि वे दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं, वे हमेशा एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहे हैं और शांति से रहे हैं।
लेकिन अभी कुछ दिन पहले दोनों पक्षों के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया, जिसने सीधे तौर पर इस शांति को तोड़ दिया। उस समय ली हमेशा की तरह जुआ खेलने और शराब पीने गया था, लेकिन वापस आते समय उसने लियू दयांग को अपनी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करते देखा। उस कुतिया ने जू किंगनान की अस्वीकृति और डांट को नजरअंदाज कर दिया और उसे छूती रही। ली को ऐसा महसूस हुआ जैसे हर बार जब वह उस दृश्य के बारे में सोचता था तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता था। जब ऐसा होता है तो आप इसे कैसे सहन कर सकते हैं? बस करो। ली, जो एक खूनी आदमी है, स्वाभाविक रूप से कायल नहीं होगा और उसे रोकने के लिए बाहर भाग गया। नतीजतन वह लियू डेयोंग और उसके गुर्गों से भिड़ गया और दोनों पक्ष एक साथ लड़े। यद्यपि ली लंबा और शक्तिशाली है और उसके पास पर्याप्त लड़ाई का अनुभव है, वह अंततः कमजोर है और दुष्ट बाघ भेड़ियों के एक पैकेट को रोक नहीं सकता है। हाथापाई के बाद ली को लियू दायोंग और उसके गुंडों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। बेशक लियू दायोंग और अन्य लोगों का भी अंत अच्छा नहीं हुआ। एक का हाथ टूट गया और दूसरे की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। जहां तक फैक्ट्री डायरेक्टर के घर के उस शानदार लड़के की बात है, ली ने उसे लगभग लोंगों का आखिरी हिजड़ा बना दिया था। हालांकि कुछ समय के लिए लड़ाई मजेदार थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह ली की उम्मीदों से परे था। इस घटना से मांस प्रसंस्करण संयंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ा और सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने जांच के लिए लोगों को भेजा। लियू टोन्फू को जब पता चला कि यह उसका बेटा था जिसने इसे शुरू किया था, हालांकि उसने मामले को सतह पर दबा दिया, लेकिन उसने जल्द ही ली को इस आधार पर आग लगाने की तैयारी कर ली कि ली ने बार-बार माइनिंग की थी और झगड़े में भाग लिया था। लड़ाई के कारण फैक्ट्री से निकाल दिया जाना ली परिवार के लिए एक बड़ी आपदा के समान था। हालांकि मांस प्रसंस्करण संयंत्र पहले की तरह कुशल नहीं है और इसने कई महीनों से मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया है, फिर भी यह अभी भी एक राज्य के स्वामित्व वाली इकाई है जो अभी भी कई लोगों की नजर में एक लोहे का चावल का कटोरा है। इसके अलावा इस दौर में हर जगह छंटनी और बेरोजगारी है। अगर आपको वाकई नौकरी से निकाल दिया जाए तो इस सजा के साथ आपको नौकरी कहां मिलेगी? कोई और रास्ता नहीं था। ली फेंगनियान, जो पिता जीवन भर ईमानदार रहे थे, को झुकना पड़ा और फैक्ट्री के निदेशक लियू टोन्फू से अपने बेटे को जाने देने की विनती करनी पड़ी। हालांकि लियू टोन्फू को अपने बेटे के लिए दुख था जिसे लगभग एक विकलांग व्यक्ति में बदल दिया गया था, वह ली को मौत की सजा देना चाहता था। लेकिन ये सोचकर कि ली फेंगनियान कम से कम कारखाने के कार्यशाला निदेशक थे, कारखाने के क्षेत्र में उनकी उच्च प्रतिष्ठा थी और उनके पीछे डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर वेई कांगन का समर्थन था, यह अच्छा नहीं होगा अगर उन्होंने वास्तव में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बार बार सोचने के बाद अंततः उसने सुलह के लिए शर्तें पेश की, लेकिन उसकी शर्तें बहुत कठोर थीं। न केवल वह चाहता था कि ली लियू दयांग से माफी मांगने की पहल करे, बल्कि उसे चिकित्सा खर्च के लिए 500 युआन भी देने पड़े। लेकिन ली एक बदमाश था जिसे नुकसान की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि वह इस मामले में सही था। जब उसकी पत्नी को धमकाया गया तो वह गैंगस्टर से कैसे माफी मांग सकता था, इसलिए वह माफी मांगने को तैयार नहीं था। इसके अलावा 500 युआन का मुआवजा वास्तव में ली परिवार की वहन करने की क्षमता से परे था। अब ली परिवार के 4 सदस्य महीने में केवल 400 युआन से कम कमाते हैं। 500 युआन बचाने के लिए परिवार को एक महीने से ज्यादा समय तक बिना खाए पिए बचत करनी होगी। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में उनके भ्रष्टाचार के कारण परिवार लगभग कंगाल हो गया है और फैक्ट्री ने लगातार कई महीनों से वेतन नहीं दिया है। वे 500 युआन कहां से लाएंगे? अपने पिछले जीवन में ली को अंततः कारखाने से निकाल दिया गया था और उसकी पत्नी जू किंगनान को भी फंसाया गया था। उसे जल्द ही मांस प्रसंस्करण कारखाने के पुनर्गठन में नौकरी से निकाल दिया गया था। यह घटना कई त्रासदियों का कारण बन गई, जैसे उसकी बेटी का लापता होना, शू किंगनान की आत्महत्या तथा उसके माता पिता का उससे संबंध विच्छेद हो जाना। वर्तमान में लियू टोन्फू और उसका बेटा उसे गीदड़ों की तरह घूर रहे हैं। अगर वह खुद को सुधारना चाहता है और नई शुरुआत करना चाहता है तो उसे पहले इन गीदड़ों की जोड़ी से छुटकारा पाना होगा। उसे न केवल अपने और अपनी पत्नी के लिए न्याय की तलाश करनी है, बल्कि बाहरी खतरों को भी पूरी तरह से खत्म करना है। लेकिन ली को समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.9। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। अध्याय 9 WTR LAB WTR लैब। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी 0.08%। #10 अध्याय 10 प्रतिवाद। खिड़की पर खड़े होकर उसके हाथ में सिगरेट का बट फड़फड़ा रहा था और ली का चेहरा भी झुर्रीदार था। अपने मन में ली ने जल्दी से सभी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों की गणना की और इस मामले को हल करने का सबसे अच्छा तरीका खोजने की कोशिश की। वर्तमान दुविधा को हल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका अपेक्षाकृत सरल है, यानी लियू टोन्फू की शर्तों से सहमत होना, लियू डेयोंग से माफी मांगना और मुआवजे के तौर पर 500 युआन निकालना। सीधे शब्दों में कहें तो बस अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेना। इसके अलावा ली ने यह भी समझा कि लियू टोन्फू को वास्तव में 500 युआन मुआवजे की परवाह नहीं थी, वह सिर्फ एक रवैया चाहता था। बेशक लोग ली का रवैया नहीं, बल्कि उसके पिता ली फेंगनियान का रवैया चाहते हैं। हालांकि लियू टोन्फू कई वर्षों से मांस प्रसंस्करण संयंत्र के प्रमुख रहे हैं, उन्हें वेई सानपाओ के पिता उपनिदेशक वेई द्वारा धमकी दी गई है और उनके पिता ली फेंगनियान के उपनिदेशक वेई के साथ अच्छे संबंध हैं और अक्सर कारखाने की बैठक में लियू टोन्फू का विरोध करने के लिए उपनिदेशक वेई की मदद करते हैं। तो लियू टोन्फू इस बार अपने बेटे के लिए खुलेआम अपना गुस्सा निकाल रहा है, लेकिन हर कोई जानता है कि वह ली फेंगनियान पर हमला कर रहा है। जब तक उसके पिता अपनी गलती स्वीकार करते तब तक मामला हल्के में उजागर हो जाता। लेकिन ये तरीका ली के दिमाग में केवल एक पल के लिए आया और उसने सीधे हार मान ली। सबसे पहले ली ऐसे बदमाश के सामने अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करेगा, अन्यथा उसके आसपास के लोग उसे कैसे देखेंगे? उसकी पत्नी और बेटी उसे कैसे देखेंगे? एक पति के रूप में क्या वह अपनी पत्नी को परेशान होते देख लड़ने के लिए आगे आया और बदले में उसे दूसरों के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी? ली इस तरह का काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, परिवार वास्तव में 500 युआन नहीं निकाल सकता था। इसके बाद केवल दूसरा तरीका ही बचा। चूंकि समस्या का समाधान स्वयं नहीं हो सकता, तो समस्या उठाने वाले व्यक्ति का ही समाधान करो। यह एक निश्चित कार ब्रांड के समान है। दुर्घटना के बाद उत्पाद की समस्या की परवाह किए बिना समस्या को उठाने वाले व्यक्ति को पहले हल किया जाएगा। वर्तमान में जब तक लियू टोन्फू और उनके बेटे का मामला सुलझ जाता है, तब तक वह वर्तमान संकट से छुटकारा पा सकते हैं। और ली के विचार में लियू टोन्फू और उसके बेटे को सुलझाना आसान है। एक पुनर्जन्म वाले व्यक्ति के रूप में ली की सबसे बड़ी संपत्ति दूरदर्शिता है। वह जानता था कि लियू टोन्फू का पिछले जन्म में भाग्य बहुत अच्छा नहीं था, बल्कि बहुत दयनीय था।
पिछले जीवन में नौकरी से निकाले जाने के 5 साल बाद लियू टोनफू, जो उस समय दूसरी पंक्ति में सेवानिवृत्त हो चुके थे, को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और राज्य संपत्ति के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मांस प्रसंस्करण संयंत्र के निदेशक वास्तव में एक बड़े अधिकारी नहीं थे, लेकिन लियू टोनफू द्वारा भ्रष्टाचार की राशि लगभग 8 मिलियन तक पहुंच गई। यद्यपि यह सुधार और खुलेपन का 13वां वर्ष है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो घर पर नकद 10,000 युआन निकाल सकते हैं। 10,000 युआन को पहले से ही 10,000 युआन घर माना जाता है, जिसे एक वास्तविक अमीर व्यक्ति माना जाता है। इस युग में जब 10,000 युआन का घर सनसनी पैदा कर सकता है, तो 8 मिलियन की अवधारणा क्या है? आइए इसे परिवर्तित करें और अधिकांश लोगों के कपड़े, भोजन, आवास और व्यवहार को उदाहरण के रूप में लें। भोजन के संदर्भ में सबसे आम सुअर का मांस एक उदाहरण के रूप में लेते हुए 1991 में प्रति केटी सुअर का खुदरा मूल्य लगभग 1.50 युआन था और अब राष्ट्रीय औसत लगभग 15 युआन है, जो 10 गुना बढ़ गया है। इस तरह 10,000 युआन लगभग 30 वर्षों में 100,000 युआन के बराबर है। चावल को ही उदाहरण के तौर पर लें। बाजार में चावल की मौजूदा कीमत करीब 50 सेंट प्रति पाउंड है। सुपरमार्केट में किसी भी तरह के चावल की कीमत अब 3 युआन प्रति पाउंड से ज्यादा है। मोटे अनाज वाले उत्पादों की तो बात ही छोड़िए, जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं। सामान्य तौर पर खाद्यान्न के संदर्भ में वर्तमान 10,000 युआन की क्रय शक्ति भविष्य में 100,000 युआन के बराबर है। इस गणना के साथ लियू टोनफू द्वारा गबन किए गए 8 मिलियन युआन 30 वर्षों में 80 मिलियन युआन के बराबर हैं, जो लियू टोनफू को 80 बार गोली मारने के लिए पर्याप्त है। जहां तक ली को पता है, संबंधित विभागों द्वारा जांच के बाद लियू टोनफू ने मांस प्रसंस्करण संयंत्र के निदेशक के रूप में अपने 5 या 6 वर्षों के दौरान कई राज्य के स्वामित्व वाली संपत्तियों को कम कीमतों पर व्यक्तियों को बेच दिया, जिससे देश को करोड़ों युआन का नुकसान हुआ। बेशक न्याय देर से मिलेगा, लेकिन यह अवश्य मिलेगा। ऐसे कामों में शामिल लोगों की संख्या कम नहीं होगी। जब तक एक भी व्यक्ति परेशानी में पड़ेगा, मामला उजागर हो जाएगा। ये सिर्फ इतना है कि भ्रष्ट अधिकारी लियू टोनफू को गिरफ्तार करने के पीछे एक और छिपा हुआ कारण है, और ली को इस मामले के बारे में कुछ अंदरूनी जानकारी पता चल गई। चूंकि उनके पिता ली फेंगनियान मीट प्रोसेसिंग प्लांट के वर्कशॉप डायरेक्टर थे, इसलिए लियू टोनफू की गिरफ्तारी के बाद संबंधित विभागों ने विशेष रूप से इन पुराने कर्मचारियों को मीट प्रोसेसिंग प्लांट में लियू टोनफू की गतिविधियों की जांच में सहायता करने के लिए कहा। इस कारण से ली फेंगनियान को कई बार बुलाया गया और यहां तक कि गवाही देने के लिए अदालत में भी पेश होना पड़ा। इस वजह से ली को यह भी पता था कि लियू टोनफू को कैसे गिरफ्तार किया गया था। संयोगवश लियू टोनफू के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश एक चोर के कारण हुआ था। ये चोर मूल रूप से शहर का आदतन अपराधी था और चोरी के दौरान उसने एक बड़ी मछली पकड़ ली थी। मूल रूप से इस व्यक्ति ने पैसे वापस करने के लिए कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए एक निर्जन घर खोजने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब उसने दरवाजा खोला तो वह दंग रह गया। इस बीच कमरा करीने से रखे पैसों से भरा हुआ था, सभी 100 युआन के नोटों में। इतना सारा पैसा देखकर चोर उस समय तो दंग रह गया। आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा डर। ऐसे धनवान लोग तो बस अस्तित्व हैं, जिनका अपमान करना वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अंत में चोर अपने लालच पर काबू नहीं पा सका और लाखों युआन लूट कर ले गया, साथ ही खाता बही भी ले गया। ये खाता बही लियू टोनफू ने छोड़ी थी। इसमें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के सबूत भरे पड़े थे। उसने योजना बनाई थी कि अगर कोई उसे परेशान करने आए तो वह इस खाता बही का इस्तेमाल अपनी जान बचाने के लिए करेगा। चोर को यह उम्मीद नहीं थी कि कई दिनों तक भयभीत रहने के बाद भी कुछ नहीं होगा। राहत मिलने के बाद इस व्यक्ति ने चुराए गए लाखों डॉलर खर्च कर दिए और विलासितापूर्ण जीवन जीने लगा। लेकिन यह अच्छा समय ज्यादा दिनों तक नहीं चला। इस आदमी को पिछले मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सैकड़ों हजारों डॉलर खर्च करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद अपने अपराध को कम करने के लिए चोर ने सराहनीय सेवा के संकेत के रूप में सीधे संबंधित विभागों को मामले की सूचना दी। क्योंकि वहां लाखों डॉलर की नकदी थी, इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने स्वाभाविक रूप से इसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत मामले की जांच के लिए लोगों को भेज दिया। तो बड़ा चूहा लियू टोनफू पकड़ा गया। अंत स्वाभाविक रूप से बहुत संतोषजनक था। लियू टोनफू जियांगन प्रांत में बड़े भ्रष्टाचार वाले छोटे अधिकारियों का एक विशिष्ट उदाहरण बन गया, क्योंकि उसने कई अपराध किए थे। उस पर कड़ी कार्रवाई की गई और अंततः उसे मौत की सजा सुनाई गई। और लियू दयांग को भी उसके कई बुरे कामों के कारण फांसी के मैदान में ले जाया गया और पिता और पुत्र एक साथ अंडरवर्ल्ड में चले गए। हालांकि यह घटना कुछ साल बाद हुई थी, लेकिन लियू टोनफू कई सालों तक मीट प्रोसेसिंग प्लांट के निदेशक रहे थे और ली भी पिछले कई सालों से फैक्ट्री की स्थिति के बारे में स्पष्ट थे। अगर लियू टोनफू फैक्ट्री में नहीं पहुंचते तो ली उनकी कहीं किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। अब सबसे जरूरी काम उस घर को ढूंढना है जहां लियू टोनफू ने चोरी का पैसा छुपाया था। ली को उस समुदाय का नाम पता था जहां लियू टोनफू ने पैसे छिपाए थे, लेकिन उसे उस खास इमारत और यूनिट और मंजिल के बारे में नहीं पता था। इसकी जांच की जानी चाहिए। जब तक ठोस सबूत मौजूद रहेंगे, लियू टोनफू बर्बाद हो जाएगा। जहां तक लियू दायों की बात है, एक बार उसने लियू टोनफू का संरक्षण खो दिया तो वह कुछ भी नहीं रहेगा। पिछले कई वर्षों में उसने जो कुछ किया था, अगर लियू टोनफू उसकी गंदगी साफ करने के लिए वहां नहीं होता तो उसे 10 बार गोली मार दी जाती। संयोगवश इन दिनों उनका काम भी स्थगित था, जिससे उन्हें इस मामले की जांच करने का पर्याप्त समय मिल गया। इसलिए ली ने उस समुदाय में बैठने का फैसला किया जहां लियू टोनफू ने कल से पैसे छिपाए थे और लकड़ी के खंभों की रखवाली करते हुए इस बात की चिंता नहीं की कि कोई बेवकूफ खरगोश दरवाजे पर आ जाएगा। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.9। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। अध्याय 10 WTR LAB WTR लैब। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी 0.08% #11 अध्याय 11 अचानक हमला। अगली सुबह जियांगन प्रांतीय मांस फैक्ट्री के कार्यालय भवन के सम्मेलन हॉल में। पढ़ें। फैक्ट्री डायरेक्टर लियू टोनफू ने अपने चेहरे पर बहुत शर्मिंदगी भरी नजर से सभी अधीनस्थों को देखा। उसकी छोटी छोटी आंखें जहरीले सांप की तरह तेज रोशनी से चमक रही थीं, मानो वह लोगों को चुन चुन कर खा जाना चाहता हो। हालांकि सम्मेलन कक्ष में मौजूद कर्मचारी और कार्यकर्ता लंबे समय से फैक्ट्री निदेशक के बदबूदार चेहरे के आदी हो चुके थे। हर बार जब कोई बैठक होती है तो फैक्ट्री निदेशक लियू फैक्ट्री निदेशक के रूप में अपना अधिकार दिखाने के लिए यह बुरा चेहरा बनाते हैं। और आज की बैठक का माहौल भी तय हो चुका है। नोटिस मिलते ही सबको पता था कि आज आलोचना बैठक होने वाली है। हालांकि किसी को भी ठीक से पता नहीं था कि फैक्ट्री डायरेक्टर लियू को इतना गुस्सा क्यों आया, लेकिन इससे सभी को यह जानने से नहीं रोका जा सका कि आज कोई व्यक्ति बदकिस्मत होने वाला है। वास्तव में हर कोई यह नहीं जानता कि लियू टोनफू के इतने गुस्से का असली कारण यह था कि उनके अधिकार को चुनौती दी गई थी।
कल दोपहर उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वह आराम करने के लिए घर नहीं गया। उसने पूरी रात दफ्तर के लाउंज में बिताई। लेकिन जब मैं आज सुबह उठा तो मुझे बताया गया कि कल किसी ने 211 को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। ये जानने के बाद लियू टोनफू अचानक क्रोधित हो गया। कौन नहीं जानता कि कारखाने में 212 लियू टोनफू की विशेष कार है। वह आमतौर पर इसे चलाने में अनिच्छुक होता है, लेकिन वह कमीना इसे निजी तौर पर चलाने की हिम्मत करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चीज वास्तव में ईंधन की खपत करती है। ये 100 किलोमीटर पर 20 या 30 ईंधन के बिना नीचे नहीं जा सकती। ये सब पैसे की बात है। गुस्से में आकर लियू टोनफू ने तुरंत किसी को मामले की जांच करने का आदेश दिया। यदि वह जांच न करता तो उसे पता नहीं चलता, और एक बार जब उसने जांच की तो वह लगभग मौके पर ही फट पड़ा। पता चला कि जिस व्यक्ति ने उनकी 212 चुराई थी वह डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर वेई का बेटा था, और वह व्यक्ति चुपके से चाबी चुराकर भाग गया। इससे लियू टोनफू को पसीने छूटने लगे। सौभाग्य से उस छोटे से बदमाश ने कोई परेशानी नहीं पैदा की। अगर उसने किसी को टक्कर मारी होती या किसी और कार को टक्कर मारी होती तो अंत में फैक्ट्री को ही इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती। लेकिन तभी लियू टोनफू हंस पड़ा। हालांकि इस घटना ने उसे क्रोधित कर दिया, लेकिन इसने उसे उपनिदेशक वेई के खिलाफ एक हथियार भी दे दिया, और वह इस घटना का उपयोग वेई कांगन को पीटने के लिए कर सकता था। जहां कहीं भी लोग हैं वहां नदियां और झीलें हैं, और मीट फैक्ट्री कोई अपवाद नहीं है। यद्यपि मांस फैक्ट्री महज एक उद्यम है, लेकिन इसके अंदर का सत्ता संघर्ष सरकारी तंत्र से कम नहीं है। मूलतः कारखाना 2 गुटों में विभाजित है। एक का नेतृत्व कारखाना निदेशक लियू टोनफू करते हैं और दूसरे का नेतृत्व उपनिदेशक वेई कांगन करते हैं। दोनों पक्ष लगातार संघर्ष में रहे हैं और एक ही पृष्ठ पर हैं। अब जब लियू टोनफू ने ऐसा अवसर पकड़ लिया है तो उसे इसका लाभ उठाना चाहिए। इसलिए लियू टोनफू ने तुरंत लोगों से सभी विभागों और कार्यशालाओं के प्रमुखों को बैठक आयोजित करने के लिए सूचित करने को कहा। वह इस मामले से गंभीरता से निपटना चाहता था। अल्पविराम। जल्द ही सभी विभागाध्यक्ष आ गए। सबके बैठ जाने के बाद लियू टोनफू ने धीमी आवाज में कहा, साथियों, मैं बहुत दुखी हूं। कल हमारे मांस कारखाने में कुछ बहुत बुरा हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे कर्मचारियों के बीच ऐसा कोई व्यक्ति होगा। ऐसे लोगों का अस्तित्व हमारी फैक्ट्री की शैली को धूमिल कर रहा है। मैंने फैसला किया है कि इस मामले को गंभीरता से निपटा जाना चाहिए। लियू टोनफू ने आकर यह कहा, और हर कोई भ्रमित हो गया। लाओ ली, क्या हुआ? फैक्ट्री डायरेक्टर नाराज क्यों है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये गंभीर बात लगती है। मैंने सुना है कि सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने कल कई वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। क्या इसका संबंध फैक्ट्री से हो सकता है? बूढ़ी झांक, क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं मालूम। कुछ देर तक सभी लोग आपस में कानाफूसी करते रहे और तरह तरह की अटकलें लगाते रहे। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम सब्जी मंडी जैसा लग रहा था, जिसमें लगातार शोर शराबा हो रहा था। वेई कांगन, जो आगे की पंक्ति में बैठे थे, को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब लियू टोनफू ने अभी अभी ये शब्द कहे तो वह स्पष्ट रूप से अपने आप को देख रहा था। दूसरे शब्दों में, लियू टोनफू द्वारा आयोजित आलोचना सम्मेलन संभवतः खुद से संबंधित है। लेकिन मैंने इस अवधि के दौरान कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मुझे दूसरे पक्ष द्वारा पकड़े जाने का कोई कारण नहीं है। इस समय लियू टोनफू ने हल्की खांसी की और सम्मेलन कक्ष अचानक शांत हो गया। लियू टोनफू को लगा कि समय लगभग समाप्त हो गया है, और तुरंत कहा, कल रात किसी ने मेरी अनुमति के बिना कारखाने की वितरण कार को भगा दिया। ये समस्या बहुत गंभीर है। यह न केवल व्यक्तिगत शैली का मामला है, बल्कि व्यक्तिगत शैली का भी मामला है। अनुशासन का गंभीर उल्लंघन। आपको ये जानना होगा कि कोई भी व्यक्ति कार नहीं चला सकता। इस मुद्दे पर बात न करें कि कार में ईंधन की खपत होती है या नहीं। यदि वह कार सड़क पर किसी व्यक्ति या कार से टकराती है तो कौन जिम्मेदार होगा? ये सुनकर सभी को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। पता चला कि फैक्ट्री डायरेक्टर की कार चोरी हो गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि डायरेक्टर लियू इतने गुस्से में थे, क्योंकि वह उनकी लाडली कार थी। वहीं हर कोई अपने दिल में बड़बड़ा रहा है, इस मीट फैक्ट्री में कौन नहीं जानता कि 212 डायरेक्टर लियू की पसंदीदा कार है। कौन इतना दुस्साहसी है कि उस कार को चुराने की हिम्मत कर सके? इस समय लियू टोनफू के गुर्गे जो युनशान ने तुरंत कहा, निर्देशक, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो कोई भी इतना दुस्साहस करता है वह सरासर कानूनविहीन है। लियू टोनफू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम, यह कोई और नहीं बल्कि हमारे डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर वेई के बेटे वेई जेंगो हैं। बस कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल मच गई और अचानक सभी को एहसास हुआ कि आज का मामला आसान नहीं था। डायरेक्टर लियू ने वास्तव में डिप्टी डायरेक्टर वेई को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी थी। ये देवताओं के बीच की लड़ाई थी। निश्चित रूप से जैसे ही आवाज गिरी, लियू टोनफू के विभाग से किसी ने जोर से चिल्लाया, मैं उपनिदेशक वेई से पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास अपने बेटे के व्यवहार के बारे में कुछ कहने को है? वेई कांगन का चेहरा इस समय बर्तन के तले की तरह काला हो गया था। हालांकि उसे उम्मीद थी कि आज कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह उसके बेटे से संबंधित होगा, और उसे उम्मीद नहीं थी कि बेवकूफ वास्तव में उसके लिए इतनी बड़ी गड़बड़ी कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसे इस मामले के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। यदि वह जानता तो कुछ व्यवस्था कर सकता था और कभी भी इतना निष्क्रिय नहीं होता जितना कि अब है। अब कोई तैयारी नहीं है और इसे सीधे उजागर कर दिया गया, जो बहुत निष्क्रिय है। निर्देशक लियू, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या इस मामले की स्पष्ट रूप से जांच की गई है? क्या आपको यकीन है कि मेरे बेटे ने कार चुराई है? वेई कांगन ने तुरंत पूछा। बेशक इसकी स्पष्ट रूप से जांच की गई है। चीफ ली, कल आपने जो देखा उसके बारे में उपनिदेशक वेई को बताएं। लियू टोनफू ने हल्के से कहा। इस समय लियू टोनफू के नीचे बैठे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, उपनिदेशक वेई, कल रात लगभग 10 बजे मैं सुरक्षा विभाग के साथियों के साथ गश्त कर रहा था। अचानक मैंने निदेशक की कार को बाहर से वापस आते देखा। मुझे लगा कि यह निदेशक ही है जो वापस आया है, लेकिन मैंने पाया कि कई युवा लोग कार से बाहर निकले और नेता आपका बेटा कॉमरेड वेई जेंगो था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह मेरा बेटा है? हाँ, कॉमरेड वेई जेंगो अभी भी हमारे सुरक्षा विभाग के डिप्टी सेक्शन चीफ हैं। अगर मैं अपने डिप्टी को भी नहीं पहचान सकता तो फिर मुझे सेक्शन चीफ के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो फिर सेक्शन चीफ ली, क्या आपने उनसे नहीं पूछा कि वे क्यों चले गए, और क्या उन्होंने नेता से पहले ही पूछ लिया था? वेई कांगन ने गहरी आवाज में पूछा। ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने आज निदेशक लियू और कई अन्य निदेशकों से पुष्टि की है कि कॉमरेड वेई जेंगो ने किसी से अनुमति नहीं मांगी थी। वह निदेशक के कार्यालय में घुस गए और कार की चाबियां चुरा लीं। बस जैसे ही यह कहा गया, पूरे सम्मेलन कक्ष में कोलाहल मच गया। एक बार चोरी शब्द निकल आया तो मामले की प्रकृति पूरी तरह बदल गई। एक बार पुष्टि हो जाने पर परिणाम बहुत गंभीर होंगे। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.6.9।
पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। अध्याय 11 WTR लैब। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी 0.08% #12 अध्याय 12 पुलिस स्टेशन से कोई तड़क। जब वेई कांगोन ने लियू टोनफू की बदमाशी को अपने बेटे के बारे में इस तरह बात करते सुना तो वह तुरंत दुखी हो गया और मेज पर थपकी देते हुए खड़ा हो गया। मैं वेई कांग आन का बेटा ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से जांच नहीं की और आप बस लाइन में चले गए। क्यों, आपको क्या लगता है कि मैं वेई कांग आन आसानी से धमकाया जा सकता हूं? वेई कांगोन की बातें सुनकर लियू टोनफू के चेहरे पर कुछ हद तक उपहासपूर्ण मुस्कान उभर आई। उपनिदेशक वेई, क्या आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तब लियू टोनफू ने वेई कांगन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, यहाँ हर कोई अच्छी तरह जानता है कि वेई सांपाओ क्या है, क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? अगर इस तरह के व्यवहार पर लगाम नहीं लगाई गई तो एक दिन ये बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। कुछ मत कहो, मुझे इस तरह के कर्मचारी से गंभीरता से निपटना होगा। और लियू टोनफू के अनुचर तुरंत मदद के लिए बोल पड़े। निर्देशक लियू सही कह रहे हैं, इस मामले में कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम जवानी में सुई चुराते हो और बूढ़े होने पर सोना चुराते हो। अगर तुम उसे सजा नहीं दोगे तो तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे। हाँ, अगर वह छोटी उम्र में अच्छी तरह से नहीं सीखता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। वेई कांगन के समूह के लोगों ने इसका पुरजोर खंडन किया। इस मामले पर निर्णय लेने से पहले इसकी गहन जांच होनी चाहिए। क्या कुछ लोगों की बातों के आधार पर किसी युवक का भविष्य तय करना उचित है? ये सही है, इसे शुरू से ही स्पष्ट कर दिया गया था, यहाँ तक कि इसमें शामिल व्यक्ति को भी इसे देखने की अनुमति नहीं दी गई। ये सरासर हास्यास्पद है। हमने वेई झेंगुओ को बड़ा होते देखा है, हम चोरी शब्द का उपयोग कैसे कर सकते हैं? दोनों पक्ष आपस में झगड़ रहे थे और कुछ देर के लिए तो सम्मेलन कक्ष सब्जी मंडी जैसा हो गया था। सब लोग चुप हो जाओ। सबके शांत होने के बाद लियू टोनफू ने गहरी आवाज में कहा, इस मामले की प्रकृति बेहद खराब है। हम अब पार्टी कमेटी में मतदान करने जा रहे हैं। यदि आप वेई झेंगुओ को निष्कासित करने के लिए सहमत हैं तो कृपया अपने हाथ ऊपर उठाएं। तड़क। वेई कांगन ने फिर से मेज पर जोर से पटक दिया और गुस्से से कहा, लियू टोनफू, दूसरों को बहुत ज्यादा मत धमकाओ। जब तुमने कहा कि मेरे बेटे ने कार चुराई है तब तुमने कहा कि उसने कार चुराई है, और जब तुमने कहा कि तुम उसे निकालना चाहते हो तब तुमने उसे निकाल दिया। क्या आप जानते हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चला सकता? वह उस बड़े आदमी को कैसे भगा सकता है? मुझे लगता है कि यह प्रतिशोध और सत्ता का दुरुपयोग है। इसके अलावा इस बारे में बात मत करो कि मेरा बेटा कैसा है। चलो पहले अपने बेटे को देख लेते हैं। वह पुरुषों और महिलाओं को धमकाता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो क्यों ना हम उससे छुटकारा पालें। जैसे ही ये शब्द निकले लियू टोनफू अचानक गुस्से से कांप उठा। इस मामले के सबूत निर्णायक हैं और आप इसे नकार नहीं सकते। मैंने आज अपने शब्द यहीं छोड़ दिए हैं। वेई सांपाओ को नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए। भले ही स्वर्ग का राजा आ जाए, मैं इस पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा। वेई कांगन भी उतना ही क्रोधित और गुस्से में था। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके बेटे ने 212 क्यों चुराया, लेकिन एक बात वह जानता था कि उसका बेटा गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं जानता था। इसके अलावा अगर कार वास्तव में कारखाने से बाहर निकाल दी जाती है तो भी यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिरकार इससे कारखाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौखिक शिक्षा के कुछ शब्द या लिखित निरीक्षण पर्याप्त होगा। पहले ही पल से उस पर चोरी का लेबल लगा दिया गया और उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया। ये स्पष्ट रूप से लियू टोनफू था, एक घटिया इंसान जो खुद के खिलाफ प्रतिशोध ले रहा था। इस तरह पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है। यदि वह इसे सहन करता है तो न केवल उसका बेटा भविष्य में अपना सिर ऊंचा करके एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा, बल्कि वह भविष्य में कारखाने में भी काम कर सकेगा। इस समय किसी ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि यह मामला एक युवक के भविष्य से संबंधित है। हमें सतर्क रहना चाहिए। बेहतर होगा कि वेई झेंगुओ को खुद बोलने दिया जाए। अगर यहाँ कुछ छिपा हुआ है तो हम एक अच्छे व्यक्ति पर अन्यायपूर्ण आरोप नहीं लगा सकते। सभी ने देखा कि बोलने वाला व्यक्ति ली फेंगनियान था, जो दूसरे कार्यशाला का मालिक था, और उन्होंने अचानक समझदारी का भाव दिखाया। ली फेंगनियान और वेई कांगोन एक ही वर्ष में फैक्ट्री में शामिल हुए और 20 वर्षों तक एक साथ काम किया। दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं और उन्हें वेई कांगोन का कट्टर समर्थक माना जा सकता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा। जब लियू टोनफू ने ली फेंगनियान की बातें सुनी तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। उनका बेटा लियू डेयोंग अभी भी घर पर अपनी चोटों से उबर रहा है। ये छोटा सा कमीना ली ही वाकई बहुत ही संदिग्ध है। जब मैंने ली फेंगनियान को वेई कांगन के पक्ष में बोलने के लिए खड़े देखा तो मैं तुरंत क्रोधित हो गया। ली फेंगियन, आपका बेटा और वेई झेंगुओ वास्तव में एक ही चीज हैं। मैंने आपसे जिन शर्तों पर विचार करने के लिए कहा था उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप मेरे बेटे के चिकित्सा व्यय की भरपाई करेंगे या क्या? क्यों न मैं ली ही और वेई सांपाओ को एक साथ नौकरी से निकाल दूं? जब ली फेंगनियान और वेई कांगन ने यह सुना तो वे तुरंत अपने सीने में परेशान हो गए। ये लियू टोनफू वास्तव में एक पागल कुत्ता था जो जिसे भी देखता उसे काट लेता था। अगर ली ही और मेरे बेटे को निष्कासित किया जाता है तो आपके बेटे लियू दायोंग को भी निष्कासित कर दिया जाएगा। अगर आप महिलाओं को छेड़ने में दूसरों का अनुसरण करते हैं तो आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? वेई कांगन ने तुरंत कठोरता से कहा। हालांकि जब सम्मेलन कक्ष का माहौल तनावपूर्ण था तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बैठक के दौरान बीच में रोके जाने पर लियू टोनफू का माथा ठनका, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। हालांकि लियू टोनफू ने फिर भी अपने बगल में बैठे हारने वाले को इशारा किया और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। हारने वाले ने सिर हिलाया, फिर तेजी से सम्मेलन कक्ष के दो तरफा दरवाजे की ओर चला गया और उसे खोल दिया। जब वहां कुछ लोग आए तो देखा कि कई पुलिस अधिकारी जैतूनी हरे रंग की पुलिस वर्दी पहने हुए थे, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। लियू टोनफू और अन्य लोग और भी हैरान थे। अगुवाई में 40 वर्षीय पुलिसकर्मी नगर आपराधिक पुलिस ब्रिगेड का कैप्टन यान था। यह आदमी जियांगन प्रांत में एक मशहूर हस्ती था। वह मांस कारखाने में कैसे आ सकता है? क्या कुछ हुआ होगा? ये सोचकर लियू टोनफू सहित सभी लोगों का दिल धड़क उठा और माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। कमरे में कदम रखते हुए अग्रणी कैप्टन यान ने पहले सलामी दी और फिर कहा, नमस्ते, हम नगर निगम सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो की आपराधिक पुलिस टीम से हैं। मैं कैप्टन यान किंग हूँ। लियू टोनफू तुरंत उठ खड़ा हुआ, मुस्कुराहट के साथ अभिवादन किया और कहा, क्या ये कैप्टन यान किंग नहीं है? आप यहाँ क्यों आए हैं? यान किंग ने अपने सामने मुस्कुराते हुए अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। भौहें सिकुड़ी और कुछ देर तक उसे कुछ भी समझ नहीं आया। इस समय यान किंग के बगल में एक पुलिसकर्मी झुक गया और फुसफुसाया, कप्तान, ये व्यक्ति मांस प्रसंस्करण संयंत्र का निदेशक है जिसका नाम लियू टोनफू है। यान किंग को अचानक एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत से लोगों से मिला था और वास्तव में उसके सामने वाले व्यक्ति के बारे में उसकी कोई धारणा नहीं थी।
नमस्ते निदेशक लियू, हम इस बार कुछ लोगों को खोजने के लिए यहाँ आए हैं। कैप्टन यान ने सीधे मुद्दे पर कहा। आप जिसे भी ढूंढ रहे हैं हम पूरा सहयोग करेंगे, लियू टोनफू ने तुरंत कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ली ही, वेई सानपाओ और आपके कारखाने के अन्य लोग यहाँ हैं। ली ही, वेई सानपाओ, लियू टोनफू सहित सभी के मन में एक विचार आया, वह ये कि ली ही और वेई सानपाओ ने फिर से कुछ न कुछ किया होगा। लियू टोनफू का दिल तुरंत खुशी से भर गया। अप्रत्याशित रूप से इस बार भगवान भी उसके साथ खड़े थे। लियू टोनफू, भगवान ही जाने की ली ही और वेई सानपाओ ने फिर कैसी मुसीबत खड़ी कर दी है, और यहाँ तक कि म्यूनिसिपल ब्यूरो के कैप्टन यान भी आ गए हैं। लियू टोनफू के लिए यह बहुत अच्छी बात है। इस अवसर का लाभ उठाकर वेई कंगन को बुरी तरह से दबाना और शायद वेई कंगन को डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर के पद से बाहर निकालना भी उचित है। जब उसने ये सोचा तो लियू टोनफू बहुत उत्साहित हो गया। दूसरी ओर वेई कंगन, ली फेंगनियान और अन्य लोगों के चेहरे बद से बदतर होते जा रहे थे। क्या उसके बेटे ने सचमुच बहुत बड़ी गड़बड़ी की है, वरना म्यूनिसिपल ब्यूरो के लोग यहाँ क्यों आए? अरे कैप्टन यान, क्या हमारे 2 कर्मचारियों ने कुछ गलत किया है? सीधे सीधे बताओ, मौका मिलते ही मैं इस मामले को गंभीरता से लूंगा। जब यान किंग ने यह सुना तो उसका चेहरा अचानक थोड़ा अजीब हो गया। उन्होंने तो ये भी नहीं बताया कि मामला क्या है, लेकिन फैक्ट्री डायरेक्टर ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने जो कहा उससे तो यही लगता है कि इन दोनों लोगों से कुछ गलतियां होने की उम्मीद थी। ऐसा लगता है कि उनके बीच कुछ दुश्मनी है। हालांकि ये चीजें ऐसी नहीं है जिन्हें वह संभाल सके। यान किंग ने मुड़कर एक बैनर निकाला और धीरे धीरे उसे गलियारे में फैला दिया। अचानक उस पर 4 अक्षर वीर कार्रवाई दिखाई दिए। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसी की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V 1.6.9। रीबर्थ, गो बैक टू 1991 एंड बिकम द रिचेस्ट मैन, चैप्टर 1 WTR लैब। पुनर्जन्म, 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी। 0.08%। #13 अध्याय 13, बहादुरी से काम लेना और स्थिति को बदलना। पताका, बहादुरी से काम लें। क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? इस समय कैप्टन यान ने फिर कहा, मुझे गलत मत समझिए, हम यहाँ कॉमरेड वेई जेंगो और ली ही को देखने आए हैं और हम केवल कल के उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए उनकी सराहना करते हैं। जब वेई कंगन और ली फेंगनियान ने यह सुना तो वे तुरंत भ्रमित हो गए। यहाँ क्या हो रहा है? बहादुरी से काम लें। यह अच्छा होता यदि उसका बेटा लूजी पर चाकू से हमला नहीं करता, तो फिर जब वह न्याय को देखता है तो उसमें बहादुरी से कार्य करने की चेतना कैसे आ सकती है? लेकिन ऐसा लगता है कि उसने कोई परेशानी नहीं पैदा की। मुझे उससे पूछने का मौका ढूंढना होगा कि आखिर उसने क्या किया। आखिरकार वेई कांग आन दुनिया में एक बुरा आदमी था। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर होश में आया और तुरंत पूछा, नमस्ते कप्तान यान, मैं वेई कांग आन हूँ, कारखाने का उपनिदेशक, और मैं वेई जेंगो का पिता भी हूँ। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि मेरे बेटे और ली ने क्या किया? क्या आप कृपया व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं? ये सुनकर यान किंग ने तुरंत बैनर वेई कांगन को सौंप दिया और मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक वेई, है ना? आपने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है जो जिम्मेदार है और जिसका भविष्य उज्जवल है। फिर यान किंग ने आगे कहा, कल उन्होंने न केवल तस्करों को बच्चों का अपहरण करने से रोका, बल्कि सुरागों का पालन किया, उनके ठिकाने का पता लगाया और सभी तस्करों को मार डाला। इसके अलावा उन्होंने 6 अपहृत बच्चों को बचाया। क्या शानदार उपलब्धि है! जब वेई कांगन ने पुलिस का स्पष्टीकरण सुना तो उसे एहसास हुआ कि वह और उसका बेटा कल मानव तस्करों को गिरफ्तार करने गए थे। लेकिन क्या उन छोटे कमीनों में ऐसी क्षमता है? जब आप वापस जाएं तो आपको उससे सावधानी से पूछना होगा। यान किंग ने आगे कहा, इसके अलावा पकड़े गए तस्करों में से एक ली ही और वेई जेंगो एक राष्ट्रीय लेवल वांछित अपराधी है। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 1000 युआन का इनाम रखा है। चूंकि उसकी पहचान की पुष्टि हो गई है, इसलिए उसने इनाम के लिए भी आवेदन किया है। नीचे आओ। सिस्कार, ये सुनकर हर कोई राहत की सांस नहीं ले सका। $1000 के इनाम के लिए नहीं, बल्कि उसे श्रेणी के वांछित अपराधी के लिए। ज्यादातर लोगों की नजर में वांछित अपराधी जघन्य अपराधी होते हैं। वे नौजवान न सिर्फ खुद दरवाजे पर आए, बल्कि उन्हें पकड़ भी लिया। उनका साहस वाकई असीम था। उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ, है ना? सराहनीय सेवा करने की तुलना में ली फेंगनियान को इस बात की अधिक चिंता थी कि कहीं उसका बेटा घायल तो नहीं हो गया, लेकिन वह जानता था कि उसके बेटे की पुरानी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी। ये सच नहीं है, लेकिन क्योंकि इस मामले का बहुत बड़ा प्रभाव है और इसमें एक विशेष व्यक्ति शामिल है, इसलिए कुछ लोग इन युवाओं से मिलना चाहते हैं। खास व्यक्ति, क्या वह पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो का नेता भी है? लेकिन अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वेई जेंगो ने न केवल परेशानी पैदा की, बल्कि अच्छे काम भी किए। यही काफी है। कॉमरेड पुलिस, आपको परेशान करने के लिए मुझे बहुत खेद है। मैं उन बदमाशों को अभी बुलाता हूँ। ठीक है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति के कारण तस्करों के साथ समय के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके पास कल लोगों को बचाते समय आपकी फैक्ट्री की कार चुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह हमारी आपराधिक पुलिस टीम द्वारा जारी किया गया स्थिति विवरण है। मुझे उम्मीद है कि आपकी फैक्ट्री इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। इतना कहकर यान किंग ने वेई कांगन को लाल मुहर लगा एक दस्तावेज सौंपा। जब वेई कांगन ने दस्तावेज लिया तो उसके हाथ कांप रहे थे। हम सुबह से इस बात पर बहस कर रहे थे। इस बात की वजह से मेरे बेटे की नौकरी लगभग चली गई थी। बाद में पता चला कि वे बच्चे दिखावे के लिए फैक्ट्री में कारें नहीं चुरा रहे थे, बल्कि लोगों को बचाने जा रहे थे। लियू टोनफू, अब उसका मजाक उड़ाने के बारे में मत सोचो। इस समय कैप्टन यान की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने लियू टोनफू से कहा, जिनकी अभिव्यक्ति पहले से ही कठोर थी, निदेशक लियू, हमारी समझ के अनुसार तस्कर रेड स्टार किंडरगार्टन के पास दिखाई दिए और उनका लक्ष्य रेड स्टार किंडरगार्टन में बच्चे थे। ये किंडरगार्टन आपके कारखाने का कर्मचारी किंडरगार्टन भी है और यह आपके कारखाने के सुरक्षा अधिकार क्षेत्र में आता है। मुझे नहीं पता कि आप सुरक्षा कार्य कैसे करते हैं। मानव तस्कर आपकी नाक के नीचे ही काम करते हैं और आपको इसकी भनक तक नहीं लगती। अगर इस बार ली ही, वेई सानपाओ और अन्य साथी नहीं होते तो मुझे डर है कि आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। यान किंग की बातें सुनकर लियू टोनफू को बहुत दुख हुआ। हालांकि उसने खंडन करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल मुस्कुराता रहा और सहमति में सिर हिलाता रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये रेड स्टार किंडरगार्टन सीधे सरकार के अधीन एक किंडरगार्टन है और यह मीट फैक्ट्री के अधिकार क्षेत्र में है। चूंकि मांस फैक्ट्री अभी भी राज्य के स्वामित्व में है, इसलिए रेड स्टार किंडरगार्टन को स्वाभाविक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया। यदि किंडरगार्टन में सुरक्षा संबंधी समस्या है तो उनके मांस कारखाने में जाना स्वाभाविक है। शहर भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लेता है, इसलिए हम आपसे किंडरगार्टन के आसपास सतर्कता बढ़ाने का अनुरोध करते हैं।
अगर आपको कोई व्यक्ति बुरी नीयत से काम करता हुआ मिले तो तुरंत हमसे संपर्क करें। वेई कांगन और ली फेंगनियान ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में सिर हिलाया। ये वाक्य बिल्कुल सही है। ली फेंगनियान को तुरंत अपनी पोती ली युवेई की याद आ गई। सौभाग्य से इस बार वेई को कुछ नहीं हुआ, अन्यथा वह फिर से जू किंगनान को देखने का चेहरा कैसे पा सकता था। मूल रूप से उसका बेटा इतना बेकार था, अगर वह अपनी पोती को फिर से खो देता तो यह अकल्पनीय है कि जू किंगनान को कितना मुश्किल झटका लगेगा। ली फेंगनियान को यह नहीं पता था कि पूर्व ली वास्तव में ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन ली अब पहले से बहुत अलग है। यान किंग ने लियू टोनफू को बार बार अपना सिर हिलाते हुए देखा। क्या वह ये नहीं देख पाया कि इस फैक्ट्री डायरेक्टर ने उसकी बात भी नहीं सुनी? मूल रूप से उनके शब्द लियू टोनफू के लिए नहीं थे, बल्कि कारखाने के अन्य लोगों के लिए थे। आखिरकार किंडरगार्टन उनके बच्चों से भरा था और उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए। ये शब्द कहने के बाद यान किंग जाने वाला था, लेकिन जैसे उसे अचानक कुछ याद आया, वह लियू टोनफू की ओर मुड़ा और कहा, शहर ली ही वेई सानपाओ और अन्य लोगों के कार्यों की बहुत सराहना करता है, इसलिए मैं आपसे कारखाने में इन बहादुर कर्मचारियों की योजना बनाने और उनका प्रचार करने का अनुरोध करता हूं। इस मामले को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। बस इतना ही, आप लोगों को सावधानी से योजना बनानी चाहिए। मुझे अभी भी एक केस लड़ना है। ये शब्द सुनने के बाद लियू टोनफू का चेहरा इतना बदसूरत लग रहा था मानो उसने बाहर जाते समय कुत्ते के मल पर पैर रख दिया हो। वेई सानपाओ और ली ही के वीरतापूर्ण कार्यों को बढ़ावा देना, ये सीधे लियू टोनफू को उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए कह रहा है। सिर्फ इसलिए कि वेई सानपाओ ने उनकी कार चुरा ली थी। वह सिर्फ एक आलोचना बैठक आयोजित करना चाहते थे, लेकिन ली ही ने उनके बेटे को फिर से घायल कर दिया। ये दोनों मामले तो हल नहीं हुए, तो इन दो कमीनों को किस तरह की प्रशंसा मिली? मैं इसे समझाने कहाँ जा सकता हूँ। बेशक लियू टोनफू कोई प्रशंसा प्राप्त नहीं करना चाहता था, लेकिन जाने से पहले यान किंग का इरादा बहुत स्पष्ट था। यह शहर का निर्णय था। भले ही दूसरा पक्ष सिर्फ झंडा खींच रहा हो, मैं मना करने की हिम्मत नहीं करता। भले ही मैं फैक्ट्री डायरेक्टर यान किंग से एक स्तर ऊपर हूँ, वह शक्तिशाली टीम का कप्तान है और मैं दूसरों के साथ तुलना नहीं कर सकता। इस समय वेई कांगन की आवाज गूंजी। निर्देशक लियू, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? कारखाने में ऐसे नायक हैं जो बहादुरी से काम करते हैं। यह अच्छी बात है। ये प्रशंसा पत्र कार्यकर्ताओं की बैठक में आयोजित किया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं की बैठक महीने में एक बार दोपहर में होती है। ऐसा क्यों न हो? वेई कांगन की आवाज बहुत शांत थी, मानो वह किसी तुच्छ मामले के बारे में बात कर रहा हो। लेकिन लियू टोनफू के कानों में वेई कांगन खुद का मजाक उड़ा रहा था। लियू टोनफू को अब समझ में आया कि क्या हुआ था। वेई सानपाओ ने उसकी कार चुराने का कारण उन तस्करों को पकड़ना था, और उसने कार को बरकरार रखते हुए वापस कर दिया, जिससे लियू टोनफू के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं हुई। इसके अलावा आपराधिक पुलिस टीम ने भी इस मामले पर एक बयान जारी किया। घटना के पीछे एक कारण है। अगर मैं उस पर अड़ा रहा तो लोग निश्चित रूप से कहेंगे कि मैं छोटा हूं। इसलिए हालांकि लियू टोनफू दुखी महसूस कर रहा था, वह केवल अपनी नाक पकड़ सकता था और इसे स्वीकार कर सकता था। हालांकि जब उन्होंने वेई कांगन के पीछे ली फेंगनियान को देखा तो लियू टोनफू के होठों पर अचानक एक अकथनीय व्यंग्य उभर आया। रॉ पर जाएं, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसी की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.9 Rebirth. Go back to 1991 and become the richest man. Chapter 13 WTR Lab 2 WTR LAB WTR Lab. पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी 0.08% #14 अध्याय 14 वेई कांगन का झटका। लियू टोनफू को मन ही मन गुस्सा आया जब उसने देखा कि ली फेंगनियान और वेई कांगन एक साथ मिलकर पैंट पहने भाइयों की तरह उसका मजाक उड़ा रहे हैं। साथ ही उसने अपने माथात कुछ बदमाशों को भी मन ही मन डांटा। उसकी माँ क्या कर रही थी? उसने उसके साथ खिलवाड़ करने से पहले ठीक से जांच भी नहीं की। अब कोई बात नहीं, तुम्हारे मुंह पर तमाचा पड़ गया, लेकिन वह इस मामले को जाने नहीं देगा। हालांकि वह वेई सानपाओ के बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह ली ही को इतना आसान नहीं होने दे सकता। ली ही ने अपने बेटे को पीट कर भालू का रूप दे दिया और उसे ड्रैगन किंगडम का आखिरी हिजड़ा बनाने की कोशिश की। उसने अभी तक माफी नहीं मांगी है। सबूत पुख्ता हैं और वह इससे इनकार नहीं कर सकता। ये सोचते हुए लियू टोनफू ने वेई कांगन को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, वेई कांगन, चलो अपने बेटे के बारे में भूल जाते हैं और इस मामले को खत्म करते हैं। लेकिन श्रमिकों की बैठक में मैं ली ही का नाम नहीं सुनना चाहता। क्यों? ली फेंगनियान ने गुस्से में कहा, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ली ही को अभी भी मेरे बेटे से माफी मांगनी है और उसका इलाज भी करना है। हम इसे भूल नहीं सकते। लियू टोनफू के बेशर्म शब्दों को सुनकर वेई कांगन तुरंत क्रोधित हो गया। ली फेंगनियान के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहते कि ली परिवार को इस संबंध में कष्ट उठाना पड़े। यह आपके बेटे की गलती है। अगर आपकी पत्नी को छेड़ा जाता है तो कोई भी उसे उसके स्थिर वजन के बावजूद नहीं छेड़ेगा, लेकिन एक आदमी के रूप में वह ऐसी चीज का सामना करने पर कभी समझौता नहीं करेगा। मैं इस बिंदु पर छोटे का समर्थन करता हूँ। ली आप वेई कांगन को अपनी पत्नी के बारे में बात करते हुए सुनकर लियू टोनफू के दिल में एक चुभन महसूस हुई। उनकी पत्नी वाकई थोड़ी असहाय हैं। उनकी लंबाई 1.5 मीटर और वजन 180 पाउंड है। वह एक घन की तरह खड़ी हैं। मुझे लगता है कि उस समय मैं एक जाना माना सुंदर युवक था और बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े थे। हालांकि मेरी सास के पास एक अच्छे पिता थे जो सरकार के मुखिया थे, इसलिए मेरी अच्छी गोभी अंततः उस सुअर के हाथों खो गई। यद्यपि 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन लियू टोनफू को हर बार इस मामले के बारे में सोचते हुए घबराहट महसूस होती है। मैं क्या हूँ? दूसरे लोग तुमसे डरते हैं लियू टोनफू, लेकिन मैं वेई कांगन तुमसे नहीं डरता। देखो, तुमने पिछले कुछ सालों में हमारी फैक्ट्री को कितना नुकसान पहुंचाया है। अगर तुम्हें तुमसे ऊपर किसी ने सुरक्षा नहीं दी होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही गिरा चुका होता। ठीक है वेई कांगन, तुम ईमानदारी से मेरे खिलाफ जाना चाहती हो, है ना? चलो आज एक अच्छी चर्चा करते हैं। सिद्धांत तो सिद्धांत है, कौन किससे डरता है? वेई कांगन ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और कभी हार न मानने की मुद्रा अपना ली तथा लियू टोनफू से मौत तक लड़ने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हो गया। दोनों के बीच संघर्ष काफी समय से चल रहा है और अब ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से भड़क गया है। लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। जब देवता लड़ते हैं तो मनुष्यों के लिए बेहतर है कि वे लापरवाही से हस्तक्षेप न करें, अन्यथा वे एक दूसरे से टकराने पर मारे जाएंगे या घायल हो जाएंगे। हालांकि इस समय ली फेंगनियान ने अचानक वेई कांगन को पकड़ लिया और कहा, बुरे वेई, इसे भूल जाओ। यदि आप इसका उल्लेख नहीं करते हैं तो इसका उल्लेख न करें। गुस्सा मत हो।
जब वेई कांगन ने ली फैंगनियान के शब्द सुने तो वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका और बोला, बुरे ली, तुम्हारा चरित्र वास्तव में बदलना चाहिए। तुम बहुत काय हो। लियू टोनफू ने व्यंग्य करते हुए कहा, यदि आप हार नहीं मानते तो आगे बढ़ें। आज मैं सचमुच बहुत गुस्से में हूं। इससे पहले कि वेई कांगन बोल पाता, ली फैंगनियान ने उसे खींच लिया। वेई कांगोन की तुलना में ली फैंगनियान अपने परिवार की स्थिति को बेहतर जानता था और यह ऐसी चीज थी जिसमें कोई और उसकी मदद नहीं कर सकता था। भले ही वेई कांगन की मदद से इस बार उसके बेटे को नौकरी मिल गई हो, लेकिन अगर उस कमीने ने खुद को सुधारने की कोशिश नहीं की तो उसे 2 दिन से भी कम समय में नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आखिरकार आप चाहे कहीं भी काम करें, जो लोग 3 दिन तक मछली पकड़ते हैं और 2 दिन तक जाल सुखाते हैं, वे ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। वे दोनों सम्मेलन कक्ष से बाहर निकले और कुछ ही कदम चलकर वेई कांगन के कार्यालय में पहुंच गए। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, वेई कांगन ने गुस्से में कहा, मैं आपको बता रहा हूं लाओली, आप एक पक्षी से डरते हैं। लियू टोनफू और लियू टोनफू के बीच कोई अच्छी बात नहीं है और उन्हें दूसरों द्वारा उपहास किया गया है। क्या आप पीछे हटने वाले हैं? ली फैंगनियान ने मुंह बनाते हुए कहा, लोहा बनाने के लिए आपको अभी भी कठोर होने की आवश्यकता है। जियो ही का चरित्र बहुत लापरवाह है। यदि आप उसकी कुछ बार मदद कर सकें तो शायद वह नुकसान को याद रख सकेगा। ली ही की शैली और प्रतिष्ठा के बारे में सोचकर वेई कांगन ने भी भौहें सिकोड़ ली। लाओ ली, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। शियाओई जैसे अच्छे बच्चे के इस तरह बनने के लिए तुम दोनों ही जिम्मेदार हो। फिर वेई कांगन ने आगे कहा, जियानान भी है, उसकी जिम्मेदारी छोटी नहीं है। यह जियानान का कोई काम नहीं है। ली फैंगनियान की बात पूरी होने से पहले ही वेई कांगन ने उसे टोक दिया, यह उसका काम क्यों नहीं है? वह शियाओई की बहू है। शादी से पहले तुम उसका ख्याल रखोगे, शादी के बाद वह स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी संभालेगी। अपनी बहू का ख्याल रखो। शियाओई को देखो, वह दिन भर कुछ नहीं करती और अपना काम ठीक से नहीं करती। एक पत्नी के तौर पर वह उसका ख्याल कैसे नहीं रख सकती? मुझे पता है कि वह वर्षों से उसे और याओयाओ को पालने के लिए आपके पुराने ली परिवार के प्रति ईमानदारी से आभारी है, इसलिए वह हर चीज में शियाओई को रास्ता देती है। लेकिन शादी करने के बाद ये पहले जैसा नहीं है, जहां उसे प्रगति करने के लिए मजबूर करना पड़ता था। जहां तक शियाओई की बात है तो हम भविष्य में एक परिवार का समर्थन कैसे कर सकते हैं? ली फैंगनियान ने आह भरते हुए कहा, मैं सोचता था कि मेरा भी ऐसा ही बेटा होगा और मैं उसे थोड़ा लाड प्यार करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कमीना और भी ज्यादा बदतमीज होता जा रहा है। अरे! वेई कांगन को पता था कि बूढ़ा भाई असहज महसूस कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत कहा, अतीत की बातों को भूल जाओ। इस बार इन गैंगस्टरों ने कुछ व्यक्तिगत किया। दोपहर में स्टाफ मीटिंग होगी, मैं घर जाकर तुम्हें खुश रहने के लिए कहूंगा। देश, ठीक है, आगे बढ़ो और काम पर लग जाओ, मुझे कार्यशाला में जाना है। अल्पविराम। वेई कांगन की बात करते हुए वह जल्दी से घर वापस आया और घर में प्रवेश करते ही वेई सांपाओ को बिस्तर से खींच लिया। वेई सांपाओ भी अपने पिता की चिंताजनक हरकत से उलझन में था। वह क्या करने जा रहा था? ये सोचकर कि उसने कल देर रात तक शराब पी और आज काम से अनुपस्थित रहा, वह जानता था कि वह बर्बाद हो चुका है। शुरू में उसने सोचा कि क्या उसे चाल दोहरानी चाहिए और पागल और बेवकूफ की तरह व्यवहार करना चाहिए और तुरंत घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही उसके पिता उसे खोज लेंगे। कल क्या हुआ? मानव तस्करों से कैसे मुलाकात हुई? कोई उल्टी सीधी बात मत सोचना। अगर आज बात साफ साफ नहीं बताई तो भविष्य में कभी घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये सुनकर वेई सांपाओ को पता था कि वह इसे छिपा नहीं सकता, इसलिए उसने तुरंत कल हुई सारी बात बता दी। अपने बेटे की कहानी सुनने के बाद वेई कांगन हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैक्ट्री क्षेत्र में स्थित रेड स्टार किंडरगार्टन वास्तव में मानव तस्करों द्वारा निशाना बनाया गया था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली परिवार का ये बच्चा इतना सतर्क था। इसके अलावा उन्होंने तस्करों को गिरफ्तार किया, उनसे अस्थायी रूप से पूछताछ की और समय रहते उन्हें बचा लिया। प्रत्येक कड़ी के पास एक विस्तृत योजना थी। हालांकि अंत में तस्करों में से एक भाग निकला, लेकिन पूरी प्रक्रिया स्पष्ट और निर्णायक थी। पूरी घटना के योजनाकार और कमांडर के रूप में ली परिवार के लड़के ने असाधारण क्षमता और बुद्धिमत्ता दिखाई। दोपहर में होने वाली स्टाफ मीटिंग के बारे में सोचते हुए वेई कांगन ने कुछ देर सोचा और कहा, अभी म्यूनिसिपल ब्यूरो के लोग फैक्ट्री में आए और आपको एक बैनर और बोनस भेजा। फैक्ट्री दोपहर में आपके लिए एक प्रशंसा बैठक आयोजित करेगी। बैनर, बोनस, प्रशंसा बैठक, क्या ये सच है? वेई सांपाओ ने उत्साह से पूछा। ये सच है, लेकिन वह बुरा आदमी लियू टोनफू मुझे ली ही का जिक्र करने की अनुमति नहीं देता है। क्यों? भाई ही ने इस मामले में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, वह इसका जिक्र क्यों नहीं कर सकता? क्या इसलिए क्योंकि भाई ही ने अपने नाजायज बेटे को पीटा था? मैं उससे बहस करने जा रहा हूँ। बस चुप रहो, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे लियू टोनफू निश्चित रूप से अपनी पत्नी और अपनी सेना दोनों को खो देगा। फिर वेई कांगन ने अपने बेटे को कुछ निर्देश दिए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वेई सांपाओ को सब कुछ याद है, उसने फिर से कहा, क्या इस बार शियाओई को सजा से छूट दी जा सकती है या नहीं, यह आज दोपहर आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। क्या तुम समझे? पिताजी, जरा देखिए, रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसी की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.6.9। rebirth, go back to 1991 and become the richest man, chapter 14 WTR LAB WTR lab। पुनर्जन्म, 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी। 0.08%। #15 अध्याय 15 श्रमिकों की बैठक। मांस प्रसंस्करण कारखाना, श्रमिकों का सभागार। ये वह जगह है जहां मांस प्रसंस्करण कारखाना बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करता है। ये नियमित रूप से कर्मचारी बैठकें आयोजित करता है, कल्याणकारी उपहार वितरित करता है और त्योहारों के दौरान कला प्रदर्शन आयोजित करता है। यद्यपि कर्मचारी बैठक 2 बजे तक शुरू नहीं हुई, वेई सांपाओ 1 बजे के बाद ही आ गए। जैसे ही वे कर्मचारी सभागार के दरवाजे पर पहुंचे, वेई सांपाओ ने देखा कि उनके सभी भाई वहां मौजूद थे। सभी को एकांत स्थान पर ले जाकर वेई सांपाओ ने तुरंत कहा, क्या सभी को इस मामले के बारे में पता है? हाँ, हमें आज सुबह ही पता चल गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि म्यूनिसिपल ब्यूरो हमें बैनर और बोनस भेजेगा। ऐसा लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि यह शहर का कोई बड़ा नेता होगा? भाई ये कमाल के हैं, उन्होंने कल ही इसकी गणना की थी। यह आश्चर्यजनक है। वेई सांपाओ ने पहले तो सभी को चुप रहने का इशारा किया और फिर कहा, मैं आपको बताता हूँ, शहर ने हमें एक बैनर भेजा था और 1000 युआन के बोनस के लिए भी आवेदन किया गया था। फैक्ट्री ने हमारे कामों को प्रचारित करने के लिए हमारे लिए एक प्रशंसा बैठक भी आयोजित की थी। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
लेकिन आप यह नहीं जानते कि बुरा आदमी लियू टोन्फो अपने बेटे की पिटाई करने के कारण भाईजी से नफरत करता है, इसलिए वह न केवल भाईजी को प्रशंसा बैठक में शामिल नहीं होने देता, बल्कि बैठक में हमें भाईजी का जिक्र भी नहीं करने देता। जैसे ही आवाज गिरी, कई छोटे भाई तुरंत ही काम छोड़कर चले गए। अरे, क्या लियू टोन्फो अभी भी इंसान है? क्या उसे नहीं पता कि उसके बेटे को क्यों पीटा गया? लियू दायोंग, वह कमीना पुरुषों और महिलाओं को धमकाता है और वह पिटाई का हकदार है। भाई ये इस मामले में सही है, हमें उनकी बात क्यों सुननी चाहिए? वेई सांपाओ ने सिर हिलाया और कहा, मुझे राहत महसूस हो रही है कि भाई इस तरह से सोच सकते हैं। प्रशंसा बैठक शुरू होने के बाद हमें निश्चित रूप से कहानी बताने के लिए मंच पर जाने के लिए कहा जाएगा। हम कुछ भी नहीं छिपाएंगे और पूरी कहानी स्पष्ट रूप से बताएंगे। जब आप बोले तो भाई के बारे में अधिक अच्छी बातें कहना याद रखें और चलो उस बुरे आदमी लियू टोन्फो को परेशान करें। ठीक है भाइयों, तीसरे भाई की बात सुनो। वेई जी, आप हम में से सबसे अधिक शिक्षित हैं और आप बात करने में बहुत अच्छे हैं। आप बाद में मुख्य वक्ता होंगे और अन्य लोग किसी भी समय पूरक वक्ता हो सकते हैं। चिंता मत करो तीसरे भाई, इसे मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, स्टाफ मीटिंग 10 मिनट से अधिक समय में शुरू होने वाली है, चलो ऑडिटोरियम में चलें। जैसा उन्होंने कहा, वेई सांपाओ कुछ भाइयों को स्टाफ ऑडिटोरियम में ले गए। दोपहर 2 बजे तक स्टाफ ऑडिटोरियम लोगों से खचाखच भर चुका था। मांस प्रसंस्करण संयंत्र जियांगन प्रांत में एक महत्वपूर्ण आजीविका उद्यम है। यह न केवल जियांगचेंग में लाखों लोगों को मांस की आपूर्ति करने की भारी जिम्मेदारी उठाता है, बल्कि डिब्बाबंद मांस के उत्पादन का कार्य भी करता है, इसलिए कर्मचारियों की संख्या सामान्य कारखानों की तुलना में कहीं अधिक है। अपने चरम पर मांस प्रसंस्करण संयंत्र में 13 कार्यशालाएं और विभिन्न प्रकार के विभाग थे तथा कर्मचारियों की संख्या 3000 से अधिक थी। हालांकि हाल के वर्षों में बाजार अर्थव्यवस्था के प्रभाव के कारण उत्पादन क्षमता गंभीर रूप से अपर्याप्त है। 1/3 से भी कम कार्यशालाएं खोली जा सकती हैं और कारखाने की दक्षता चरम अवधि के 5वें हिस्से तक गिर गई है। आवश्यकता पड़ने पर कुछ कर्मचारियों को स्वयं ही बाहर निकलना पड़ा और अब वहां 500 से भी कम लोग बचे हैं। लेकिन फिर भी 500 लोगों का एक साथ इकट्ठा होना दृश्य अभी भी शानदार है। कर्मचारियों के अंदर जाने के बाद वेई सांपाओ और अन्य मुख्य कलाकार अंदर आए और फिर सीधे सभागार की अगली पंक्ति में चले गए। कुछ कर्मचारी जो सच्चाई नहीं जानते थे, वे दंग रह गए। वे सभी जानते थे कि वेई सांपाओ और अन्य लोग किस तरह के लोग थे। यद्यपि वेई सांपाओ के पिता कारखाने के उपनिदेशक हैं, पिता तो पिता है और बेटा तो बेटा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पिता उपनिदेशक है इसलिए बेटा जहां चाहे बैठ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि पहली पंक्ति आमतौर पर विभिन्न विभागों और कार्यशालाओं के प्रमुखों और तकनीकी रीढ़ के लिए आरक्षित होती है। वे युवा लोग वहां कैसे बैठ सकते हैं? लेकिन सभी ने देखा कि ऑर्डर का प्रबंधन करने वाले सुरक्षा प्रमुख और बाद में आए कई फैक्ट्री नेताओं ने कुछ नहीं कहा, इसलिए सभी ने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने इसे नहीं देखा हो। जल्द ही लियू टोन्फो और अन्य सहित सभी प्रतिभागी आ गए। कर्मियों के आने के बाद कारखाने के निदेशक लियू टोन्फो ने तुरंत हल्की खांसी की। ये खांसी सुनकर नीचे बैठे कर्मचारी तुरंत शांत हो गए। सबको पता था कि बड़ा डायरेक्टर बोलने वाला है। ये देखकर कि कर्मचारियों की चर्चा धीरे धीरे कम हो गई, लियू टोन्फो ने संतोष के साथ सिर हिलाया, जैसे कि उसे लगा कि उसके अधिकार को सभी ने मान्यता दी है। माइक्रोफोन की ऊंचाई समायोजित करने के बाद लियू टोन्फो ने ऊंची आवाज में कहा, हर कोई, इस स्टाफ मीटिंग की शुरुआत से पहले मेरे पास सभी के लिए घोषणा करने के लिए कुछ रोमांचक है। लियू फूटों की बातें सुनकर नीचे बैठे कर्मचारियों को तुरंत दिलचस्पी हो गई। क्या अंततः भुगतान का समय आ गया है या ये सब्सिडी है? सपने मत देखो, अभी बहुत जल्दी है। मुझे लगता है कि यह शायद कोई नई नीति है। जरूरी नहीं, कल मैंने पुलिस को गलियारे में देखा था, हो सकता है कि फैक्ट्री में कुछ हुआ हो। ... नीचे दी गई चर्चा को सुनते हुए लियू टोन्फो ने माइक्रोफोन को धीरे से थपथपाया और आगे बोलने से पहले तब तक इंतजार किया जब तक कि आवाज शांत नहीं हो गई। चुप हो जाओ सब लोग, बेतरतीब ढंग से अनुमान मत लगाओ, तुम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। फिर लियू टोन्फो ने आगे कहा, बात यह है कि आज हमारे मांस प्रसंस्करण संयंत्र के कई कर्मचारियों की नगर निगम सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के पुलिस साथियों द्वारा प्रशंसा की गई। सुबह में नगर निगम ब्यूरो के आपराधिक पुलिस ब्रिगेड के कप्तान कॉमरेड यान किंग ने व्यक्तिगत रूप से हमारे कारखाने में बैनर और धन्यवाद पत्र दिया और कहा कि नगर निगम ब्यूरो के नेताओं ने हमारे कारखाने की प्रशंसा की। जब ये खबर फैली तो पूरा आयोजन स्थल हिल गया। ये कौन है? इसे तो शहर से प्रशंसा मिली है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने पुलिस के लिए कोई बड़ा काम किया होगा। मुझे लगता है कि ऐसा ही है। मैंने सुना है कि सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने मानव तस्करों के एक समूह को गिरफ्तार किया है। क्या यह मामला हो सकता है? अल्पविराम। सभागार के दाहिने कोने में भीड़ के बीच जू किंगनान लियू टोन्फो की बातें सुनते हुए अपने मन में बुदबुदा रहा था। जू किंगनान भी मांस प्रसंस्करण कारखाने में काम करता है। वह मुख्य रूप से गोदाम में आने और जाने वाले माल की गिनती करने के लिए जिम्मेदार है। इसे मांस प्रसंस्करण कारखाने में एक व्यस्त पद माना जा सकता है। कल ली के साथ उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अगले दिन जब वह जागी तो उसका गुस्सा गायब हो चुका था। वह लंबे समय से इस तरह के जीवन की आदी हो चुकी थी। सुबह होते ही उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। खबर यह थी कि पुलिस फैक्ट्री की बिल्डिंग में आ जा रही थी और उन्होंने बैनर और बोनस भेजे थे जो जंगल में आग की तरह फैल गई और जल्द ही गोदाम क्षेत्र में भी फैल गई। जब जू किंगनान ने यह सुना तो उसका दिल धड़क उठा। उसे याद आया कि कल रात उसकी बेटी को लाने वाले गैंगस्टर ने क्या कहा था। उस समय मैंने उनसे पूछा कि ली क्या कर रहा था और दूसरे पक्ष ने जवाब दिया कि ली मानव तस्करों को गिरफ्तार करने गया था। उस समय जू किंगनान को केवल यह महसूस हुआ कि यह अविश्वसनीय था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि ली किस तरह का गुण था, इसलिए उसने सीधे तौर पर इस वाक्य को एक बहाना माना। यह स्पष्ट था कि ली फिर से जुआ खेल रहा था और वह अपनी बेटी की देखभाल नहीं करना चाहता था, इसलिए वह ऐसा घटिया और अनुचित बहाना लेकर आया। लेकिन आज जो हुआ उससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ली सचमुच कल तस्करों को गिरफ्तार करने गई थी, अन्यथा यह इतना संयोग कैसे हो सकता था। लेकिन अगर यह सब सच है तो घर आने के बाद उसने कुछ क्यों नहीं कहा। जैसे ही जू किंगनान गहन विचार में डूबा हुआ था, लियू टोन्फो की आवाज फिर से मंच पर गूंजी। रॉ पर जाएं, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.9 Rebirth, go back to 1991 and become the richest man chapter 15 WTR LA WTR lab। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने #1 1991 में वापसी 0.08% #16 अध्याय 16 जू किंगनान का अपराध बोध। मंच पर लियू टोन्फो ने कार्यक्रम स्थल के नीचे फुसफुसाती भीड़ को देखा और काफी असहज महसूस किया। फैक्ट्री डायरेक्टर के तौर पर इस तरह के हाईलाइट मोमेंट का उनसे कोई लेना देना नहीं था। पढ़ें।
लेकिन कैप्टन यान के निर्देशों को सोचते हुए वह केवल अपनी नाक बंद करके प्रशंसा सभा जारी रख सका। मेज पर जोर से दस्तक देते हुए लियू टोंगफू ने फिर कहा, सब चुप हो जाओ, जो हुआ वो ये है। लियू टोंगफू ने वेई सांपाओ और अन्य लोगों को बताया कि उन्होंने मानव तस्करों के साथ बुद्धि और साहस की पूरी लड़ाई लड़ी, 3 मानव तस्करों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और उन्हें पुलिस को सौंप दिया और कई बच्चों को भी सफलतापूर्वक बचाया। मंच के नीचे बैठे कर्मचारी बड़ी दिलचस्पी से लियू टोंगफू की कहानी सुन रहे थे और समय समय पर वेई सांपाओ और अन्य लोगों की ओर देख रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि वेई सांपाओ और अन्य लोग, जो आमतौर पर बेफिक्र दिखते थे, एक महत्वपूर्ण लड़ाई में इतना साहस दिखाएंगे। मैंने अभी कहा कि वेई झेंगो, ये युवक भविष्य में निश्चित रूप से आशाजनक होगा। ये भी मत देखो कि बच्चा किसके परिवार का है, वह डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर वेई का बेटा है। ये सही है, डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर वेई इतने अच्छे व्यक्ति हैं, उनका लाया बेटा इससे ज्यादा बुरा कैसे हो सकता है। इस युग के लोग सरल हैं और नायकों की पूजा उनके दिल की गहराइयों से होती है। हालांकि वेई झेंगो और अन्य लोग पहले बहुत प्रेरित नहीं थे, फिर भी महत्वपूर्ण क्षणों में लोगों को बचाने में सक्षम होने के लिए वे अभी भी सराहनीय हैं। एक क्षण के लिए तो उनकी ओर देखने वाले सभी लोगों के भाव बदल गए। हालांकि वेई सांपाओ और मंच के नीचे बैठे अन्य लोगों के चेहरे उदास थे। जब लियू टोंगफू ने बताया कि क्या हुआ तो उन्होंने जानबूझकर पूरे मामले को एक कलात्मक उपचार दिया, जिससे न केवल फैक्ट्री पार्टी कमेटी और उनके फैक्ट्री निदेशक वेई सांपाओ आप और अन्य लोगों की दैनिक शिक्षा में वृद्धि हुई, बल्कि जबरन खुद पर श्रेय का हिस्सा भी लिया। वेई झेंगो और अन्य लोगों के लिए सबसे अस्वीकार्य बात यह है कि जब इस आदमी ने बताया कि क्या हुआ था तो उसने शुरू से अंत तक ली का नाम कभी नहीं लिया। इस बेशर्म आदमी ने इस मामले में ली की भूमिका को अचानक खत्म कर दिया। लेकिन वेई झेंगो और अन्य लोग जानते थे कि ली के बिना उन्हें कैसे पता चलता कि रेड स्टार किंडरगार्टन के पास तस्कर मौजूद थे। यदि ली ने तस्कर को नहीं पहचाना होता और गिरफ्तारी की योजना नहीं बनाई होती तो तस्कर बहुत पहले ही भाग गए होते और उनका क्या होता। अब जबकि मानव तस्कर पकड़े जा चुके हैं और बच्चे छुड़ाए जा चुके हैं तो इस मामले को शहर के ब्यूरो के नेताओं ने भी मान्यता दे दी है। जिस समय वे सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उस समय इस बेवकूफ ने सबसे बड़े नायक को बाहर निकाल दिया है। क्या यह हास्यास्पद है? इससे भी अधिक, वे सभी जानते हैं कि लियू टोंगफू ने जानबूझकर ली पर छोटे जूते लगाए। ऐसा घृणित और बेशर्म व्यवहार वास्तव में अपमानजनक है। इस समय लियू टोंगफू की आवाज फिर से सभागार में गूंजी। नगर निगम के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने वेई सांपाओ और अन्य लोगों के बहादुर कार्यों की अत्यधिक पुष्टि और सराहना की और हमारे मांस कारखाने को उनके उदाहरण का पालन करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कहा। वे सीखते हैं। इसके बाद आइए हम कुछ ऐसे नायकों को आमंत्रित करें जिन्होंने इस मामले पर अपनी राय या भावनाएं साझा करने के लिए बहादुरी से काम किया है। हर कोई तालियों के साथ इसका स्वागत करता है। जब वेई सांपाओ और अन्य लोगों ने यह सुना तो उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर अपनी सीटों से उठे और सामने ऊंचे मंच की ओर चले गए। अचानक कार्यक्रम स्थल पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम वेई सांपाओ है। वे सुन चू, झो टोंग हो वेई, जोंग यूलोंग और लियू चेंगवा हैं। वे सभी हमारे कारखाने के कर्मचारियों के बच्चे हैं और इस बचाव घटना में भी शामिल हैं। फिर वेई सांपाओ ने अपना गला साफ किया और आगे कहा, हम आम लोगों के गुणों को हर कोई जानता है। सच कहूं तो हम वाकई थोड़े असंयमी हैं, लेकिन जब हम अपहरणकर्ताओं को हमारे कारखाने में बच्चों का अपहरण करते देखते हैं तो क्या हम इसे अनदेखा कर सकते हैं? ये पक्का है, नहीं, इसलिए भाइयों ने कार्रवाई की। हालांकि निर्देशक लियू ने जो कुछ कहा उसके बारे में अभी भी कुछ अस्पष्ट है। वास्तविक प्रक्रिया निर्देशक लियू ने जो कहा उससे कहीं अधिक रोमांचक है। हो वेई को सभी को विवरण समझाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, सभागार में फिर से गर्मजोशी से तालियां बजने लगीं। हो वेई ने कोई दिखावा नहीं किया, वह तुरंत मंच पर आए, हल्की खांसी की और जोर से बोलना शुरू कर दिया। प्रिय नेतागण, साथियों और वरिष्ठ जनों, हमारे भाइयों द्वारा किए गए सभी धार्मिकता और साहस के अद्भुत कार्य एक ही व्यक्ति की देन है और वह हमारे कारखाने की कैनिंग कार्यशाला में कार्यरत ली ही हैं। इन शब्दों के बाद हर कोई हंगामा में था। ली ही इस मामले में क्यों शामिल है? फैक्ट्री डायरेक्टर ने पहले कभी उसका जिक्र नहीं किया। क्या चल रहा है? भीड़ में जू किंगनान चौंक गया जब उसने ली का नाम सुना। यदि उसे अभी थोड़ा संदेह था तो हो वेई के ऐसा कहने के बाद वह मूलतः ये निष्कर्ष निकाल सकती थी कि युवक ने कल उससे झूठ नहीं बोला था और ली वास्तव में तस्कर को गिरफ्तार करने गया था। ये सोचकर कि उसने कल ली के साथ स्पष्ट रूप से समझे बिना अपना आपा खो दिया था, जू किंगनान को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। आप नहीं जानते, लेकिन यह वास्तव में ली था जिसने कल मानव तस्करों को सबसे पहले खोजा था, न कि हमारे भाइयों ने। जब वह अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रहा था तो उसने हमारे कारखाने के किंडरगार्टन के बाहर एक चुपके से घूमते हुए आदमी को देखा। उसने महसूस किया कि अगर कुछ गलत होता है तो हमारे कुछ भाइयों को बुलाओ, बस मामले की जांच करो। फिर हो वेई ने आगे कहा, पहले तो हम में से कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन भाई जी ने जोर देकर कहा कि वह आदमी अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए हमने उस आदमी पर कड़ी निगरानी रखने का फैसला किया कि वह क्या कर रहा है। भाई जी ने अनुमान लगाया कि यह सच है, वह आदमी वास्तव में एक व्यक्तिगत तस्कर है, उसने बारिश का फायदा उठाया। उतार चढ़ाव के बीच हो वेई ने कल मानव तस्करों की गिरफ्तारी और अपहृत बच्चों के बचाव के बारे में विस्तार से बताया। लियू टोंगफू की तरह हो वेई ने भी वर्णन करने की प्रक्रिया में कलात्मक प्रसंस्करण किया, लेकिन ली के योगदान को खत्म करने के लियू टोंगफू के व्यवहार की तुलना में हो वेई ने ली को घटना के कमांडर इन चीफ और मामले को बयान करने की प्रक्रिया में पूर्ण कोर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया। कहानी समाप्त होने के बाद हो वेई ने फिर से संक्षेप में कहा, अगर भाई जी नहीं होते तो हम न केवल उन कमीनों को पकड़ने में विफल होते, बल्कि यह महान उपलब्धि हासिल करने में भी विफल होते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे नहीं पता कि हमारे कारखाने के क्षेत्र में कर्मचारियों के बच्चे होंगे जिन्हें अपहरणकर्ताओं द्वारा अपहरण कर लिया जाएगा। इसलिए आज जिसकी सबसे अधिक सराहना की जानी चाहिए वह हम भाई नहीं बल्कि ली हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दर्शक मंडल हंगामा करने लगा। इस समय दर्शकों में जू किंगनान पहले से ही दंग रह गया था। जब उसे पता चला कि ली ने न केवल मानव तस्करों को गिरफ्तार करने के ऑपरेशन में भाग लिया, बल्कि एक निर्णायक भूमिका भी निभाई, तो जू किंगनान को पता था कि उसने वास्तव में ली को गलत तरीके से दोषी ठहराया था। उसने वेई झेंगो और मंच पर मौजूद अन्य लोगों को मिश्रित भावनाओं से देखा, लेकिन वह कल लौटने के बाद ली की प्रतिक्रिया के बारे में सोच रही थी। उसकी दहाड़ का सामना करते हुए उसने न केवल अपना बचाव नहीं किया, बल्कि खुद पर बल का प्रयोग भी नहीं किया। उसने बस खुद को गले लगाया और आराम करने के लिए बेडरूम में वापस चला गया। ऐसी प्रतिक्रिया उसकी अपेक्षा से बिल्कुल परे थी। जब वह उसे डांट रही थी तो उसने सीधे तौर पर सच क्यों नहीं बताया, लेकिन साथ ही उसने सोचा कि वह कल गुस्से में थी और भले ही शियाओई ने उसे समझाया तो भी वह शायद विश्वास नहीं करेगी। शायद यही कारण था कि शियाओई उसे सच बताने को तैयार नहीं थी। कल रात ली ही द्वारा उसे बहन कहने और उसकी शिकायत भरी नजरों से देखने के बारे में सोचकर जू किंगनान को अपराध बोध की तीव्र भावना महसूस हुई।
अल्पविराम रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डीएमसी की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.9 Rebirth Go back to 1991 and become the richest man Chapter 16 WTR LABB WTR Lab पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने #1 1991 में वापसी 0.08% #17 अध्याय 17 साइट पर दौरा। आज का मांस प्रसंस्करण संयंत्र अच्छे नाटकों से भरा है। सुबह की आलोचना से लेकर दोपहर में प्रशंसा तक इसे ट्विस्ट और टर्न उतार चढ़ाव से भरा कहा जा सकता है। हालांकि इस मामले के सर्जक ली को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इस समय वह एक उच्च श्रेणी के समुदाय के बाहर टहल रहा था। शहरी क्षेत्र तुआंजी समुदाय। यद्यपि इस समुदाय का नाम थोड़ा देहाती है, ये पूरे जियांगनान प्रांत के सबसे शुरुआती समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। यहाँ रहने वाले सभी लोग जियांगन प्रांत के जाने माने लोग हैं और लियू तोंगफू ने चोरी के अपने पैसे को रखने के लिए यहाँ एक घर बनाया था। इस समय जियांगन वर्ष के सबसे गर्म मौसम में है। ली ही ने केवल एक डेक्रॉन शर्ट, शरीर के निचले हिस्से पर एक जोड़ी पतलून और पैरों में पॉलिश किए हुए चमड़े के जूते पहने थे। यदि आप उसकी जेबों को न देखें जो उसके चेहरे से भी अधिक भरी हुई हैं, तो जो लोग उसे नहीं जानते वे सोचेंगे कि वह कहीं का कोई अमीर लड़का है। समुदाय के द्वार पर बैठे लेकिन ली की नज़र समुदाय में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति पर टिकी हुई है। वह दिन के अधिकांश समय इस समुदाय में बैठा रहता है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि यह समुदाय बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा इमारतें हैं। इतने सारे घरों के बीच उस घर को ढूंढना वास्तव में मुश्किल है जहां लियू तोंगफू ने पैसे छिपाए थे। धीरे धीरे सूर्य पश्चिम से अस्त होने लगा और समुदाय के हर घर में रोशनी जल उठी। ली ही ने आह भरी, ऐसा लगता है कि आज कोई उम्मीद नहीं है। ये सोचकर कि उसकी पत्नी कल रात एक गुस्सैल शेरनी की तरह थी, ली ने उसे चिंता से बचाने के लिए आज जल्दी वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जब उसकी नजर रोशनी वाली खिड़कियों पर टिकी थी तो अचानक उसे एक विचार आया। तुवांजी समुदाय की भौगोलिक स्थिति अच्छी है। हालांकि यह शहर के केंद्र में नहीं है, लेकिन ये बुरा नहीं है। आसपास के स्कूल, शॉपिंग मॉल, अस्पताल और अन्य सहायक सुविधाएं सभी उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ अधिभोग दर बहुत अधिक है। लियू तोंगफू का घर मुख्य रूप से चोरी के पैसे छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है वह अक्सर यहाँ नहीं आएगा। उसका इंतजार करना थोड़ा बेवकूफी भरा है और मुझे नहीं पता कि मैं उस आदमी से कब मिल पाऊंगा। इस मामले में दूसरा रास्ता क्यों ना खोजा जाए। जब तक हम किसी से यह पता लगाने के लिए कहें कि किस इमारत में खाली घर है या अक्सर कब्जा नहीं किया जाता है और फिर उन्हें एक एक करके खत्म कर दें, हम लियू तोंगफू के गुप्त ठिकाने का पता लगा सकते हैं। और चूंकि लियू तोंगफू ने इस जगह का इस्तेमाल पैसे छिपाने के लिए किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लोगों को इस स्थान के बारे में नहीं बताएगा। ली ही ने यह भी अनुमान लगाया कि लियू तोंगफू की पत्नी और बेटे को भी इस बारे में पता नहीं था, इसलिए ये सीमा बहुत बड़ी नहीं होगी और यदि हम उन्हें उसी समय एक एक करके समाप्त कर दें तो कोई समस्या नहीं होगी। ली ही एक मजबूत कार्यान्वयन क्षमता वाले व्यक्ति हैं और जब वह इसके बारे में सोचते हैं तो वह ऐसा करते हैं। शाम के समय डूबते सूरज की आभा के साथ वह धीरे धीरे तुवांजी समुदाय की ओर चल पड़ा। ली का व्यवहार अच्छा है और वह बिल्कुल भी गैंगस्टर की तरह नहीं दिखता है, इसलिए समुदाय के गेट पर द्वारपाल ने उसे नहीं रोका और वह बस अकड़कर अंदर चला गया। समुदाय में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ली ने देखा कि कुछ लोग मंडप में ठंडक पाने के लिए बैठे हैं। इस युग में किसी परिवार के लिए एयर कंडीशनिंग से लैस होना बिल्कुल दुर्लभ है और ऐसे गर्म दिन पर घर पर रहना असुविधाजनक है, इसलिए रात के खाने के बाद हर कोई शांत होने और बातचीत करने के लिए मंडप में जाने के लिए खुश है। ली ने मंडप में मौजूद लोगों को एक सफलता बिंदु के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया और फिर वह आगे बढ़ गए। जैसे ही वह मंडप के पास पहुंचा उसने एक जोरदार आवाज सुनी, पहली तोप। जब वह पास गया तो उसने देखा कि 2 बूढ़े आदमी शतरंज खेल रहे थे। धीरे धीरे दोनों व्यक्तियों के पास जाकर ली ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और चुपचाप शतरंज के खेल को देखने लगा। जैसा कि कहावत है, एक सच्चा सज्जन बिना बोले शतरंज देखता है, ये पहली छाप है जो ली इन 2 बूढ़े लोगों पर छोड़ना चाहता है। दोनों बूढ़ों ने देखा कि अचानक एक युवक उनके इर्द गिर्द आ गया है। पहले तो उन्होंने उसकी तरफ 2 बार देखा और उनमें से एक को चिंता हुई कि वह बहुत ज्यादा बातें करेगा, लेकिन जल्द ही उन्होंने पाया कि उनके सामने बैठा युवक बिना कुछ बोले शुरू से अंत तक शतरंज के खेल को चुपचाप देखता रहा। इससे दोनों वृद्ध व्यक्तियों को थोड़ी सद्भावना महसूस हुई। आजकल कौन युवा है जो रोना धोना करने वाला बदमाश नहीं है? कितने लोग शांत होकर बूढ़े आदमी को शतरंज खेलते हुए देख सकते हैं? स्वभाव के मामले में उसके सामने वाला युवक अधिकांश युवाओं से आगे निकल जाता है। दोनों बूढ़े भी एक दूसरे के लिए अच्छे जोड़ीदार थे। खेल आधे घंटे से ज्यादा चला। इस दौरान ली चुपचाप खड़ी होकर देखती रही, बस बीच बीच में एक विचारशील भाव दिखाती रही। आखिरकार खेल खत्म हो गया। जीतने वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना चश्मा पोंछते हुए पूछा, युवक क्या तुम शतरंज भी जानते हो? ये सुनकर कि बूढ़े व्यक्ति ने आखिरकार बात की, ली ने राहत की सांस ली और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे थोड़ा बहुत पता है, बस थोड़ा सा। तो फिर अभी के मेरे नाटक के बारे में आपका क्या विचार है? आपकी शतरंज की कुशलता सचमुच बहुत अच्छी है, विशेषकर पीछे हटकर आगे बढ़ने की चाल, जिसने सचमुच युवा पीढ़ी की आंखें खोल दी। हाँ, तुम एक अच्छे युवक हो, तुमने वास्तव में ये देखा, बूढ़े व्यक्ति ने खुश होकर कहा। बगल में खड़े एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने भी अपना चश्मा उतार दिया और बगल में खड़े ली को ध्यान से देखने लगा। बूढ़े आदमी लाओ जो की मुख्य रणनीति बहुत छिपी हुई थी। उसे ये तभी समझ में आया जब वह हारने वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह युवक इसे देख सकता है। यह युवक असाधारण है। इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने बातचीत शुरू करनी चाहिए और तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, युवक तुम्हारी आंखें वाकई बहुत तेज हैं। क्या तुम भी हमारे समुदाय के निवासी हो? ली ने हल्के से मुस्कुराया। वह दिन भर से तुम्हारे इस सवाल का इंतजार कर रहा था। चाचा, मैं यहाँ नया स्थानांतरित हुआ जिला पुलिस अधिकारी हूँ। मैं आज यहाँ मुख्य रूप से सामुदायिक दौरे करने आया हूँ। मैं अभी तुवांजी समुदाय में आया हूँ और मैं थोड़ा थका हुआ भी हूँ। मैंने आपके 2 बुजुर्गों को यहाँ शतरंज खेलते हुए देखा, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं सका। यहाँ कुछ देर तक देखता रहा। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, कृपया मेरा साथ दें। क्या आप पुलिस वाले हैं? तो फिर आप पुलिस की वर्दी क्यों नहीं पहनते? यह एक कार्य शर्त है। पुलिस की वर्दी पहनकर समुदाय में प्रवेश करना इच्छुक लोगों द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। फिर वे सांप को सतर्क कर देंगे, ली ने उत्तर दिया। दोनों बूढ़ों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या आपका मतलब है कि हमारे समुदाय में बुरे लोग भी हैं? ये सच नहीं है। फिर ली ने आगे कहा, ये बाल अपहरण और तस्करी का मामला नहीं है जिसे हमारे शहर ब्यूरो ने कल रात ही सुलझाया है, बल्कि संदिग्ध को गिरफ्तार करने के दौरान एक संदिग्ध भाग गया था।
शहर ब्यूरो ने एक नोटिस जारी कर हमसे यानी जिला पुलिस से हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी समुदायों में तुरंत गुप्त दौरे करने को कहा है। प्रत्येक समुदाय पर नजर डालें और देखें कि क्या पिछले कुछ दिनों में कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई है। आखिरकार तस्करों के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं है और वे केवल छिप सकते हैं। जब दोनों बुढ़ों ने देखा कि ली इतनी औपचारिकता और गंभीरता से बात कर रहा है तो उन्हें तुरंत उसकी पहचान के बारे में सभी संदेह खत्म हो गए और फिर बोले, कॉमरेड क्या आपको कुछ पता चला है? टुवांजी समुदाय आज मेरा तीसरा दौरा है। मैंने दोपहर का अधिकांश समय बाहर घूमते हुए बिताया और मुझे कुछ भी असामान्य नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज रात इसके बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को ढूंढूंगा। तो आपको सही व्यक्ति मिल गया है। हम सभी समुदाय के पुराने निवासी हैं। समुदाय में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम नहीं जानते। अगर आपके पास कुछ है तो सीधे हमसे पूछें। अगर आप इतने दयालु हैं तो क्या इससे आप दोनों के शतरंज खेलने में बाधा आएगी? ली यी ने संकोची होने का नाटक करते हुए कहा। नहीं 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 नहीं, हम दो बदबूदार शतरंज खिलाड़ी बस खेल रहे हैं और हमें परेशान नहीं किया जा सकता। चाचा, हम अभी मुख्य रूप से उन घरों की जांच कर रहे हैं जिनमें लंबे समय से कोई नहीं रहता। ऐसे घर आसानी से भगोड़ों के छिपने के स्थान बन सकते हैं। पुलिस के साथ ही बहुत विचारशील हैं। ऐसे घरों को अपराधियों द्वारा निशाना बनाना वास्तव में आसान है, लेकिन हमारे समुदाय के अधिकांश घरों में लोग रहते हैं और लगभग कोई भी घर खाली नहीं है। चाचा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यह जरूरी नहीं है कि घर खाली हो। उन घरों पर विशेष ध्यान दें जहां मालिक अक्सर घर से बाहर रहते हैं। वास्तव में ऐसे घर होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे घर के ऊपर भी ऐसा ही एक घर है। आम समय में इसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन इसकी लाइटें सिर्फ छुट्टियों के दौरान ही जलती हैं। ली की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने तुरंत पूछा, क्या समुदाय में ऐसे कई घर हैं? बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 घर। क्या आप जानते हैं कि उस इमारत में कौन सी इकाई और कौन सा घर है? जानना, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है, बिल्डिंग 3 में यूनिट 2 की 5वीं मंजिल पर पश्चिमी दरवाजा, बिल्डिंग 4 में यूनिट 4 की पहली मंजिल पर पूर्वी दरवाजा, बिल्डिंग 9 में यूनिट 1 की छठी मंजिल पर पूर्वी दरवाजा और बिल्डिंग 13 में यूनिट 3 की दूसरी मंजिल पर पूर्वी दरवाजा। बुरे व्यक्ति द्वारा बताए गए सभी परतों की जांच करने के बाद ली को विश्वास हो गया। जब तक आप इन घरों को एक एक करके जांचते हैं या चाबियां प्राप्त करने के बाद उन्हें एक एक करके आजमाते हैं तो आपको लियू टोंफू के ठिकाने का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। अपने मन में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के बाद ली ने 2 बुरे लोगों की अनिच्छुक आंखों के साथ समुदाय छोड़ दिया। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.9 रीबर्थ गो बैक टू 1991 एंड बिकम द रिचेस्ट मैन चैप्टर 17 WTR LA WTR लैब। पुनर्जन्म 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी 0.08% 18 अध्याय 18 बदलाव खाना पकाने से शुरू होता है। जब मैं मांस प्रसंस्करण संयंत्र में वापस लौटा तो रात के 8 बज चुके थे। समय की गणना करते हुए जू किंगनान को अब तक अपनी बेटी को घर ले जाना चाहिए था। अपनी पत्नी के सुंदर चेहरे और अपनी बेटी के प्यारे गालों के बारे में सोचते हुए ली ने धीरे से गहरी सांस ली। सूची में दिए गए लक्ष्य बहुत सरल नहीं है, लेकिन एक चीज है जो वह कम से कम अब कर सकते हैं, वह है एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनना। ब्यूटी रूम के दरवाजे पर छोटी सी दुकान के पास से गुजरते समय ली को अचानक कुछ याद आया। वह मुड़ा और अंदर गया और बुरे आदमी ली से उधार पर 2 पॉप्सिकल्स खरीदे। उन्हें जू किंगनान और वेई को खाने के लिए वापस ले जाने के लिए तैयार था। जब वह बाहर जाने वाला था तो ली ने अचानक शेल्फ पर एक गुलाबी हेयरपिन देखा और फिर पूछा, अंकल ली, ये हेयरपिन कितने का है? 80 सेंट। ठीक है, मुझे ये चाहिए, इसे खाते में डाल दो और जब मुझे वेतन मिले तो इसे वापस कर दो। इन 80 सेंट को गिनने पर आपके खाते में 50 युआन से अधिक राशि होनी चाहिए। इसे जल्दी वापस करना याद रखें। मुझे पता है, यह आपके पैसे से ज्यादा कम नहीं है। ऐसा कहकर ली ने हेयरपिन ले लिया और छोटी सी दुकान से बाहर निकल गया। जहां तक उधार पर खरीदने की बात है तो लगभग 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। ली किशोरावस्था से ही अंकल ली से उधार पर खरीदारी करते आ रहे हैं। वैसे भी ली के पिता कारखाने के कार्यशाला निदेशक हैं और अंकल ली को डर नहीं है कि उन पर पैसे उधार होंगे। अगर वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वे ली फैनियान से इसके लिए पूछ सकते हैं। सौभाग्य से हालांकि ली इन सभी वर्षों में क्रेडिट पर खरीदारी कर रहा है। जब तक उसे भुगतान मिलता है या वह पैसा जीतता है वह जल्द से जल्द पुराने ऋणों का निपटान करने के लिए आएगा, इसलिए अंकल ली को राहत मिली है। घर के रास्ते में ली अपने हाथ में हेयरपिन लेकर थोड़ा दोषी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने जू किंगनान के लिए उपहार तैयार किए हुए कितना समय बीत चुका था। जू किंगनान के प्रति अपने रवैये को याद करते हुए ली खुद को 2 बार थप्पड़ मारना चाहता था। चाहे वह डांटना हो या परेशान करना हो, जू किंगनान उसे सही रास्ते पर खींचना चाहता था, लेकिन वह जिद्दी था। जब अंततः उसे एहसास हुआ कि वह गलत था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ... जब ली घर लौटा तो उसने पाया कि उसकी पत्नी और बेटी अभी तक वापस नहीं आई थी। वह जल्दी में नहीं था और उसने अनुमान लगाया कि माँ और बेटी को अपने माता पिता के घर जाना चाहिए था जो अगली इमारत में था। आइसक्रीम और हेयरपिन मेज पर रखते हुए ली मुड़ी और रसोई में चली गई। जब वह रसोई में आया तो उसने पाया कि यह बहुत साफ था और यहाँ तक कि मामूली तेल के दाग को भी देखना मुश्किल था, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि जू किंगनान को इस परिवार की कितनी परवाह थी। अपने पिछले जन्म में उसने इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। ली ने खुद को फिर से कमीना कहकर डांटा। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और काम पर लग गया। वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। चावल के बर्तन में ज्यादा चावल तो नहीं था, लेकिन आटे की थैली में अभी भी आधा बैग सफेद आटा था। 2 कटोरे बनाने के बाद ली ने तेल से सने नूडल्स बनाने की योजना बनाई। वह जानता था कि उसकी पत्नी का गृहनगर उत्तर में था और उसे ये सबसे ज्यादा पसंद था। जैसे ही ली आटा गूंथ रहा था बाहर ताले में चाबी डालने की आवाज आई। उसी समय वेई के बकबक करने की आवाज भी आई। अचानक ली के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। पुनर्जन्म से पहले ली ने अनगिनत बार इस दृश्य का सपना देखा था। वह घर में व्यस्त था, उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ घर आई और फिर परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ, हंसी और बातें कर रहा था। फिर उसने स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। जू किंगनान और ली यूबी खाने की मेज पर बैठे और किंडरगार्टन में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात की। कितनी गर्मजोशी भरी तस्वीर थी। दुर्भाग्य से हर बार जब वह अपने सपने से जागता था तो उसकी पत्नी और बेटी भूत बनकर रह जाती थी। वहां सिर्फ एक आलीशान ढंग से सजा हुआ लेकिन बेजान कमरा था। अकेलापन फिर से आ गया। चीख! दरवाजा खुला और फिर उसने अपनी बेटी की हैरान आवाज सुनी। अरे माँ, ये पॉप्सिकल्स और खूबसूरत हेयरपिन हैं, क्या पापा ने इन्हें खरीदा है?
जू किंगनान के जवाब का इंतजार किए बिना छोटे वेई वेई ने रसोई में आवाज सुनी और तुरंत अंदर भाग गया। तभी उसने वेई वेई को ऊंची आवाज में कहते सुना, माँ, पिताजी हमारे लिए खाना बना रहे हैं। जू किंगनान भी चौंक गया और तुरंत अंदर चला गया। उसने देखा कि ली ही आटा गूंथ रहा था। ली ही ने भी इस समय अपना सिर उठाया और अपनी पत्नी को रसोई के दरवाजे पर देखा। रोने की इच्छा को रोकते हुए ली ही ने मुस्कुराते हुए कहा, वेई वेई, ये पिताजी का पहली बार खाना पकाने का अनुभव है। अगर यह स्वादिष्ट नहीं है तो पिताजी को दोष मत देना। ऐसा कहने के बाद ली ही को अभी भी अपने खाना पकाने के कौशल पर पूरा भरोसा है। अपने पिछले जीवन में वे अकेले रहते थे। अपने खाली समय में वे किताबें पढ़ते और खाना पकाने का अभ्यास करते थे। दशकों बाद उनका खाना पकाने का हुनर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय शेफ से कम नहीं था। इसके अलावा ली ही ने लगभग सभी प्रकार के व्यंजनों और यहाँ तक कि विभिन्न देशों के क्लासिक व्यंजनों का भी स्वाद चखा था। जो लोग उसे जानते थे उन्होंने कहा कि ली ही का जीवन वास्तव में रंगीन था, लेकिन केवल ली ही के माता पिता और उसकी भाभी जू किंगनान की बहन जू किंगयाओ ही जानते थे कि ली ही ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि ली ही अपना ध्यान भटका रहा था और जू किंगनान के बारे में न सोचने की कोशिश कर रहा था। लोगों को हमेशा अपने दुख को छुपाने का कोई न कोई तरीका ढूंढना पड़ता है, लेकिन ली ही अब बेहद भाग्यशाली है कि उन्होंने खाना बनाना सीखने और खाना पकाने के कौशल का अभ्यास करने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि अपनी पत्नी और बेटी के लिए अकेले ही खाना बनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जू किंगनान ने आंखों में आंसू भरकर ली ही को देखा। उसने ली ही को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। वह वाकई बदल गया था। ली ही पहले रात को घर पर बहुत कम रहता था। वह या तो बाहर शराब पीता था या फिर पैसों से खेलता था। वह अक्सर पूरी रात खेलता रहता था। अपने और वेई वेई के लिए खाना बनाना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि चेहरा भी शायद ही कभी देखा जाता था। विशेषकर पिछले 1 या 2 वर्षों से जब भी मैं घर जाता हूँ तो 2 चीजें करता हूँ, खुद से झगड़ा करता हूँ और पैसे मांगता हूँ। यहाँ तक कि पैसों के कारण भी उसने मुझे मारा। हालांकि यह सिर्फ एक थप्पड़ था, फिर भी इसने जू किंगनान को लंबे समय तक दुखी रखा। उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की कि उनके पति एक जिम्मेदार और प्रेरित व्यक्ति होंगे, और उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की कि जब वह एक थकाऊ दिन के बाद घर लौटेंगी तो उन्हें गर्म भोजन मिलेगा। हालांकि ये सब सिर्फ एक विचार था, तो वर्तमान स्थिति मूलतः एक स्वप्न की तरह है। आधे घंटे बाद सुगंधित नूडल्स के 3 कटोरे, 2 वयस्क और 1 बच्चा जू किंगनान और ली यूवेई के सामने रखे गए। इसे गर्म ही खाओ, गर्मी से सावधान रहो। माथे पर पसीने के साथ ली ही को देखते हुए और फिर उसके सामने तेल से सने नूडल्स के कटोरे को देखते हुए जू किंगनान आखिरकार खुद को रोक नहीं सका और क्रिस्टल के आंसू की बूंदें मेज पर और कटोरे में गिर गईं। माँ, आप क्यों रो रही हैं? क्या नूडल्स ज्यादा गर्म हैं? जू किंगनान ने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया, धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, वेई वेई, जल्दी से खाओ, मेरी आंखें थोड़ी असहज हैं। ली ही भी इस समय मिश्रित भावनाओं का अनुभव कर रहा था। वह जानता था कि उसकी पत्नी गुस्से के कारण नहीं, बल्कि उत्तेजना या भावना के कारण रो रही थी। उसके दिल में उसे ज्यादा पैसे या योग्यता की जरूरत नहीं थी। जब तक वह एक ईमानदार आदमी था, यही काफी था। बात बस इतनी सी थी कि उसने अपने पिछले जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया था और उसे इसका पछतावा हुआ। ली ही ने मन ही मन अपने दिल में कसम खाई कि उसने अपने पिछले जन्म में उसे खो दिया था और इस जीवन में उसे दुनिया की समृद्धि दिखाने के लिए ले जाना चाहिए और दुनिया की सबसे खुशहाल महिला बनना चाहिए। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.9। रीबर्थ, गो बैक टू 1991 एंड बिकम द रिचेस्ट मैन, चैप्टर 18 WTR LABB WTR लैब। पुनर्जन्म, 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी 0.08%। #19 अध्याय 19। बहन, मुझे माफ कर दो। 3 लोगों के परिवार ने नूडल्स खाना समाप्त करने के बाद ली 3 खाली कटोरे वापस रसोई में ले गई। तभी रसोई में बर्तन धोने की आवाज सुनाई दी। इस समय जू किंगनान ने रोना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल थीं और यह स्पष्ट था कि वह अभी तक ठीक नहीं हुई थी। अगले 2 घंटों में ली यूवेई ली ही की बाहों में बैठी रही और अपने पिता को किंडरगार्टन में हुई विभिन्न चीजों के बारे में बताने लगी। और ली ही शुरू से अंत तक अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराता रहा, मानो वह पर्याप्त नहीं देख पाया हो। जब आप इसे खो देंगे तभी आप जान पाएंगे कि इसे कैसे संजोकर रखना है। इस समय ली ही की इच्छा थी कि जब उसकी बेटी किंडरगार्टन में जाए तो वह उसके पीछे पीछे जाए। जू किंगनान ने इस दृश्य को देखा और पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में वह धीरे धीरे इस दृश्य में डूब गया। ऐसा ली ही वास्तव में केवल जू किंगनान के सपने में दिखाई दिया था। और जब ली ही ने अनजाने में जू किंगनान को देखा तो उसकी आंखें गहरे स्नेह से भरी थी जिन्हें छिपाना मुश्किल था। जू किंगनान के दिल में अचानक एक भावना जाग उठी, एक ऐसी भावना जो लंबे समय से प्रकट नहीं हुई थी। अपनी बेटी को देखते हुए जो पहले से ही ली ही की बाहों में सो रही थी, जू किंगनान के मुंह से दिल की मुस्कान निकल आई। ऐसा दृश्य देखकर जू किंगनान को लगा कि उसने पहले जो भी कष्ट सहे थे वह इसके लायक थे। ली ही ने अपनी बेटी को देखा जो पहले से ही उसकी बाहों में सो रही थी, धीरे से सोफे से उठ खड़ा हुआ और बेडरूम में आ गया। उसने अपनी बेटी को धीरे से नीचे उतारा, फिर मुड़कर बेडरूम का दरवाजा बंद किया और लिविंग रूम में वापस आ गया। सोफे पर बैठे जू किंगनान को सीधे देखते हुए ली ने अपने होंठ बंद कर लिए। तभी जू किंगनान की हैरान आंखों के सामने एक थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। एक पल में ली के चेहरे पर एक लाल थप्पड़ का निशान दिखाई दिया। ली ही, तुम क्या कर रहे हो? जू किंगनान तुरंत सोफे से उठ खड़ा हुआ और इस समय ली ही ने उसे फिर से चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इस समय जू किंगनान अंततः ली ही के पास पहुंचे और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ली ही ने इस सुंदर चेहरे को इतने करीब से देखा, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। बहन, मुझे माफ कर दो, मैं पहले बहुत बदमाश था। इस समय जू किंगनान को अंततः विश्वास हो गया कि ली ही वास्तव में बदल गई है। वह पहले से बिल्कुल अलग था। उन दिनों उपहास और दुर्व्यवहार के बीच ली ही जो उसके और उसकी बहन के सामने मजबूती से खड़ी थी और यहाँ तक कि उनसे लड़ी भी थी, आखिरकार वापस आ गई। तुम अपने आप को नहीं मार सकते, अपने आप को देखो, तुम अपने आप को लाल कर देते हो। ली ही ने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए, जू किंगनान को कसकर गले लगाया और लगभग फुसफुसाते हुए स्वर में कहा, बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे सचमुच बहुत खेद है। ली को बच्चों की तरह रोते हुए देखकर जू किंगनान की आंखों में कोमलता चमक उठी, जिससे उसे अपना बचपन याद आ गया। उसके माता पिता और ली के पिता एक दूसरे के मित्र थे, जिनके बीच जीवन मरण का रिश्ता था। बाद में एक गंभीर दुर्घटना के कारण वे दोनों अपनी जान गंवा बैठे। अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने 15 वर्षीय ली ही और उसकी 7 वर्षीय बहन जू किंगयाओ को देखभाल के लिए अपने अच्छे भाई ली फेंगनियान को सौंप दिया। ली फेंगनियान ने अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे और दृढ़तापूर्वक बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी ली तथा उन्हें सुदूर उत्तरी सीमा से जियांगनान प्रांत में रहने के लिए ले आए।
जब वह ली के घर आई तो जू किंगनान को पता चला कि अंकल ली का एक छोटा भाई था जिसका नाम ली ही था, जो उससे 2 साल छोटा था। ये छोटा भाई पहले तो उसके और उसकी बहन के आने से बहुत खुश नहीं था, लेकिन जब उसे और उसकी बहन को परेशान किया गया तो वह फिर भी खड़ा हो गया, जिससे उन्हें इस अजनबी शहर में सुरक्षा का एक बड़ा एहसास हुआ। समय तेजी से बीतता गया और पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। छोटी सी लड़की एक खूबसूरत महिला बन गई है और उसके कई चाहने वाले हैं, जिनमें अमीर बेटे और दूसरी पीढ़ी के अधिकारी शामिल हैं। इसके विपरीत बदबूदार भाई ली ही अधिक से अधिक विद्रोही हो गया और चाचा ली और चाची झांग हर दिन अनगिनत बाराहें भरते थे। बाद में उसने गलती से अंकल ली और आंटी झांग को यह चर्चा करते हुए सुना कि वे बदबूदार भाई ली के लिए शादी की तलाश करेंगे ताकि वह घर बसा सके। उस समय वह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रही थी, इसलिए उसने स्वेच्छा से उससे शादी करने के लिए कहा। पहले तो अंकल ली खुश नहीं थे, उन्हें मेरी नापसंदगी नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि ली का चरित्र कैसा है। इसके अलावा मैं चरित्र से कमजोर थी, इसलिए मुझे चिंता थी कि मैं शादी के बाद उन्हें दबा नहीं पाऊंगी और मेरे साथ अन्याय होगा। लेकिन मैंने उनसे शादी करने पर जोर दिया और अंकल ली अंततः उनकी शादी के लिए राजी हो गए। अप्रत्याशित रूप से पलक झपकते ही 5 साल बीत गए और मैं भी एक जिद्दी छोटी लड़की से 4 साल के बच्चे की मां बन गई। हालांकि ये दुष्ट भाई शादी के कारण संयमित नहीं हुआ, बल्कि और अधिक उग्र होता गया। लेकिन ली की लालसा भरी चीख सुनकर शादी के 5 सालों में झेली गई शिकायतें महत्वहीन लगने लगी। ये बहन पिछले सभी कुकर्मों, यहाँ तक कि घरेलू हिंसा को भी दूर करने के लिए पर्याप्त थी। रो मत, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, डरो मत। बहन मुझे माफ कर दो, मैं एक कमीना हूँ, मुझे तुम्हारे लिए खेद है, वेई के लिए खेद है, याओ के लिए खेद है। जू किंगनान ने ली की पीठ थपथपाई और उसे दिलासा देने के लिए फुसफुसाया, अपनी गलतियों को जानना और उनमें सुधार करना बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हें दोष नहीं देंगे। ली जानती थी कि शू किंगनान को बाद में पता नहीं था कि क्या हुआ था। वह अभी भी उसके साथ एक युवा और अज्ञानी छोटे भाई की तरह व्यवहार करती थी, जैसा कि वह पिछले 10 सालों से करती आ रही थी। भले ही उसके साथ अन्याय हुआ हो, भले ही उसके अपने परिवार द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो, वह इसे दर्शाने के लिए तैयार नहीं थी। वह अक्सर कहती थी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। लेकिन पिछले जन्म में मैंने अंततः उसे खो दिया था। जब उसका ठंडा शरीर अंतिम संस्कार गृह में पड़ा था तो उसके सफेद पायजामे खून से सने हुए थे। ली, जो कई सालों से बेहोश थी, पूरी तरह से गिर गई और पूरी तरह से होश में आ गई। उस क्षण उसे अंततः एहसास हुआ कि वह महिला जो उसे उसके माता पिता के अलावा दुनिया में सबसे अधिक प्यार करती थी, वह चली गई थी। वह अब उसे नहीं चाहती थी, नहीं वह इस दुनिया को चाहती थी। तब से ली पूरी तरह से जाग गया है, वह इसे बचाना और इसकी भरपाई करना चाहता है। हालांकि चाहे वह व्यवसाय में कितना भी सफल क्यों न हो और कितना भी पैसा कमा ले, वह अभी भी दुखी है, क्योंकि अब उसकी दुनिया में कोई भी महिला नहीं है जो उसे अपनी बहन कहने को तैयार हो। यहाँ तक कि इस वजह से उसके माता पिता ने उससे संबंध तोड़ लिए और मरते दम तक उसे कभी माफ नहीं किया। सौभाग्य से परमेश्वर के पास आंखें हैं और उसने उसे अपने पछतावे की भरपाई करने, खुद को बचाने और अपनी पत्नी और बच्चों का भाग्य बदलने का अवसर दिया। इस जीवन में वह अपने परिवार को कभी भी इतना दुख नहीं सहने देगा, न ही उसे इतने कष्ट और क्लेश सहने देगा। रॉ पर जाएं, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.6.9। Rebirth, go back to 1991 and become the richest man, chapter 19 WTR LAB WTR lab। पुनर्जन्म, 1991 में वापस जाएं और सबसे अमीर आदमी बने। #1 1991 में वापसी 0.08%। #20 अध्याय 20, मैं अब से इस परिवार की देखभाल करूंगा। लंबे समय के बाद ली ने आखिरकार अपनी उत्तेजना को शांत किया और जू किंगनान को छोटे खाने की मेज पर खींच लिया। उधार में मिली छोटी सी हेयरपिन निकालकर ली ने अपनी पत्नी के सिर पर रख दी, बाईं दाईं ओर देखा और संतोष से कहा, बहन आप बहुत सुंदर हैं। जू किंगनान का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया और उसने शर्म से कहा, बस बकवास कर रहे हो, लोगों के लिए इसे सुनना कितना शर्मनाक होगा। हाँ, मैंने कहा था कि मेरी पत्नी सुंदर है, कौन इनकार करने की हिम्मत करेगा। जू किंगनान मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। वह ऐसी ही इंसान है, जब ली गलती करेगा तो वह उसे बर्दाश्त कर लेगी, वह ली की बात का समर्थन करेगी और शायद ही कभी उसका खंडन करेगी। बहन चिंता मत करो, मैं भविष्य में तुम्हें दुनिया की सबसे खुश महिला जरूर बनाऊंगा। जू किंगनान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस बारे में कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में जब तुम मुझे मारोगे तो तुम थोड़ा नर्म रहोगे और वेई को यह नहीं दिखाओगे। यह अच्छा नहीं है। ली एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपनी चॉपस्टिक मेज पर रख दी और गंभीरता से कहा, बहन ध्यान से सुनो, मैं ली कसम खाता हूँ कि अगर मैं भविष्य में फिर से तुम्हारे खिलाफ हिंसा का उपयोग करता हूँ तो मुझे मेरे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए आकाश से 5 वज्रों से मारा जाएगा। सभी ने स्वीकार किया। इससे पहले कि ली बोलना समाप्त कर पाता, जू किंगनान उसके पास आया और उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, तुम्हारे सिर से 3 फीट ऊपर एक भगवान है, बेतरतीब कस्में मत खाओ। बहन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन किसी और विषय पर बकवास मत करो। बहन आप बहुत दयालु हैं। ऐसा कहकर ली ने सीधे जू किंगनान को अपनी बाहों में जकड़ लिया, अपना चेहरा अपनी प्रेमिका के लंबे बालों में गहराई से दबा लिया और लालच से जू किंगनान की खुशबू में सांस ली। जू किंगनान शुरू में ली को दूर धकेलना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने जाने दिया। ये स्पष्ट था कि उसे वास्तव में अपनी गलती का एहसास हो गया था। दूसरे, उसे भी ये पसंद आया कि ली उससे किस तरह चिपकी रही। अचानक जू किंगनान को अचानक दिन के दौरान क्या हुआ याद आया और फिर उसने ली के शरीर को अपने शरीर पर लटका दिया। जियो ही, क्या तुमने सचमुच कल मानव तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए वेई सांपाओ और अन्य लोगों का नेतृत्व किया था? आपकी मुलाकात तस्करों से कैसे हुई? ये सुनने के बाद ली ने अपने हाथ ढीले किए, सिगरेट निकाली और उसे जलाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि जू किंगनान अभी भी उसके सामने खड़ी थी और आखिरकार उसने सिगरेट नीचे रख दी। कल मैं वेई को लेने गया था और अचानक मैंने अजीब कपड़ों में एक आदमी को किंडरगार्टन के बाहर घूमते देखा। कल जो कुछ हुआ उसे संक्षेप में बताने के बाद ली ने क्षमा याचना करते हुए कहा, समय की कमी और तस्करों द्वारा अपहृत बच्चों को नुकसान पहुंचाने के डर से मैंने वेई को देखभाल के लिए जियाओ को सौंप दिया और तीसरे बच्चे को अकेला छोड़ दिया। वे लोगों को बचाने गए थे, क्षमा करें। जू किंगनान ने तुरंत कहा, आप सही हैं, मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। मैंने सच्चाई की जांच करने से पहले ही आपको मना कर दिया और आप पर अपना आपा खो दिया। यह मेरी गलती है। कोई बात नहीं, मैं पहले भी बहुत बदमाश था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहूंगा। खैर, मुझे तुम पर विश्वास है। वैसे तुम अचानक मेरी बात पर विश्वास क्यों करने लगे? ली ने पूछा। आपको अभी भी नहीं पता, लेकिन आज नगर निगम ब्यूरो कारखाने में आया था।
उन्होंने न केवल घटना की रिपोर्ट की, बल्कि उन्होंने कारखाने से एक उदाहरण स्थापित करने के लिए भी कहा। कारखाने के निदेशक ने श्रमिकों की बैठक का लाभ उठाया और वे सांपाओ और अन्य लोगों को अपने कामों की रिपोर्ट करने के लिए मंच पर आने के लिए कहा। क्या यह मामला अभी भी है? खैर, इससे अधिक रोमांचक कुछ भी नहीं है। क्या चल रहा है? मैं अभी अपने पिता के घर गया था। उन्होंने मुझे बताया कि आज सुबह लियू टोंगफू बहुत क्रोधित हुआ जब उसे पता चला कि तुमने कल उसका 212 चुरा लिया था। उसने तुरंत आपको जवाबदेह ठहराने के लिए एक पार्टी समिति का गठन किया और वेई सैन को भी निकाल दिया। धमाका। नगर निगम के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो से कैप्टन यान किंग महत्वपूर्ण क्षण पर आए। पिताजी ने कहा कि सच्चाई का पता चलने पर लियू टोंगफू का चेहरा हरा हो गया। वह अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने के कारण इसका हकदार है। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? इसके अलावा पिताजी ने यह भी कहा कि लियू टोंगफू ने वेई सांपाओ और अन्य लोगों को भी आदेश दिया था कि वे प्रशंसा बैठक में आपका नाम न लें। लेकिन सोचिए क्या हुआ। तीसरा बच्चा और बाकी लोग निश्चित रूप से उस बुरे लड़के की बात नहीं सुनेंगे। खैर, जब वेई सांपाओ और अन्य लोग मंच पर आए तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्होंने आपकी इतनी प्रशंसा की कि लियू टोंगफू क्रोधित हो गए और वहीं से चले गए। कितनी राहत की बात है। वफादारी के मामले में लाओ सान हमेशा बहुत अच्छा है। अचानक मुझे याद आया कि आप थोड़े चिंतित थे और पूछा था, वैसे मैंने सुना है कि कल कोई भाग गया था। ऐसा लगता है कि वह अभी भी मुख्य अपराधी के साथ था। खैर, उनमें से एक भाग गया। मैंने उस समय यह नहीं देखा कि कुत्ते ने वास्तव में यार्ड में एक सीढ़ी छिपा दी थी और दीवार कूदकर भाग गया था। तो क्या वह तुमसे बदला लेगा? यह असंभव है। वह आदमी एक वांछित अपराधी है। अब पूरा शहर उसे चाहता है। वह एक खोए हुए कुत्ते की तरह है। उसने हमसे बदला लेने की हिम्मत कैसे की? फिर ली ने आगे कहा, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप मेरे स्तर को नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि 3 या 5 लोग भी मुझसे कोई उपकार नहीं पा सकते। अगर वह बच्चा आने की हिम्मत करता है तो बस उसे पकड़ो और इनाम ले लो। नहीं, हमें उस पैसे की परवाह नहीं है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो हम साथ कैसे रह सकते हैं? ठीक है बहन, अगर तुम कहती हो कि तुम नहीं जाना चाहती तो हम नहीं जाएंगे। वैसे ये वही है जो वेई सांपाओ ने मुझे अभी काम से छुट्टी मिलने पर तुम्हें देने के लिए कहा था। बोलते समय शू किंगनान ने अपनी पतलून की जेब से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला और उसे धागे से कसकर बांध दिया। वह क्या है? मुझे नहीं मालूम। दबाने पर यह कागज जैसा दिखता है। क्या ये कोई पत्र है जो उसने तुम्हें लिखा है? पत्र। ली ने कपड़े का छोटा थैला लिया और कहा, वह एक बड़े आदमी से क्या नहीं कह सकता। वह मुझे क्यों लिखेगा? कौन जानता है। जैसे ही छोटा कपड़ा थैला उसके हाथ में आया, ली को पता चल गया कि अंदर क्या है और तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, यह एक पत्र है और इसके अंदर पैसे होने चाहिए। धन। जब ली ने धागा खोला और छोटे कपड़े के थैले को खोला तो उसके अंदर सिक्कों का एक रोल पड़ा था। सब एकता, एक मोटा ढेर। यद्यपि आरएमबी का चौथा सेट जारी किया गया है, आरएमबी का तीसरा सेट अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। बाजार में सबसे आम ग्रेट यूनिटी का 10 युआन संस्करण है। ली ने गिनती की तो पाया कि वहां 20 कार्ड थे जिनकी कीमत 200 युआन थी। इतना सारा पैसा। ठीक है, ये पुलिस स्टेशन द्वारा दिया जाने वाला बोनस होना चाहिए। वहां एक राष्ट्रीय स्तर का वांछित अपराधी है और बोनस 1000 युआन है। मैंने मूल रूप से लाओ सान और अन्य लोगों को सभी 1000 युआन देने की योजना बनाई थी, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने मेरे लिए भी एक हिस्सा छोड़ दिया और यह सबसे बड़ा हिस्सा था। जू किंगनान ने ली के हाथ में बड़ी यूनिटी को देखा और फिर कहा, 1000 युआन का बोनस। वेई सांपाओ और अन्य कुल 8 लोग हैं, उनमें से प्रत्येक को 100 युआन मिलेंगे, लेकिन केवल 200 ही बचेंगे। ली ने सिर हिलाया, पैसे जू किंगनान को सौंप दिए और फिर कहा, बहन पैसे ले लो। मैं इसे किस लिए रोके हुए हूँ? मुझे घर की स्थिति पता है। मैंने सारा पैसा खो दिया है और फैक्ट्री ने कई महीनों से कोई फंडिंग नहीं की है। आपको इस थोड़े से पैसे का इस्तेमाल सबसे पहले आपातकालीन उद्देश्यों के लिए करना चाहिए। अचानक जू किंगनान ने कहा, शियाओई, क्यों ना हम ये 200 युआन पिताजी को दे दें और फिर दूसरों से कुछ उधार लेकर 500 युआन जुटा लें। ली को पता था कि जू किंगनान क्या करने जा रहा था और उसने तुरंत कहा, नहीं, मैं ली परिवार और उसके बेटे का मामला संभालूंगा। मैं इस मामले में उनके सामने कभी नहीं झुकूंगा। शियाओई, बहन, मैं अन्य मामलों पर आपकी बात सुन सकता हूँ, लेकिन यह निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक पुरुष की गरिमा से जुड़ा है। तुम मेरी ली की औरत हो। तुम मेरी पत्नी हो जिसकी शादी हो चुकी है और जिसे 8 सेडान में घर में लाया जा रहा है। तुम्हें कोई भी धमका नहीं सकता। लियू दागो कौन है? कोई भी औरत मुझे कैसे धमका सकती है? तुम क्यों चाहती हो कि मैं माफी मांगूं और इसकी कीमत चुकाऊं? अगर मैं सचमुच ऐसा करूं तो मैं अब भी फैक्ट्री में कैसे रह सकता हूं? क्या मैं भविष्य में अपना सिर ऊंचा रख पाऊंगा और एक अच्छा इंसान बन पाऊंगा? बहन, काम करना अस्थायी है, लेकिन इंसान बनने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बाकी जिंदगी में अपना सिर ऊंचा रख सकूं। जू किंगनान ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि ली ने जो कहा वह समझ में आता है और फिर आह भरते हुए कहा, ठीक है, चूंकि आप इतना आग्रह करते हैं तो मैं आपकी बात सुनूंगा। सबसे खराब स्थिति में मैं अब से आपका समर्थन करूंगा। बहन, ज्यादा मत सोचो, अब से मैं इस परिवार का ख्याल रखूंगा। ली ने स्पष्ट रूप से कहा। समय के संदर्भ पर उनके सटीक नियंत्रण के साथ पैसा कमाना लगभग सबसे सुंदर और कठिन काम है, लेकिन पैसा कमाने से पहले उसने लियू परिवार और उसके बेटे से निपटने का फैसला किया। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.6.9 Rebirth. Go back to 1991 and become the richest man. Chapter 20 WTR LAB.